जबरदस्ती अपहरण कर लिया गया। दूर से क्रोधित चीखें सुनकर वांग चेन को शांति महसूस हुई। वह तुरंत गिरे हुए नाइन सोल पैलेस मास्टर के पास आया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ हिलाया। इस समय उछाल, एक चांदी की लकीर अचानक हवा में टूट गई और अचानक वांग चेन पर दब गई। क्षेत्र प्रकार का खजाना। वांग चेन ने तिरस्कार पूर्वक उपहास किया और अगले ही पल उसने 5 रंगों वाला झंडा निकाला। उछाल, जैसे ही झंडा लहराया गया, अंतहीन 5 रंग की नदियां तुरंत वापस लुढ़क गईं। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। सारी चांदी की धारियां एक पल में दब गईं। उसी समय रंगीन नदियां पलक झपकते ही दर्जनों प्रकाश वर्ष पार कर गईं। एक पल में जो आंकड़े वांग चेन की ओर उड़ रहे थे, उन्हें रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या ये 5 रंगों वाली नदी वुक्सियन के भगवान का खजाना है? नॉर्दर्न फ्रंटियर एलायंस के एक ब्रह्मांड स्वामी ने इस खजाने को पहचान लिया। हालांकि वांग चेन ने ब्रह्मांड सागर में केवल एक बार 5 रंगों वाले झंडे का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसकी शक्ति बेहद भयानक थी। उसने 2 के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ी और 2 शक्तिशाली डोमेन प्रकार के खजानों की घेराबंदी का सामना करने में कामयाब रहा। इससे वांग चेन का 5 रंगों वाला झंडा प्रसिद्ध हो गया। हालांकि 5 रंगों वाले झंडे का नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक रूप से फैला। इसलिए जब ब्रह्मांड के भगवान को दबाया गया, तो उन्होंने तुरंत इस डोमेन प्रकार के खजाने की उत्पत्ति को पहचान लिया। किशन के भगवान तुरंत चौंक गए। वह 5वें स्तर के ब्रह्मांड का स्वामी था। मूल ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसे डरा सके। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए भी मूल ब्रह्मांड में उसे मारना बहुत कठिन होगा। एक स्तर के अंतर का मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी उसे तबाह कर सकता है, लेकिन उसे मारना बहुत मुश्किल है। हालांकि मानव जाति का अंडरवर्ल्ड का भगवान उन कुछ लोगों में से एक है जिनसे क्यूई के देवताओं का भगवान सावधान रहता है। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि दूसरा पक्ष कई शक्तिशाली खजाने रखने के लिए प्रसिद्ध है। एक बार जब आपके पास ढेर सारा खजाना हो जाए, तो आप आसानी से किसी भी दुश्मन पर लगाम लगाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। संयमित रहने पर एक स्तर का अंतर घातक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अब वह एक अत्यंत भयानक डोमेन प्रकार के खजाने से बंधा हुआ था और चाहकर भी बच नहीं सकता था। प्रतिद्वंद्वी के पास उसे मात देने का पूरा मौका था। किशन के भगवान ने तुरंत ब्रह्मांड के अन्य भगवानों से बात की और साथ ही उन्होंने दूर की ओर देखा। अथाह पंचरंगी सागर से आच्छादित होने के कारण उसे दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि पिछली घटनाओं के माध्यम से किशन के भगवान को पता था कि जिस व्यक्ति ने 9 आत्माओं के भगवान पर हमला किया था वह मानव जाति का भगवान था और दूसरा पक्ष इस समय वही था। लॉर्ड वुजियन, आप मेरे किशन गुप्त क्षेत्र में आए और 9 सोल्स पैलेस के भगवान पर हमला किया। इससे आपका वास्तव में क्या मतलब है? किशन के भगवान ने पूछा। वांग चेन के उपहास ने क्यूई भगवान के भगवान को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने ऐसा सिर्फ दूसरे पक्ष को डराने के लिए कहा था, लेकिन वुजियन के भगवान के उपहास से उसने वास्तव में उदासीनता का संकेत सुना। ऐसा लगता है कि युद्ध में जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। कितना अहंकारी। यद्यपि मानव जाति अब मजबूत है, मूल ब्रह्मांड में हमारी उत्तरी सीमांत गठबंधन के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। क्यूई भगवान के भगवान ने अपने दिल में सोचा और वह तुरंत फिर से बोले, अंडरवर्ल्ड के भगवान, आप कौन हैं? बिना किसी सम्मान के एक ब्रह्मांड मास्टर के साथ व्यवहार करने के लिए मेरे किशन भगवान क्षेत्र में आने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? 9 सोल्स पैलेस के भगवान ने अनगिनत वर्षों से किशन भगवान क्षेत्र नहीं छोड़ा है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने आपको नाराज किया हो? वांग चेन की आवाज फिर से आई, लेकिन ये बहुत अधिक अलौकिक थी, जिससे क्यूई भगवान के भगवान को बुरा लगा। दूसरा पक्ष शायद अब तक बहुत दूर जा चुका था, फिर भी आप बलपूर्वक क्यूई भगवान के रहस्यमय क्षेत्र में घुस गए। क्या आप अभी भी मेरे उत्तरी सीमांत गठबंधन को गंभीरता से लेते हैं? क्यूई भगवान के भगवान ने बोलना जारी रखा, लेकिन वांग चेन ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद विशाल रंगीन महासागर तेजी से गायब हो गया और क्यूई भगवान का पूरा रहस्यमय क्षेत्र अपनी पिछली शांति में लौट आया। मेरा नॉर्दर्न फ्रंटियर एलायंस इस मामले को जाने नहीं दे सकता। गठबंधन के नेता से मिलने के लिए मेरे साथ आइए। क्यूई के भगवान ने ब्रह्मांड के अन्य भगवानों की ओर ठंडे भाव से देखा। हाँ, चलो नेता से मिलें। मानव जाति को हमें इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा। ब्रह्मांड के स्वामी एक के बाद एक सहमत हुए। एक और ये ठीक होगा अगर 9 सोल्स पैलेस के भगवान को बाहरी दुनिया में मार दिया गया या अपहरण कर लिया गया, जैसे कि आदिम सितारा जैसी जगह पर, लेकिन उनके किशन रहस्यमय क्षेत्र में यह उत्तरी सीमांत गठबंधन के लिए बहुत अधिक उपेक्षा थी। नॉर्दर्न फ्रंटियर एलायंस के नेता को पहले ही क्यूई के भगवान और अन्य लोगों से मदद के लिए अनुरोध प्राप्त हो चुके थे, इसलिए वह कुछ देर बाद ही वहां पहुंच गए। वुक्सियन के भगवान ने वास्तव में इस मामले में सीमा पार कर ली है। मैं मानव जाति से स्पष्टीकरण मांगूंगा। नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के नेता ने व्यक्त किए अपने तेवर। क्यूई भगवान के भगवान चुप थे। उत्तरी सीमांत गठबंधन के पास वास्तव में किसी भी अन्य गठबंधन की तुलना में अधिक मजबूत लोग थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि इतने सारे ताकतवर लोग थे कि उत्तरी सीमांत गठबंधन खुद की रक्षा करने में सक्षम था। अगर वे बाहरी दुनिया के खिलाफ एकजुट होना चाहते तो ये बहुत कठिन होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वास्तव में भले ही उत्तरी सीमांत गठबंधन के अन्य ब्रह्मांड स्वामी मानव जाति पर युद्ध की घोषणा करने के लिए सहमत हो, वह सहमत नहीं होंगे। उन्होंने उत्तरी सीमांत गठबंधन के नेता के रूप में कार्य केवल इसलिए किया क्योंकि वह इस पद के लाभों को महत्व देते थे। क्या आप चाहते हैं कि वह मौत से लड़े? यह असंभव है। मानव जाति के पास एक विशाल कुल्हाड़ी और एक वुजियन है। ये दोनों ब्रह्मांड में बेहद भयानक अस्तित्व हैं। ऐसा नहीं है कि वह भविष्य में ब्रह्मांड सागर में नहीं जाएगा। यदि वह अब मानव जाति के साथ युद्ध में जाता है, तो वह एक नश्वर शत्रु बन जाएगा। क्या वह भविष्य में ब्रह्मांड सागर में जाएगा? जर्क क्वीन, मैकेनिकल फादर गॉड और अन्य लोगों की तरह वे शायद मूल ब्रह्मांड को कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। चिंता मत करो, अगर 9 सोल्स पैलेस का भगवान मर जाता है, तो मैं उसे पुनर्जीवित कर दूंगा। नॉर्दर्न फ्रंटियर एलायंस के नेता ने एक और वादा किया और फिर वह ब्रह्मांड के कई मालिकों के सामने गायब हो गए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उनमें से कुछ लोगों ने कुछ देर तक चर्चा की और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके पास वास्तव में नेता से अच्छी खबर की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस मामले का सबसे अच्छा परिणाम स्वाभाविक रूप से यह है कि उनका नेता 9 सोल्स पैलेस के नेता को वापस ला सकता है। अन्यथा 9 सोल पैलेस मास्टर के मरने के बाद उनका नेता उसे पुनर्जीवित कर सकता है। डर यह है कि 9 सोल्स पैलेस के भगवान को स्थायी रूप से दबा दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसा होने की संभावना कम नहीं है। यदि अंडरवर्ल्ड का भगवान सिर्फ लोगों को मारना चाहता था, तो 9 सोल्स पैलेस का भगवान अब तक मर चुका होता। लेकिन दूसरे पक्ष ने बस 9 सोल्स पैलेस के भगवान का अपहरण कर लिया, जिसका स्पष्ट रूप से इरादा उसके लिए चीजों को कभी भी बदलना असंभव बनाना था। बैंगनी चंद्रमा पूर्वज के विचार किशन के रहस्यमय क्षेत्र को छोड़ने के बाद उत्तरी सीमांत गठबंधन के नेता ने मानव जाति से स्पष्टीकरण मांगने के बारे में सोचना शुरू किया। हालांकि वह स्वयं मानव जाति को अपमानित नहीं करना चाहते थे, फिर भी वे उत्तरी सीमांत गठबंधन के नेता थे और उन्हें धमकाया गया था, इसलिए उन्हें ऐसे मामलों में थोड़ा सख्त होना पड़ा। हालांकि इससे पहले कि उत्तरी सीमांत गठबंधन के नेता कोई कार्रवाई कर पाते, मानव जाति ने अचानक एक सार्वजनिक बयान दिया।
मानव जाति के नर्क के भगवान ने डार्क डेमन लॉर्ड पर कब्जा कर लिया है, जिसकी पहचान नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के 9 सोल्स हॉल के भगवान के रूप में है। एक पीड़ित के रूप में जिसकी हत्या डार्क डेमन लॉर्ड द्वारा की गई थी, नर्क का भगवान उसे हमेशा के लिए दबा देगा। अंधेरे प्रभु। नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के नेता का चेहरा खराब हो गया। उसे कैसे याद आया कि नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे इस खतरनाक हत्यारे के हाथों पीड़ा झेलनी पड़ी थी। वह वास्तव में 9 सोल्स पैलेस का मालिक है। इस समय उत्तरी सीमांत गठबंधन के नेता के दिल में ज्यादा संदेह नहीं था। उन्होंने इस बात पर लगभग 70% विश्वास किया। ऐसा नहीं है कि मनुष्य झूठ बोलना नहीं जानते, और अंडरवर्ल्ड का भगवान भी उतना ईमानदार नहीं है। हालांकि मात्र 9 सोल्स पैलेस मास्टर को इंसानों को अंडरवर्ल्ड के भगवान के नाम पर पूरे ब्रह्मांड को धोखा देने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। गुजियन के भगवान की पहचान क्या है? इतनी सी बात के लिए वह अपनी प्रतिष्ठा कैसे नष्ट कर सकता है? यदि राक्षसी मामलों के भगवान ने वास्तव में झूठ बोला है, तो भविष्य में एक बार जब डार्क भगवान फिर से प्रकट होंगे तो ये झूठ उजागर हो जाएगा। उत्तरी सीमांत गठबंधन के नेता थोड़ा नाराज था। उसे लगा कि क्यूई के भगवान को इसके बारे में पता चल सकता है। आखिरकार 9 आत्माओं का स्वामी क्यूई भगवान के रहस्यमय क्षेत्र में रह रहा था। वह अंधेरे दानव का स्वामी था। यह असंभव था कि क्यूई के भगवान इससे अनभिज्ञ थे, है ना? इस समय नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के नेता का अब 9 सोल्स पैलेस के भगवान को बचाने की कोशिश करने का कोई इरादा नहीं था। गठबंधन नेता, भले ही जियोहन अंधेरे दानव का भगवान है, उसे गठबंधन द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। उसके लिए राक्षसी दुनिया के भगवान द्वारा दबाया जाना अस्वीकार्य है ना? जब देवताओं के देवता क्यूई को पता चला कि उत्तरी सीमांत गठबंधन के नेता का कार्रवाई करने का कोई इरादा नहीं है, तो वह उसे मनाने के लिए आए। ओह, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास लोगों को अंडरवर्ल्ड के भगवान से बचाने का कोई तरीका है। जब तक आप मुझे बताएंगे, मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करूंगा। नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के नेता ने हल्के से पूछा। ये क्यूई भगवान के भगवान एक पल के लिए अवाक रह गए। यह इसका अंत है। नॉर्दर्न फ्रंटियर अलायंस के नेता ने एक आखिरी वाक्य कहा, और ये देखकर क्यूई के देवताओं के भगवान ने और कुछ नहीं कहा। उन्होंने 9 सोल्स पैलेस के भगवान के मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। जियोहन, मानव जाति अब मजबूत है, और नेता स्पष्ट रूप से इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं। हम आपको बचा सकते हैं या नहीं, यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। यदि भविष्य में मानव जाति में परिवर्तन होते हैं, तो आपके पास अभी भी बाहर निकलने का मौका है, अन्यथा। क्यूई के देवता भगवान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। 9 सोल पैलेस मास्टर की बात वान चेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे दबाने के बाद उसने तेजी से फिर से शेष कई प्रकार के जीवन की खोज शुरू कर दी। इसके अलावा स्रोत कला में जीवन के 108 प्रमुख प्रकारों में विश्व जानवर शामिल नहीं है, लेकिन विश्व जानवरों के जीन भी इस बात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या दैवीय शक्ति का प्रवाह समय से अधिक हो सकता है। बाद में मुझे ये देखने के लिए अंधेरी भूमि पर जाना होगा कि क्या विश्व जानवरों से कुछ शक्ति प्राप्त करने का मौका है। वान चेन ने सोचा, और जल्द ही उसने अपने मन में विचारों को दबा दिया और मन की शांति के साथ खोज जारी रखी। इस समय ब्रह्मांड के महासागर में फिर से कुछ बड़ा या छोटा नहीं हुआ। जब डुआनडोंग नदी की विरासत ने ब्रह्मांड समुद्र में लगभग सभी ताकतों का ध्यान आकर्षित किया, तो ब्लड रॉकेट के पूर्वज के बाद दूसरे पुनर्जन्म युग के जुगनू भगवान ने भी शेनमू पर्वत में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, जुगनू भगवान को तुरंत कुछ असामान्य पता चला। सचमुच यहाँ शक्ति का कोई दमन नहीं है। वास्तव में ये कौन सी जगह है? जुगनू भगवान स्तब्ध रह गए। मूल ब्रह्मांड का प्रभाव ब्रह्मांड सागर में सर्वत्र है। 3 खतरनाक जगहों में से उसने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में नहीं सुना जो ये हासिल कर सके। यहाँ तक कि नई उभरी डुआनडोंग नदी विरासत, जो रहस्यमय लगती है, अभी भी मूल ब्रह्मांड से प्रभावित है ना? हालांकि ये स्थान मूल ब्रह्मांड के प्रभाव से खुद को पूरी तरह से अलग कर सकता है। ये जगह असाधारण होनी चाहिए। जुगनू लॉर्ड ने ब्लड रॉकेट पूर्वज की तरह मामले को छुपाने का विकल्प नहीं चुना। उन्होंने ये खबर सीधे कई मित्रों को बताई। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली लगता है, अंत में इसका कोई निश्चित लाभ नहीं है। इसके अलावा कई ब्रह्मांड गुरुओं ने पहले भी अपने जीवन में शेनमू पर्वत के खतरों का अनुभव किया है। इसलिए ब्रह्मांड समुद्र में कई शक्तिशाली लोग शेनमू पर्वत में बहुत रुचि नहीं रखते हैं। क्या यह मूल ब्रह्मांड के प्रभाव को अवरुद्ध कर सकता है? जब ज़ेड पूर्वज ने खबर सुनी, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया आश्चर्यचकित करने वाली थी। मूल ब्रह्मांड कितना विशाल है, यह उसके प्रभाव को रोक सकता है। पूरे शेनमू पर्वत में अवश्य ही कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा होगा। आश्चर्यचकित होने के बाद पर्पल मून पूर्वज ने तुरंत वान चेन के बारे में सोचा। हालांकि इस शेनमू पर्वत ने पर्पल मून पूर्वज को आशा दी। गुजियन के भगवान को अभी भी ब्रह्मांड का भगवान होना चाहिए। उनकी दिव्य शक्ति अनिवार्य रूप से अन्य सच्चे देवताओं की तुलना में एक स्तर कम है। अगर हम शेनमू पर्वत में उनके साथ व्यवहार करते हैं। पूर्वज ज़ेड अपने दिल में सोचती रही, और जितना अधिक उन्होंने सोचा, उतना ही उन्हें लगा कि यह उनका एकमात्र मौका था। पर्पल मून पूर्वज की नजर में उन्हें नहीं पता था कि वान चेन ने अभी तक कोई सफलता क्यों नहीं हासिल की है। ऐसा नहीं था कि वह सफलता हासिल नहीं कर सका, लेकिन कोई चीज उसे रोक रही थी। यदि वह कोई सफलता हासिल करना चाहता तो कर सकता था, तो किसी भी समय। वान चेन, जो अभी तक सच्चा भगवान नहीं बन पाया है, उससे निपटना बहुत मुश्किल है। एक बार जब दूसरी पार्टी टूट जाती है, तो उसके पास वास्तव में कोई मौका नहीं होगा। इसलिए पूर्वज ज़ेड के दिल में हमेशा तात्कालिकता की प्रबल भावना रही है। अब जब उसे अचानक यह अवसर मिला, तो वह स्वाभाविक रूप से इसे एकमात्र अवसर मानेगी। मुझे स्थिर, सटीक और निर्दयी होना चाहिए और एक हमले में सफल होना चाहिए, अन्यथा मुझे भविष्य में उससे निपटने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। पर्पल मून पूर्वज ने मन ही मन सोचा, और साथ ही उसने सावधानीपूर्वक योजना बनाना शुरू कर दिया। सफलता, समय और स्थान। समय अभी भी धीरे धीरे बीत रहा था, और पलक झपकते ही लगभग 100,000 वर्ष फिर से बीत गए। ब्रह्मांड में अन्य जीवन रूपों के लिए 3 लाख वर्ष या इसके आसपास का समय कुछ भी नहीं है। उनके लंबे जीवन काल में समय की यह छोटी सी अवधि पलक झपकते ही बीत जाती है। लेकिन वान चेन के लिए ये 300,000 वर्ष महत्वपूर्ण 300,000 वर्ष हैं। 3 लाख वर्ष। वान चेन ने समय के वृक्ष के नीचे जो समय बिताया वह ठीक 300 अरब वर्ष है। 3 ट्रिलियन वर्षों के एकाग्र चिंतन के बाद वान चेन ने अंततः इस क्षण में सफलता प्राप्त की। शेनमू पर्वत की चोटी पर 7 देवताओं के मंदिर में वान चेन, जो विशाल काले पत्थर के पहाड़ के नीचे क्रॉस लेग करके बैठे थे, ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके चारों ओर 2 रहस्यमय उतार चढ़ाव थे। ये दोनों तरंगे कभी कभी अलग हो जाती हैं और कभी कभी पूरी तरह से मिल जाती हैं, एक संपूर्ण की तरह। उछाल। इस समय वान चेन की आत्मा की गहराई से अचानक एक विशाल लहर आई, और समय और स्थान की अनंत शक्ति युक्त प्रकाश वान चेन की आत्मा से खिल उठा। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। प्रकाश फैलता रहा और जल्द ही शेनमू पर्वत के बाहर जा रहा था।
लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में फाल्कन साम्राज्य के भगवान के मन में एक विचार आया और एक भयानक शक्ति अचानक पूरे शेनमू पर्वत के बाहर उतर आई, जिसने एक पल में पहाड़ के अंदर और बाहर को पूरी तरह से अलग कर दिया। इससे प्रकाश आगे फैलने से रुक गया। इस समय वान चेन को बाहरी दुनिया में कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। उसका सारा ध्यान उस रहस्य पर केंद्रित था जिसे उसने अभी अभी महसूस किया था। वान चेन के दिल में एक अस्पष्ट समझ थी। इस रहस्य को समझने से पहले वह अभी भी आगे की राह के बारे में बहुत उलझन में थे और उन्हें पता नहीं था कि कौन सा कदम सफल माना जाएगा। लेकिन अब वान चेन के दिल में स्पष्ट भावना है कि वह अब जिस कदम पर पहुंचा है वह समय और शून्य का सही संयोजन है। इसके साथ मैं पूरी तरह से 9वें स्तर की गुप्त तकनीक बना सकता हूँ। वान चेन थोड़ा उत्साहित थे। ब्रह्मांड के स्वामी ने 9वें स्तर की गुप्त तकनीक बनाई। फाल्कन साम्राज्य के भगवान ने पहले व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया था कि जब वह ब्रह्मांड के भगवान थे तो उन्होंने इसे हासिल नहीं किया था। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। हालांकि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दैवीय शक्ति प्रवाह की तरह कई दिव्य शक्ति प्रवाह चिकित्सकों की नजर में 90,000 गुना का आनुवंशिक स्तर पहले से ही दिव्य शक्ति प्रवाह का उच्चतम स्तर है। किसने सोचा होगा कि दैवीय शक्ति प्रवाह का अंतिम स्तर वास्तव में आनुवंशिक स्तर से 100,000 गुना अधिक है। ऐसा लगता है कि आपने कुछ असाधारण महसूस किया है। यहाँ तक कि सर्वोच्च इच्छा भी आपसे चिंतित है और ऐसी दिव्य रोशनी उत्सर्जित करती है। इस समय फाल्कन साम्राज्य के राजा की आवाज वान चेन के कानों में पड़ी। सर्वोच्च इच्छा। वान चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी आत्मा की गहराइयों से अनंत प्रकाश निकल रहा था, जो उसकी आत्मा को शुद्ध करता हुआ प्रतीत हो रहा था। पलक झपकते ही वान चेन को लगा कि उसकी आत्मा बहुत अधिक शुद्ध हो गई है। आत्मा के शुद्ध होने के बाद समझ, निगमन क्षमता आदि में सर्वांगीण सुधार होता है। वान चेन को होश आ गया। वह मुस्कुराया और कहा, ये सब वरिष्ठ द्वारा दिए गए इस जादुई पत्थर के पहाड़ का धन्यवाद है। अन्यथा मुझे इस चरण को पूरा करने के लिए 10 या 100 गुना अधिक समय खर्च करना पड़ता। फॉलिंग स्टार माउंटेन सिर्फ एक सहायक है। इस चरण को प्राप्त करने के लिए कुंजी अभी भी आपके ऊपर है। बाज के राजा ने कहा, लेकिन क्या तुम अब भी अभ्यास जारी रखना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। कोई और अभ्यास नहीं। थोड़ा सोचने के बाद वान चेन ने तुरंत निर्णय लिया। उनके लिए ब्रह्मांड के भगवान के रूप में इस बिंदु तक पहुंचना पहले से ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भले ही वह अभ्यास जारी रखे, उसके लिए कानूनों के प्रवाह में और प्रगति करना कठिन होगा और दैवीय शक्ति के प्रवाह का अभ्यास जारी रखने में कोई विशेष अर्थ नहीं है। जब तक वह अपने जीन को 100,000 गुना तक नहीं बढ़ा सकता, कानून प्रवाह में उसकी उपलब्धियों की बराबरी करने का कोई तरीका नहीं था। वान चेन को इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह इतनी दूर आ गया था, लेकिन फाल्कन साम्राज्य का राजा अभी भी उससे संतुष्ट नहीं था। पुकारना। वान चेन ने 7 मंदिरों को छोड़ दिया और उस स्थान पर फिर से प्रकट हुए जहां फाल्कन साम्राज्य के भगवान थे। वरिष्ठ। वान चेन थोड़ा झुके। इसके अलावा बाजू का राजा वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। एक शिक्षक के रूप में उनका होना निश्चित रूप से किसी के भविष्य के अभ्यास में बहुत मददगार होगा। बहुत अच्छा। फाल्कन के राजा ने वान चेन की ओर देखा और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। फिर उसने कहा, चूंकि आपने मुझे अपना स्वामी चुना है, इसलिए कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे पहले से स्पष्ट करना होगा। कृपया बोले शिक्षक। वान चेन ने कहा। विरासत। फाल्कन साम्राज्य का राजा मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने कहा, मेरे स्तर पर मैं तब तक नहीं मर सकता जब तक मैं न चाहूं। क्या मुझे विरासत को जारी रखने में मदद करने के लिए एक शिष्य की आवश्यकता है? वान चेन ने बात नहीं की। फाल्कन साम्राज्य के राजा की जीवन कहानी को देखते हुए, जिसे उन्होंने टॉवर में प्रवेश करने से पहले देखा था, ये बहुत संभावना थी कि दूसरा पक्ष पहले ही मर चुका था। बेशक इसे बाजों का राजा डींगे हाँकना नहीं कहा जा सकता। उन्होंने जो कहा वह ये था कि जब तक वह मरना नहीं चाहते तब तक वह नहीं मरेंगे, और फाल्कन साम्राज्य के भगवान की मृत्यु का कारण ये था कि उन्होंने उच्च स्तर की शक्ति हासिल करने के लिए इस दुनिया को छोड़ने की पहल की थी। यह मामला पूरी तरह से उसके द्वारा स्वयं मृत्यु चाहने जैसा माना जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जब मैंने फाल्कन साम्राज्य को भंग कर दिया तो मैंने अधिकांश खजाने अपने अधीनस्थों को वितरित कर दिए जो मेरे पीछे आ गए। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने वान चेन की ओर देखा और कहा, सही। वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। टावर में घुसने से पहले उन्होंने ये भी देखा था। वास्तव में जो खजाना मैंने अपने अधीनस्थों को वितरित किया वे सभी फाल्कन साम्राज्य में काफी सामान्य खजाने हैं। फाल्कन साम्राज्य के असली खजाने अभी भी इस शेनमू पर्वत में बचे हुए हैं। उदाहरण के लिए जिंग्युन पर्वत उनमें से एक है। फाल्कन साम्राज्य के भगवान हंसे, यदि तुम मुझे अपना स्वामी मान लो तो ये सारे खजाने तुम्हारे हो जाएंगे। उल्कापिंड पर्वत सिर्फ खजानों में से एक है। वान चेन तुरंत चौंक गया। उन्होंने पहले व्यक्तिगत रूप से विशाल काले पर्वत के प्रभाव का अनुभव किया था, जिसे केवल अविश्वसनीय ही कहा जा सकता है, और यह उनमें से सिर्फ एक था। तुम्हें ये जानना होगा कि इस दुनिया में कोई मुफ्त भोजन नहीं है। तार्किक रूप से कहें तो भले ही तुम मेरे शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें कभी भी इतने सारे खजाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उनमें से एक भी नहीं दे सकता, फाल्कन साम्राज्य के राजा ने हल्के ढंग से कहा, और इस समय वान चेन ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। गु के राजा ने पहले उसे उसकी प्रशिक्षुता के उद्देश्य का अनुमान लगाने के लिए कहा और फिर यह कहा। ये स्पष्ट था कि उनका कोई अनुरोध था। शिक्षक को जो भी आवश्यकता होगी मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। वान चेन ने सीधे कहा, ये जटिल नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप उस दिन तक कड़ी मेहनत करते रहें जब तक आप मुझसे आगे नहीं निकल जाते। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने अपने विचार व्यक्त किए। बाजू का राजा, यही बात है। वान चेन कुछ हद तक स्तब्ध था। ये कैसा अनुरोध था? भले ही बाज का कोई राजा ना हो तो क्या वह अपना अभ्यास छोड़ देगा? यदि तुम सचमुच मुझसे आगे निकल सकते हो तो तुम्हें मेरे मूल स्वरूप को पुनर्जीवित करने का रास्ता खोजना होगा। बाजू के राजा ने फिर कहा, जी उठने, क्या आप सहमत हैं? फाल्कन साम्राज्य के राजा से पूछा। यदि शिष्य में वास्तव में ऐसा करने की क्षमता है तो वह स्वाभाविक रूप से शिक्षक को पुनर्जीवित करने की पूरी कोशिश करेगा। वान चेन ने गंभीरता से कहा, बहुत अच्छा। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। वह तो बस एक वादा चाहता था, भले ही यह वादा भ्रामक हो। फाल्कन साम्राज्य के राजा को कोई परवाह नहीं है। आशा न रखने से आशा रखना बेहतर है। आमतौर पर कहें तो वान चेन संभवतः उस कदम तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आगे का रास्ता बहुत लंबा है। अपने अभ्यास के दौरान बहुत सी प्रतिभाओं का पतन हुआ है। स्क्रीन पर नाम, गुप्त तकनीकें या खजाने हैं। जब मैं शेनमू पर्वत पर रुका था वहाँ 3451 गुप्त विधियां और तकनीकें थी जो खेती में मदद कर सकती थी, युद्ध शक्ति बढ़ा सकती थी या जीवन बचा सकती थी। वहाँ 12 शीर्ष खजाने और 1834 अगले स्तर के खजाने थे। खजाने। फाल्कन के राजा ने कहा, सभी गुप्त विधियां और खजाने यहाँ हैं।
आप उन्हें देखने के लिए अपना समय ले सकते हैं। शिक्षक, क्या आप मुझे ये सब दे सकते हैं? वान चेंग ने स्क्रीन को स्कैन किया। अंदर की चीजें उसे बस पागल कर रही थी। जब तुम सच्चे ईश्वर, शून्य सच्चे ईश्वर और शाश्वत सच्चे ईश्वर के दायरे को तोड़ोगी तो मैं तुम्हें शीर्ष 12 खजाने दूंगा। बाकी आप अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। फाल्कन देश के राजा ने शांति से कहा, और फिर उसने कहा, लेकिन मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। पर्याप्त खजाना होना ही काफी है। यदि आप बहुत कीमती खजाना लेकर बाहर जाते हैं तो आप केवल मृत्यु की तलाश करेंगे। यही बात गुप्त कलाओं और गुप्त विधियों पर भी लागू होती है। आप उनमें से बहुत अधिक मात्रा में चबा नहीं सकते। अपनी वर्तमान ताकत के साथ बस एक या दो चुने जो आपके अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त हों। फाल्कन्स के राजा का अनुस्मारक सुनने के बाद वान चेंग भी शांत हो गए। हालांकि वह इस बात से नहीं डरता कि ब्रह्मांड के समुद्र में उसके खजाने के लिए दूसरे लोग लालच करेंगे, लेकिन बहुत सारे खजाने रखना वास्तव में बेकार है। आखिरकार उसकी दिव्य शक्ति सीमित है। क्या वह एक ही समय में सैकड़ों या हजारों शीर्ष स्तर के खजानों का उपयोग कर सकता है? गुप्त विधियों और गुप्त कलाओं के लिए यह बात और भी अधिक सत्य है। बस उपयुक्त को चुने और बाद में दूसरों के बारे में जाने। एक और चीज है जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाजू के राजा ने अचानक कहा, कृपया बोले शिक्षक। वान चेंग ने ऊपर देखा और कहा, शेनवू पर्वत भी एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। दाओमिन की सुरक्षा के बिना आप निश्चित रूप से इसका बचाव नहीं कर पाएंगे। फाल्कन के राजा ने कहा, हालांकि किसी ने भी इस जगह की खोज नहीं की है। आपको जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। शेनवू पर्वत को परिष्कृत करना चाहिए और इसे छिपाना चाहिए। शिक्षक, क्या मैं अब शेनवू पर्वत को परिष्कृत नहीं कर सकता? वान चेंग ने पूछा, नहीं, अब आप केवल कुछ महत्वहीन स्थानों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप शेनवू पर्वत को पूरी तरह से परिष्कृत करना चाहते हैं तो आपको कम से कम अराजकता के दायरे तक पहुंचना होगा। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने अपना सिर हिलाया। वह तो बहुत दूर है। वान चेंग ने इसके बारे में सोचा और फिर उन्होंने कहा, शिक्षक, आप नहीं जानते होंगे कि वर्तमान शेनवू पर्वत वास्तव में ब्रह्मांड सागर में है। ब्रह्मांडीय सागर। ये नाम सुनकर फाल्कन का राजा भी थोड़ा चौंक गया। क्या आप एक लौकिक समुद्री जीवन है? फाल्कन के राजा ने आश्चर्य से वान चेंग को देखा। हाँ, वान चेंग ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास मेरे एक पुराने परिचित से समय के मार्ग की विरासत है, साथ ही शून्य के मार्ग की एक मजबूत विरासत भी है। आप ब्रह्मांड के सागर में कैसे हैं? फाल्कन साम्राज्य के राजा ने फिर से पूछा। ये वास्तव में ब्रह्मांडीय समुद्र है। वान चेंग ने फिर से पुष्टि की। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने कुछ नहीं कहा। उसे यकीन था कि वान चेंग के बारे में कोई बड़ा रहस्य अवश्य होगा। अन्यथा ब्रह्मांड के समुद्र में एक जीवन रूप को एक के बाद एक इतने सारे अवसर कैसे मिल सकते थे? ऐसा नहीं है कि फाल्कन्स का राजा ब्रह्मांडीय समुद्र के जीवन को तुच्छ समझता है। कड़ाई से बोलते हुए, फाल्कन्स का राजा स्वयं एक समय ब्रह्मांडीय समुद्र का जीवन था। पुनर्जन्म में उनकी विफलता के बाद ही उनकी सच्ची आत्मा का पुनर्जन्म हुआ, जिसके कारण उनकी वर्तमान उपलब्धियां हुई। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने ये कहा, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं सोचा। वान चेंग के बड़े रहस्य का उससे कोई लेना देना नहीं था। दूसरे शब्दों में, वान चेंग का रहस्य जितना बड़ा होगा उतना ही बेहतर होगा, ताकि उसका लक्ष्य हासिल करना आसान हो। ये पर्याप्त नहीं है कि ब्रह्मांड महासागर आपको धमकी नहीं देता है। आपको पूरी तरह से विकसित होने के लिए ब्रह्मांड महासागर में अवसर का लाभ उठाना चाहिए। फाल्कन देश के भगवान ने कहा, शेनवू पर्वत एक खजाना है जिसे निखारने के लिए मैंने अनगिनत प्रयास किए हैं। ये कुछ हद तक सर्वोच्च नियमों के प्रभाव को ढाल सकता है। पुनर्जन्म से गुजरने से पहले आप शेनवू पर्वत में अराजकता के दायरे में पूरी तरह से विकसित हो सकते हैं। ये वान चेंग की मूल योजना थी। वह ब्रह्मांड के महासागर में शाश्वत सच्चा भगवान बनना चाहता था और फिर पुनर्जन्म से गुजरना चाहता था। लेकिन अब फाल्कन साम्राज्य के राजा ने उसे एक नया मार्ग प्रदान किया है और यह मार्ग स्पष्ट रूप से पिछले वाले की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। यदि शाश्वत सच्चे ईश्वर को एक मजबूत व्यक्ति माना जाता है, चाहे वह कहीं भी हो, तो अराजकता क्षेत्र को एक विशाल कहा जा सकता है। अराजकता के दायरे तक पहुंचना और फिर पुनर्जन्म का प्रयास करना निश्चित रूप से काफी स्थिर है। सामान्यतः कैस दायरे को प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, लेकिन चूंकि वान चेंग ट्री ऑफ टाइम के मालिक हैं, इसलिए वह इस समस्या के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक अराजक राज्य बनाने के लिए एक पुनर्जन्म युग काफी है। गुप्त कला और खजाने। वान चेंग ने फाल्कन साम्राज्य के राजा से काफी देर तक बात की। दूसरे पक्ष के पास अद्वितीय अंतर्दृष्टि थी। उनके साथ गहन बातचीत के बाद वान चेंग को लगा कि उनकी सोच अचानक बहुत व्यापक हो गई है और भविष्य के लिए उनकी योजनाएं अनगिनत गुना स्पष्ट हो गई हैं। फिर फाल्कन्स के राजा के मार्गदर्शन में वान चेंग ने 3 गुप्त तकनीकों को चुना और उनका अभ्यास करने के लिए तैयारी की। पहले दोनों गुलामी रहस्य हैं। एक है वसीयत गुलामी रहस्य, लाइट इन द हार्ट। दूसरा है आत्मा गुलामी रहस्य, 9 रिवर रियलम। वसीयत को गुलाम बनाने की गुप्त कला फाल्कन साम्राज्य के भगवान के सबसे गौरवपूर्ण तरीकों में से एक है। फाल्कन साम्राज्य के भगवान के अनुसार ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस गुप्त कला में महारत हासिल करते हैं। बेशक फाल्कन किंगडम के भगवान द्वारा बनाई गई वसीयत दास्ता की कई गुप्त कलाएं हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को शुरू करने के लिए शाश्वत सच्चे ईश्वर स्तर की इच्छा की आवश्यकता होती है। वान चेंग की इच्छा इस समय केवल शून्य सच्चे ईश्वर के स्तर पर है, इसलिए वह फिलहाल केवल कमजोर हृदय में प्रकाश को ही चुन सकता है। आत्मा दास्ता की गुप्त तकनीक का चुनाव फाल्कन साम्राज्य के भगवान द्वारा सुझाया गया था। यद्यपि वसीयत में गुलाम बनाने की गुप्त कला स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध है और यहाँ तक कि निष्प्राण प्राणी भी गुलामी से बच नहीं सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग करते समय बड़ी सीमाएं हैं। दास्ता प्रक्रिया के लिए न केवल पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है, बल्कि सफल दास्ता की आशा रखने के लिए गुलाम बनाए गए व्यक्ति की इच्छा गुलाम बनाने वाले से एक स्तर कम होनी चाहिए। अब वान चेंग की तरह भले ही उसने हृदय में प्रकाश की खेती की हो, वह केवल उन लोगों पर हमला कर सकता है जिनकी इच्छा शक्ति सच्चे भगवान की सीमा से अधिक नहीं है। इसलिए फाल्कन्स के राजा ने सुझाव दिया कि वान चेंग आत्मा को गुलाम बनाने की एक गुप्त कला चुने। जब वह एक आत्मा और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जीवन का सामना करता है, तो वह आत्मा को गुलाम बनाने की गुप्त कला का उपयोग करना भी चुन सकता है। फाल्कन्स के राजा ने आत्मा को गुलाम बनाने वाली गुप्त कला 9 रिवर रियलम की बहुत प्रशंसा की। उनका मानना था कि इसकी अवधारणा अत्यंत गहन थी और यह जीवित प्राणियों को गुलाम बनाने के कौशल की पराकाष्ठा थी। इसलिए वान चेंग ने 9 नदी क्षेत्र को चुना। 2 दास्ता रहस्यों के अलावा वान चेंग ने एशेज ऑफ एनिहिलेशन नामक एक शीर्ष स्तरीय दिव्य शक्ति जलाने वाला रहस्य भी चुना। वान चेंग भी दैवीय शक्ति प्रवाह का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भविष्य में निश्चित रूप से दैवीय शक्ति की कमी नहीं होगी। स्वाभाविक रूप से वान चेंग इस गुप्त तकनीक को नहीं चूकेंगे जो उनकी युद्ध शक्ति को अस्थायी रूप से और महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। एशेज ऑफ एनिहिलेशन को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। जलने पर जिस गति से दैवीय शक्ति का उपभोग होता है वह पिछले स्तर की तुलना में लाखों गुना तेज है। फाल्कन किंगडम के लॉर्ड के अनुसार एक बार एशेज ऑफ एनिहिलेशन का 9वां स्तर पूरा हो जाने के बाद वह अपने चरम पर भी लंबे समय तक टिके नहीं रह पाएगा। कई खजानों में से वान चेंग ने फॉलिंग स्टार माउंटेन को छोड़कर केवल एक को चुना, जो फाल्कन के राजा ने उसे पहले दिया था।
तियानामिन वुड एक खजाना है जिसमें अजीब शक्ति है। वान चेन को इसमें केवल आत्मा का एक अंश डालने की जरूरत है। यदि उसका मूल शरीर मर जाता है तो तियानामिन वुड वान चेन की शेष आत्मा की भरपाई करेगा और पुनर्जन्म के उद्देश्य को प्राप्त करेगा। वास्तव में फाल्कन साम्राज्य के भगवान द्वारा प्रदान की गई गुप्त तकनीकों में से कई ऐसी हैं जो लोगों को पुनर्जीवित कर सकती हैं, लेकिन इन सभी गुप्त तकनीकों में कमियां हैं और इन्हें विभिन्न तरीकों से दूसरों द्वारा रोका जा सकता है। हालांकि वे अमर होने का दावा करते हैं, लेकिन वे वास्तव में अमर होने से बहुत दूर हैं। कम से कम इस तियानामिन लकड़ी में उन गुप्त तकनीकों की खामियां नहीं है। यदि वान चेन वास्तव में मर गया है तो यह अभी भी वान चेन को पुनर्जीवित कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बेशक इस तियानामिन वुड की भी अपनी कमियां हैं। सबसे पहले, यदि वान चेन गॉड किंग के दायरे में पहुंच जाता है तो यह तियानामिन वुड बेकार हो जाएगा। इसमें निहित अजीब शक्ति इतने मजबूत आदमी की आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे, निश्चित रूप से क्योंकि वह अजीब शक्ति सीमित है, तियानामिन वुड का उपयोग करने की संख्या भी सीमित है। यदि वान चेन अराजकता के दायरे में मर जाता है तो तियानामिन वुड को स्क्रैप करने के लिए केवल एक ही उपयोग की आवश्यकता होती है। बेशक अब वह बस है ब्रह्मांड का स्वामी, इसलिए तियानामिन के लिए उसे 100 या 80 बार पुनर्जीवित करना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि मेरी मृत्यु की संभावना अधिक नहीं है, लेकिन इस तियानामिन वुड के साथ मुझे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वान चेन ने शेनमू पर्वत में तियानामिन वुड को छोड़ दिया। इस क्षण उसे लगा कि वह ब्रह्मांड सागर में सचमुच चिंतामुक्त हो गया है। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई और उसकी जान बचाने की उसकी क्षमता अविश्वसनीय हो गई। वान चेन को यह भी नहीं पता था कि वह ब्रह्मांड महासागर में कैसे मरेगा। गुप्त किताबें और खजाने बाहरी चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज आप स्वयं हैं, इसे याद रखें। फाल्कन के राजा ने वान चेन की ओर देखा और कहा, समझा। वान चेन शांत हो गए और थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में व्यवहार में क्षेत्र ही आधार है। जब तक आप सुधार करते रहेंगे सभी खजाने और गुप्त तकनीकें समाप्त हो जाएंगी। गुप्त तकनीकें और खजाने किसी की अपनी ताकत को काफी बढ़ा सकते हैं। उन्हें महत्व देना सही है, लेकिन आप कभी भी उनकी तुलना अपने आप से नहीं कर सकते। फाल्कन के राजा ने आंगन में एक अगोचर चक्की की ओर इशारा किया और कहा, यदि आप इसे पूरी तरह से परिष्कृत कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरे शेनमू पर्वत को नियंत्रित कर सकते हैं। वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसने सोचा होगा कि बाहरी दुनिया में अविश्वसनीय शेनमू पर्वत का मूल वास्तव में एक चक्की का पत्थर था। मैंने वह सब कुछ कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए। तुम्हें अभी भी सड़क पर खुद ही चलना होगा। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने पूरे प्रांगण को देखा। उसकी आंखों में पुरानी यादें झलक रही थी। 3 शिक्षकों में से जिसके मन में वान चेन के लिए सबसे गहरी भावनाएं हैं, वह निसंदेह कैस सिटी का भगवान है। इसके विपरीत वान चेन के मन में डोंग शेन्यू के लिए लगभग कोई भावना नहीं है। उन्होंने कभी दूसरे पक्ष को देखा तक नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये दोनों केवल नाम के गुरु और शिष्य हैं। मदद के मामले में उन्होंने सबसे ज्यादा मदद वान चेन को दी है। स्नेह के मामले में फाल्कन साम्राज्य का राजा कैस सिटी के भगवान जितना अच्छा नहीं है। इसके अलावा फाल्कन साम्राज्य के राजा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वान चेन को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने का उनका अंतिम लक्ष्य यह आशा करना है कि वान चेन एक दिन उन्हें पुनर्जीवित कर सके। लेकिन उससे पहले फाल्कन साम्राज्य के राजा ने वान चेन के साथ गहरी बातचीत की और उन्होंने वान चेन को उनके भविष्य की योजना बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश की। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वान चेन तब तक सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे जब तक वह उनसे आगे नहीं निकल जाते। इसलिए हालांकि फाल्कन साम्राज्य के राजा कैस सिटी के भगवान के रूप में वान चेन के उतने करीब नहीं है, वान चेन ईमानदारी से उन्हें एक शिक्षक के रूप में मानते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। अनंत समय और स्थान फाल्कन साम्राज्य के राजा के चले जाने के बाद वान चेन ने बहुत देर तक संकोच नहीं किया। वह तेजी से चक्की के पास आया। यदि आप इसे केवल बाहर से देखें या अपनी चेतना से इसका अन्वेषण करें तो यह चक्की वास्तव में एक चक्की ही है। लेकिन जैसे ही वान चेन ने हाथ बढ़ाया और चक्की के पत्थर को छुआ, उस पर तुरंत अंतहीन घने पैटर्न दिखाई देने लगे। मूल रूप से साधारण चक्की तुरंत ही अंतहीन रहस्यमय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले क्रिस्टल प्रकाश स्तंभ में बदल गई। बेहद जटिल। वान चेन ने इन घने पैटर्न को देखा और एक पल के लिए उसे चक्कर आ गया। अपने वर्तमान स्तर के साथ वह अधिक सुराग भी नहीं लगा सका। शिक्षक सही हैं। अपने वर्तमान स्तर के साथ ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं इस मूल को थोड़ा सा समझ सकूं। वान चेन ने चुपचाप विचार किया और फिर उसे एक विचार आया और उसने 7 मंदिरों से समय का पेड़ निकाल लिया। वह पालथी मारकर बैठ गया और उसकी दिव्य शक्ति घने पैटर्न में प्रवेश कर गई और उसे चुपचाप परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अल्पावधि में यह मेरी सीमा है। यह विचार वान चेन के दिमाग में कौंध गया। पहला यह है कि वान चेन किसी भी समय शेनमू पर्वत के प्रवेश द्वार से इस प्रांगण तक या इस प्रांगण से प्रवेश द्वार तक खुद को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा यह है कि वान चेन शुरू में शेनमू पर्वत की तलहटी में कुछ खतरनाक स्थानों को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया है, जिससे वे और भी खतरनाक हो गए हैं। अगर मैं समझना जारी रखूं तो शायद मुझे और अधिक महारत हासिल करने में हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक बार जब मैं सच्चा भगवान बन जाऊंगा तो मैं उस कदम को आसानी से हासिल कर पाऊंगा। वान चेन ने स्वाभाविक रूप से शेनमू पर्वत के केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी। उनकी बुनियाद अभी भी खेती थी। अब मुझे 2 चीजें करनी है। पहला अभ्यास जारी रखना है दिव्य शक्ति का प्रवाह, और दूसरा एक छोटे ब्रह्मांड के निर्माण की एक आदर्श विधि बनाने का प्रयास करना। वान चेन वहीं पर पालथी मारकर बैठ गया और चुपचाप सोचता रहा। दैवीय शक्ति के प्रवाह के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये कुछ ऐसा है जिसे करना ही होगा। समय और शून्य के 2 रास्तों को मिलाकर एक संपूर्ण सूक्ष्म जगत के निर्माण की विधि वान चेन का मूल उद्देश्य था। वान चेन को ये क्यों लगा कि दोनों रास्तों को मिलाकर एक छोटे ब्रह्मांड के निर्माण की एक आदर्श विधि बनाने की आशा की जा सकती है? ये बहुत सरल था। ब्रह्मांड के अधिकांश स्वामी जो सच्चे देवता बनने के लिए आगे बढ़े, उन्हें अपनी छोटी ब्रह्मांड संरचनाएं बनानी पड़ी और केवल कुछ ही इसे विरासत में पाने में सक्षम थे। वान चेन ने पहले 8वें स्तर की गुप्त तकनीक बनाई थी और उसका क्षेत्र लगभग ब्रह्मांड के भगवान के शिखर तक पहुंच गया था। उस समय उनके द्वारा बनाए गए छोटे ब्रह्मांड के निर्माण की विधि निश्चित रूप से कुछ प्रमुख ताकतों की विरासत में मिली छोटे ब्रह्मांड संरचना से ज्यादा खराब नहीं होगी। उस स्थिति में वान चेन को स्वाभाविक रूप से लगा कि यदि वह एक कदम आगे बढ़े तो एक आदर्श सूक्ष्म जगत संरचना बनाने की उम्मीद है। और अब वान चेन ने समय और शून्य को सफलतापूर्वक जोड़ दिया है और यह परिणामों का परीक्षण करने का समय है। पहले 9वें क्रम की गुप्त विधि बनाएं और फिर छोटे ब्रह्मांड की संरचना बनाएं। वान चेन ने अपने मन में योजना बनाई और फिर उन्होंने सीधे इस छोटे से प्रांगण में अभ्यास करना शुरू कर दिया। अंततः 300 से अधिक वर्ष बिताने के बाद वान चेन ने 9वें क्रम की गुप्त विधि समय और स्थान विनाश बनाई। यद्यपि यह समय और शून्य के संयोग पर आधारित है, तथापि यह गुप्त विधि शुद्ध आक्रामक गुप्त विधि है। समय और शून्य की विशेषताएं स्पष्ट नहीं है, परंतु शक्ति सचमुच 9वें क्रम पर पहुंच गई है। यह एक शुद्ध गुप्त विधि है जो 9वें क्रम पर पहुंच गई है।
यदि वान चेंग शून्य के सच्चे भगवान के स्तर पर सबसे मजबूत खजाने का उपयोग करता है तो उसका हमला पूरी तरह से 10वें क्रम तक पहुंच सकता है, जो मूल पूर्वज के मूल 10वें क्रम के शीर्ष के करीब है। बेशक वान चेंग इस समय बहुत शांत थे। सबसे पहले उन्हें पहले से ही 9वें स्तर की गुप्त तकनीक बनाने की उम्मीद थी, इसलिए इस समय उत्साहित होने की कोई बात नहीं थी। दूसरे, मूल पूर्वज शुद्ध गुप्त तकनीक से 10वें स्तर के शीर्ष पर पहुंच गए थे। इसकी तुलना में वान चेंग अभी भी थोड़ा पीछे था। कुछ भी अतिरिक्त किए बिना वान चेंग ने जल्द ही खुद को फिर से अपने अभ्यास के लिए समर्पित कर दिया। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। जीवन और मृत्यु की उत्पत्ति, अनंत समय और स्थान। वान चेंग ने अपनी आंखें खोली। इस समय उसके दिल में एक छोटी ब्रह्मांड संरचना ने आकार ले लिया था, जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह पूर्णता तक पहुंच गई है। उत्पत्ति का एक बिंदु अंतहीन अराजक शक्ति को अवशोषित करता है, जिससे अंतहीन समय और स्थान उत्पन्न होता है। जन्म और मृत्यु के माध्यम से अंतहीन समय और स्थान चक्र और लगातार छोटे ब्रह्मांड का विस्तार करते हुए मूल पर वापस फीड करते हैं। वान चेंग मन ही मन थोड़ा प्रसन्न हुआ। हालांकि वह फिलहाल यह नहीं जान सका कि क्या ये छोटी ब्रह्मांड संरचना एक आदर्श लघु ब्रह्मांड संरचना थी और क्या ये विश्व जानवर के चूषण का विरोध कर सकती है। वान चेंग अभी भी खुश था क्योंकि यह छोटी ब्रह्मांड संरचना इतनी रहस्यमय थी और पूरी तरह से उसके द्वारा बनाई गई थी। ये वान चेंग की अपनी उत्कृष्ट कृति है। जब उनकी उत्कृष्ट कृति अस्तित्व में आती है तो उन्हें स्वाभाविक रूप से खुशी होती है। क्या अद्भुत संरचना है। वान चेंग अपने बारे में शेखी बघाने से खुद को नहीं रोक सका और फिर उसने तुरंत जानना चाहा कि क्या ये संरचना एकदम सही है। वान चेंग के पास इसे सत्यापित करने का एक तरीका है। वान चेंग को पहली बात ये पता थी कि एक युवान की शुरुआत की ब्रह्मांडीय संरचना एकदम सही और पूर्ण थी। यदि वह ये सत्यापित करना चाहता था कि उसके द्वारा बनाए गए छोटे ब्रह्मांड की संरचना सही थी या नहीं, तो उसे बस इसकी तुलना एक युवान की शुरुआत से करनी थी। एकता की शुरुआत संरचना वाला ब्रह्मांड वर्तमान ब्रह्मांड महासागर में भी मौजूद है। आदिम ब्रह्मांड की संरचना बिल्कुल एकता की शुरुआत है। कॉस्मिक मैसेंजर सिस्टम के माध्यम से वान चेंग मूल ब्रह्मांड में हर चीज को बड़े पैमाने पर देख सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी चेतना के साथ मूल ब्रह्मांड की उत्पत्ति में भी प्रवेश कर सकते हैं। कॉस्मिक मैसेंजर सिस्टम का अभ्यास करने की कुंजी इच्छाशक्ति और आत्मा है। हालांकि वान चेंग की आत्मा इस समय नहीं बदली है, उसकी इच्छाशक्ति पहले ही टूट चुकी है शून्य सच्चे ईश्वर के स्तर तक। यदि वह मूल ब्रह्मांड में लौट आता है और कॉस्मिक मैसेंजर सिस्टम का अभ्यास करना जारी रखता है तो आशा है कि वह और प्रगति कर सकता है। उस समय स्वाभाविक रूप से उसे आदि ब्रह्मांड की संरचना की झलक पाने की आशा होगी। मुझे पूरी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल आंशिक तुलना की जरूरत है और मैं अपने अंतहीन समय और स्थान की संरचना का स्तर निर्धारित कर सकता हूँ। वान चेंग ने मन ही मन सोचा और फिर उसने मूल ब्रह्मांड में लौटने का फैसला किया। इस बार जब वान चेंग मूल ब्रह्मांड में लौटे तो अंतहीन समय और स्थान संरचना के स्तर को निर्धारित करने के अलावा उन्हें इस अवधि के दौरान अपने क्लोन द्वारा एकत्र किए गए विशेष जीवन रूपों को भी संभालना पड़ा। इसके अलावा क्योंकि उसका क्लोन दूर था, वान चेंग ने अपने दिव्य शरीर को बदलने की अनुमति नहीं दी जब उसे एहसास हुआ कि दिव्य शरीर की आनुवंशिक संरचना 60,000 गुना से अधिक मजबूत थी। इस बार जब वह लौटे तो उन्हें परिवर्तन पूरा करना था। ऐसी कई चीजें हैं जिनसे निपटने की जरूरत है। ये वास्तव में वापस जाकर देखने का समय है। वान चेंग ने अपना मन बना लिया। उन्होंने संकोच नहीं किया और तुरंत इस बारे में सोचा। पुकारना, एक अदृश्य शक्ति उतरी जिसने तुरंत वान चेंग को घेर लिया और आंगन में गायब हो गई। परफेक्ट भी वान चेंग टेलीपोर्टेशन के माध्यम से शेनमू पर्वत के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वह बहुत लंबे समय तक नहीं रुके और जल्द ही 7 मंदिरों पर सवार होकर शेनमू पर्वत छोड़ दिया और सीधे मूल ब्रह्मांड की ओर बढ़ गए। कुछ महीने बाद पर्पल मून पवित्र भूमि के अंदर। क्या आप निश्चित हैं कि यह राक्षसी मामलों के भगवान का असली शरीर है? पूर्वज ज़ेड ने ब्रह्मांड के भगवान की ओर देखा जो समाचार देने आए थे। पूर्वज, हम कई स्थानों पर देख रहे हैं और अंत में मूल ब्रह्मांड में टोया ब्लैक होल के पास 7 मंदिर, राक्षसी मामलों के भगवान के महल का सबसे शक्तिशाली खजाना मिला। ब्रह्मांड के स्वामी ने आदरपूर्वक कहा। राक्षसी मामलों के भगवान ने मकबरे की नाव पर जो अवतार भेजा था वह 7 मंदिरों पर नहीं चढ़ा था। हालांकि हर बार जब उनके मूल शरीर ने आदिम ब्रह्मांड में कार्रवाई की, साथ ही उस समय जब उनके मूल शरीर ने ब्रह्मांड सागर में रक्त और किट पूर्वज का शिकार किया तो 7 मंदिर प्रकट हुए। इसलिए हम अनुमान लगाते हैं कि यह राक्षसी मामलों के भगवान का मूल शरीर होना चाहिए जो आदिम ब्रह्मांड में लौट आए हैं। सिर्फ अटकलें लगाना काफी नहीं है, ये पता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं कि क्या उसका असली शरीर वास्तव में मूल ब्रह्मांड में वापस आ गया है। बैंगनी चंद्रमा पूर्वज को आदेश दिया। हाँ, ब्रह्मांड के स्वामी ने तुरंत सिर हिलाया। हालांकि ये ब्रह्मांड या समुद्री जीव मूल ब्रह्मांड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पास मूल ब्रह्मांड में चीजों की जांच करने के तरीके भी हैं, जैसे कि कुछ ब्रह्मांडीय गुरुओं के साथ सहयोग करना जो रोमांच के लिए ब्रह्मांडीय समुद्र में आते हैं। पूर्वज ज़ेड ने ब्रह्मांड के भगवान को देखा जो जा रहे थे। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन इस वक्त उसके दिल में राहत महसूस हो रही थी। यदि वह वान चेंग से निपटना चाहती है तो उसे स्वाभाविक रूप से वास्तविक व्यक्ति से निपटना होगा। यदि वह केवल क्लोन से निपटती है तो इसका क्या मतलब है? लेकिन कुछ समय पहले पर्पल मून पूर्वज को वान चेंग के वास्तविक शरीर का पता नहीं मिला था और उन्हें एकमात्र खबर यह मिली थी कि वान चेंग का क्लोन मूल ब्रह्मांड में सक्रिय था। इससे पहले पर्पल मून पूर्वज वास्तव में डरते थे कि वान चेंग खुद कभी नहीं आएंगे और केवल अपने क्लोन को बाहर घूमने देंगे। तब वास्तव में उसके पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन इस समय पर्पल मून पूर्वज को आशा दिखी। जब तक वान चेंग का असली स्व प्रकट होता है उसके पास एक मौका रहेगा। इस समय मूल ब्रह्मांड में वान चेंग वुजियन महाद्वीप में लौट आए हैं और उन्होंने बाहर एकत्र किए गए जीवन नमूनों की अंतिम बड़ी श्रेणी के क्लोन वापस बुला लिए हैं। अपने क्लोन की वापसी के साथ वान चेंग ने तुरंत अपने दिव्य शरीर का परिवर्तन शुरू कर दिया। वान चेंग ने लंबे समय तक 60,000 से अधिक बार आनुवंशिक स्तर का पता लगाया है। अब वह इससे भली भांति परिचित हो गए हैं। उन्होंने दिव्य शरीर का परिवर्तन आसानी से पूरा कर लिया। इसके अलावा वान चेंग तुरंत नहीं रुके, उन्होंने अभ्यास करना जारी रखा। अब वान चेंग ने मूल रूप से जीवन की सभी 108 प्रमुख श्रेणियां ढूंढ ली हैं। इसके अलावा उसकी आत्मा सर्वोच्च नियमों से आने वाले दिव्य प्रकाश से शुद्ध हो गई है। यह अब है शुद्ध और उसकी समझ अधिक मजबूत होती है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अभ्यास करने में अधिक कुशल होता है। अभ्यास करने के कुछ ही समय बाद वान चेंग का दिव्य शरीर जीन स्तर 60,000-89,999 चरण की सीमा तक पहुंच गया, जो 89,999 गुना तक पहुंच गया। आगे जाने पर वह दिव्य शरीर के अनंत आकार के जीन का गुना होगा। उस समय भले ही 1 लाख गुना जीन प्राप्त करना असंभव हो, वान चेंग की दैवीय शक्ति के प्रवाह का अभ्यास करने के लक्ष्य को प्राप्त किया गया कहा जा सकता है। तार्किक रूप से कहें तो 90,000 बार एक बड़ी बाधा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए उतना मुश्किल है। वान चेंग ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। पहले तो उन्हें यह अनुभूति नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने दैवीय शक्ति के प्रवाह के बारे में सोचा तो उन्हें तुरंत फर्क महसूस हुआ।
वांग चेन को जल्द ही कारण का उत्तर मिल गया। समय और शून्य के संयोजन और 9वें क्रम की गुप्त तकनीक के निर्माण ने अनिवार्य रूप से उनकी दृष्टि को बहुत ऊंचे स्तर तक बढ़ा दिया था। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए दैवीय शक्ति के प्रवाह का अभ्यास करना बहुत आसान हो जाना स्वाभाविक था। यह एक अच्छी बात है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह कदम उठाने में काफी समय लगेगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समय के पेड़ की मदद से इसे सफल होने में अधिकतम 10,000 साल लगेंगे। वांग चेन ने अपने दिल में सोचा और जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि कॉस्मिक मैसेंजर सिस्टम और दिव्य शक्ति प्रवाह का एक ही समय में अभ्यास किया जा सकता है। उनका मूल शरीर ब्रह्मांडीय दूत की प्रणाली का अभ्यास करता था, जबकि उनका क्लोन 90,000 गुना दिव्य शरीर की संरचना पर विचार कर रहा था। वांग चेन ने मूल ब्रह्मांड में अपनी वापसी के बारे में किसी को नहीं बताया, कैस सिटी के भगवान को भी नहीं। कैस सिटी का भगवान अब पहले जैसा ही दिखता था, लेकिन वह वास्तव में बहुत व्यस्त था। ग्रेट एक्स के फिर से ब्रह्मांड सागर की ओर बढ़ने के साथ मानव जाति के कई मामलों को केवल कैस सिटी के भगवान द्वारा ही संभाला जा सकता था। ऐसा पहले होता तो ठीक था, लेकिन सैकड़ों हजारों साल पहले मानव जाति ने चुपचाप युद्ध की योजना बना ली। यह योजना एक ही समय में राक्षस जाति, यांत्रिक जाति और कीट जाति को लक्षित करेगी। हालांकि वांग चेन शीर्ष युद्ध शक्ति की गारंटी है, लेकिन 3 दौड़ को हराने के बाद क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखना एक समस्या होगी। यह कोई कठिन समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए निश्चित रूप से बहुत सारे साधनों की आवश्यकता है। इस स्थिति में तैयार रहना स्वाभाविक रूप से बिना तैयारी के रहने से अनगिनत गुना बेहतर है। ये जानते हुए कि कैस सिटी के भगवान बहुत व्यस्त थे, वांग चेन ने उन्हें परेशान नहीं किया। इस समय वांग चेन स्वयं एक बार फिर वुजियन महाद्वीप के ऊपर आकाश में आए और ध्यान में कॉस्मिक मैसेंजर सिस्टम का अभ्यास करने लगे। जब वांग चेन की चेतना फैलने लगी, तो विशाल ब्रह्मांड का दृश्य एक बार फिर से उसके दिमाग में पूरी तरह से उभर आया। क्षेत्र जितना ऊंचा होगा, उतना ही अधिक आप आदिम ब्रह्मांड में कुछ सामान्य दिखने वाले तारों वाले आकाश में निहित चमत्कार देख सकते हैं। समग्र दृष्टि से और सूक्ष्म दृष्टि से वे अत्यंत आकर्षक हैं। पुकारना। वांग चेन की चेतना का विस्तार जारी रहा और जल्द ही वह उस सीमा तक पहुंच गया जो उसने पहले हासिल किया था। हालांकि उसकी इच्छा अब शून्य के सच्चे ईश्वर के स्तर पर थी, इसलिए पिछली सीमा स्वाभाविक रूप से वर्तमान सीमा नहीं थी। यह अज्ञात था कि यह कितना समय था, लेकिन वांग चेन जिस स्थान का निरीक्षण कर सकता था उसमें पहले से ही संपूर्ण मानव क्षेत्र शामिल था। जितना अधिक वांग चेन ने अवलोकन किया, उतना ही अधिक उसे समझ में आया कि संपूर्ण आदिम ब्रह्मांड एक रेखा के साथ संचालित हो रहा था, ग्रहों और तारों से लेकर आकाशगंगाओं, तारा क्षेत्रों और यहाँ तक कि कुछ गुप्त क्षेत्रों तक। हालांकि यह रेखा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से प्रकट होती है, लेकिन इसका सार समान है। वांग चेन की आंखों में आत्मज्ञान था। हालांकि उन्हें कुछ विवरण समझ में नहीं आए, लेकिन सामान्य तौर पर उन्होंने संरचना को समझ लिया। अनंत समय और स्थान समान रूप से परिपूर्ण, दिव्य शारीरिक सफलता, अंतहीन समय और स्थान के स्तर को निर्धारित करने के बाद वांग चेन ने तुरंत कॉस्मिक मैसेंजर सिस्टम का अभ्यास करना बंद नहीं किया। चरम सीमा तक इसका अभ्यास करने के बाद ही वह रुका। फिर वांग चेन ने दैवीय शक्ति के प्रवाह के अध्ययन के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया। जैसा कि वांग चेन ने भविष्यवाणी की थी, हालांकि दैवीय शक्ति प्रवाह के आनुवंशिक स्तर को 90,000 गुना तक तोड़ना एक बड़ी सीमा थी। वांग चेन को एक अड़चन तक पहुंचने के बाद हमेशा नई प्रेरणाएं मिलेंगी और जल्द ही वह एक और डिजाइन तैयार करने में सक्षम होंगी। उत्तम जीन। पहले वांग चेन के क्लोन का लंबे समय से अध्ययन किया जा रहा था और अब वांग चेन का मूल शरीर भी इसमें शामिल हो गया और गति अचानक और भी तेज हो गई। इस समय अंतरिक्षयान के अंदरूनी क्षेत्र में आइस पीक के भगवान एक बर्फ के मंदिर पर सवार थे और एक हरे टोकन स्थान के आसपास आए थे। हाँ, मुझे यह मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यात्रा इतनी आसान होगी। आइस पीक के भगवान मंदिर में बैठे थे, उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। टूम शिप छोड़ने के बाद वह वांग चेन और पेंग गोंगजिचू से अलग हो गए और स्पेसशिप के आंतरिक क्षेत्र की सावधानीपूर्वक खोज कर रहे हैं। इस प्रकार के टोकन स्थान में इसके पिछले मालिक द्वारा छोड़े गए खजाने को बनाए रखने की एक निश्चित संभावना है। इसलिए बिंग फैन के भगवान को गलती से यह नीला टोकन प्राप्त होने के बाद उन्होंने तुरंत अंतरिक्षयान के आंतरिक क्षेत्र में इसकी खोज शुरू कर दी। आइस पीक के भगवान ने सोचा कि उसे ढूंढने से पहले उसे लंबे समय तक खोजना होगा, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से इतना भाग्यशाली था कि उसे बिना किसी प्रयास के सियान टोकन के अनुरूप सियान टोकन स्थान मिल गया। मुझे आशा है कि बड़ी फसल होगी, आइस पीक के भगवान ने अपने दिल में सोचा और फिर उसने हरे टोकन को सक्रिय कर दिया और जल्द ही वह हरे टोकन वाले स्थान में प्रवेश कर गया। वांग चेन को फिलहाल इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि अंतरिक्षयान में क्या हो रहा है। वह अभी भी अपनी खेती में डूबा हुआ था। पलक झपकते ही 3000 वर्ष और बीत गए। 92,000 गुना जीन पूरी तरह से निशान को तोड़ते हुए। पुकारना। वांग चेन ने तुरंत अपने सभी क्लोन एकत्र कर लिए और उसी समय उसके शरीर में दिव्य शक्ति का उदय हुआ। वांग चेन ने तुरंत अपनी चेतना से जुड़े अंतरिक्ष से अनंत प्रतिभा के साथ खिलते हुए एक फूल को बाहर निकाला और उसे एक घूंट में निगल लिया। बेशक शाश्वत सच्चा भगवान बनने के लिए किसी को कानून के प्रवाह का पालन करना होगा और सामान्य रूप से तोड़ना होगा। इस समय वांग चेन ने एक घूंट में पंखुड़ी को निगल लिया और उसने तुरंत महसूस किया कि उसके दिव्य शरीर से अनंत मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, लेकिन उसका दिव्य शरीर एक अथाह गड्ढे की तरह था जो पागलों की तरह सारी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और जल्दी से इसे दिव्य शक्ति में परिवर्तित कर रहा था। वास्तव में हुयू नाइट में फूल का इस तरह से उपयोग करना एक बहुत ही शानदार चीज है। आखिरकार यह एक खजाना है जो तुरंत ताकत की भरपाई कर सकता है। ये केवल तभी प्रभावी होता है जब आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। नींद के संचय को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करना निश्चित रूप से बर्बादी है, लेकिन वांग चेन को कोई परवाह नहीं थी। फाल्कन साम्राज्य के भगवान द्वारा छोड़े गए खजाने को पाने से पहले उनके पास इनमें से कई खजाने थे। अब जब उसने फाल्कन साम्राज्य के स्वामी द्वारा छोड़े गए खजाने की एक बड़ी संख्या प्राप्त कर ली थी, तो इन चीजों का उसके दिल में और भी कम महत्व था। लेकिन इस समय वांग चेन का दिव्य शरीर एक पल में 90,000 किलोमीटर की सीमा को पार कर गया और तेजी से विस्तारित हुआ। अनंत दैवीय शक्ति के संचार के साथ वांग चेन का दिव्य शरीर पलक झपकते ही 10 लाख किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया और फिर दसियों लाख किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर, 1 अरब किलोमीटर और दसियों अरब किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। दिव्य शरीर पागलों की तरह विस्तार कर रहा था और आकार में हर वृद्धि के साथ इसमें भारी मात्रा में दिव्य शक्ति समाहित थी। ये ज्ञात नहीं है कि यह कितना समय बीत चुका था, लेकिन इस समय वांग चेन का दिव्य शरीर एक प्रकाश वर्ष से अधिक बढ़ गया था। हालांकि यह अभी भी 9 पाताल के भगवान के 9 पाताल सागर से आकार में छोटा था, लेकिन दिव्य शक्ति की कुल मात्रा लगभग इसके बराबर थी। वांग चेन का आनुवंशिक स्तर 90,000 गुना अधिक है, जिसका अर्थ है कि उनकी दिव्य शक्ति की गुणवत्ता आनुवंशिक रूप से परिपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान की गुणवत्ता से 9 गुना अधिक है। इसलिए भले ही उसके दिव्य शरीर का आकार इस समय 9 पाताल सागर जितना बड़ा नहीं है, उसकी दिव्य शक्ति की वास्तविक कुल मात्रा पहले से ही दूसरे पक्ष के बराबर है। हालांकि वांग चेन स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और विशाल दिव्य शरीर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। ये दिव्य शरीर के बारे में भयानक बात है, जिसमें 90,000 गुना जीन और अनंत आकार हैं। दिव्य शरीर के इस स्तर तक फूलने के बाद विकास दर धीमी हो गई है।
आखिरकार हर बार जब वान चेन का दिव्य शरीर थोड़ा बढ़ता है तो उसमें निहित दिव्य शक्ति बहुत बड़ी होती है और इसे यूं ही पूरा नहीं किया जा सकता है। जब वान चेन का दिव्य शरीर तेजी से बढ़ रहा था, अचानक कैस सिटी के भगवान ने उन्हें एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि उसके लिए जाना महत्वपूर्ण मामला है। ठीक है, कैस सिटी के भगवान ने मना नहीं किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कहाँ बात करते हैं। इसलिए वान चेन ने सीधे कैस सिटी के भगवान को अपना वर्तमान स्थान बताया। शेनवू पर्वत मानचित्र। हालांकि वान चेन का स्थान बहुत दुर्गम था, ब्रह्मांड के भगवान की गति के साथ वह फिर भी जल्दी से यहाँ पहुंच गया। शून्य में एक लहर के बाद कैस सिटी के भगवान और आइसपीक के भगवान, जो अभी अभी ब्रह्मांड के सागर से लौटे थे, बाहर चले गए। मुझे याद है कि यह जगह बहुत उजाड़ है। क्या वुजियन यहाँ अभ्यास कर रहा है? बिंगफेन के भगवान थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। ये गलत नहीं हो सकता। अराजकता शहर के भगवान ने अपना सिर हिलाया। ये पहली बार था जब वह वान चेन को देखने के लिए यहाँ आए थे। अचानक दोनों ने ऊपर देखा और बहुत दूर देखने लगे। उन्होंने वान चेन की सांस को महसूस किया और यह बेहद विशाल थी। वह आपका प्रशिक्षु आइसपीक के भगवान ने मुड़कर अराजकता शहर के भगवान की ओर देखा। कुछ ही दूरी पर एक जीवन था और उसकी शक्ल पूरी तरह से एक इंसान की तरह थी, या यूं कहें कि वह वान चेन की तरह दिखती थी। लेकिन ये बहुत बड़ा था। क्या हो रहा है? आइसपीक का भगवान पूरी तरह से स्तब्ध था। यही कारण होना चाहिए कि वान चेन ने हमें यहाँ आने के लिए कहा। कैस सिटी लॉर्ड ने कहा, चलो चले और देखें। अच्छा है। कैस सिटी के भगवान और आइसपीक के भगवान तेजी से पास आए और उन्होंने जल्द ही यहाँ 7 मंदिरों को इंतजार करते देखा। शिक्षक अंकल बिंगफेक, अंदर आओ। बुलाओ बुलाओ। कैस सिटी के भगवान और आइसपीक के भगवान ने संकोच नहीं किया और वे दोनों तेजी से उड़ गए। ये वास्तव में दैवीय शक्ति का अवतार है। वान चेन ने सिर हिलाया और कहा, मेरा मूल शरीर अब सुविधाजनक नहीं है और मैं अवतार नहीं बना सकता, इसलिए मैं केवल दिव्य शक्ति अवतार का उपयोग कर सकता हूँ। अंकल बिंगफेन को इसे समझने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वान चेन ने मुस्कुराते हुए पूछा, उस आकार का दिव्य शरीर कितना भयानक होगा। संपूर्ण आदिम ब्रह्मांड में 9 पाताल के स्वामी के 9 पाताल सागर के अलावा किसी ने भी किसी अन्य के दिव्य शरीर के इतना महान होने के बारे में नहीं सुना है। समस्या यह है कि 9 पाताल लोक के भगवान का जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ था, जो कि आदिकालीन ब्रह्मांड द्वारा पोषित एक चमत्कारी जीवन रूप था, जबकि वान चेन का दिव्य शरीर पहले सामान्य आकार का था। गुरुजी, मेरा दिव्य शरीर परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जब तक परिवर्तन पूरा हो जाता है, पिछली योजना शुरू हो सकती है। वान चेन ने अराजकता शहर के भगवान से कहा। अराजकता शहर के भगवान ने हल्की सी आह भरी। इस समय वो पूरी तरह से समझ गया कि वान चेन ने उसे सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए आने के लिए कहा था कि वान चेन वास्तव में आसानी से छठे स्तर के सैकड़ों क्लोन बना सकता है। इस समय कैस सिटी का भगवान वास्तव में बेहद आश्वस्त था। आइसपीक का भगवान कुछ हैरान था। बिंगफेक, आप बाद में शेनवू पर्वत का नक्शा देख सकते हैं। बिल्कुल। आइसपीक के भगवान ने तुरंत सिर हिलाया। शेनवू पर्वत का मानचित्र। वान चेन अचानक स्तब्ध रह गए। क्या शेनवू पर्वत का कोई नक्शा है? उसे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? मैंने तुम्हें केवल इस पर चर्चा करने के लिए आने के लिए कहा था। कैस सिटी लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, बिंगफेक, तुम मुझे खुद बताओ। आइसपीक के भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने धीरे धीरे ब्रह्मांडीय समुद्र में अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। ये वास्तव में जटिल नहीं था। नीले टोकन स्थान में प्रवेश करने के बाद उन्होंने उस स्थान के पिछले मालिक के अवशेषों की खोज की। उस स्थान का पिछला मालिक अनगिनत पुनर्जन्मों से एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी था। उस वरिष्ठ के अनुसार उसने प्रतिबंध लगा दिया। मुझे मिला नीला टोकन ब्रह्मांड समुद्र में तभी फिर से दिखाई देगा जब उसे शेनवू पर्वत के जन्म का एहसास होगा। बिंगफेन के भगवान ने भावुक होकर कहा, मैं भी भाग्यशाली हूँ। नीला टोकन दिखने के कुछ देर बाद ही मुझे वह मिल गया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वान चेन चुप रहे। आइसपीक लॉर्ड को देखकर, जो भावना से भर गया था, वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। अगर वह उसे सीधे सच बता दे तो क्या ये बहुत हतोत्साहित करने वाला होगा। उस वरिष्ठ के संदेश के अनुसार शेनवू पर्वत वास्तव में बेहद खतरनाक है। वहां मौजूद खतरे 3 महान निश्चित क्षेत्रों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक भयानक हैं। हालांकि वहां कुछ बेहद शक्तिशाली खजाने और विरासत भी हैं, जो पुनर्जन्म से परे जाने के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइसपीक के भगवान हंसे। यदि कोई मार्गदर्शन नहीं है तो इसमें प्रवेश करना एक धन्यवाद रहित कार्य होगा। हालांकि इस मानचित्र के आधार पर हम मनुष्यों को कुछ हासिल करने की पूरी उम्मीद है, बहुत कम लागत पर कुछ लाभ। यह नकली होना चाहिए, वान चेन ने अचानक कहा। नकली? शिक्षक अंकल बिंगफेन, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने में सहज नहीं हूँ, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि शेनवू माउंटेन में कोई अवसर नहीं होंगे, केवल अंतहीन खतरे होंगे। वान चेन ने फाल्कन साम्राज्य के भगवान के मामले को बताना नहीं चुना। फाल्कन साम्राज्य के राजा ने भी उसे यही निर्देश दिया था। बाजू का राजा शत्रुओं से रहित नहीं है। हालांकि अनगिनत साल बीत चुके हैं, जब तक उसके दुश्मन सक्रिय रूप से मौत की तलाश नहीं करते, तब तक उन्हें अभी भी जीवित रहना होगा। एक बार जब दूसरे पक्ष को वान चेन और शेनवू पर्वत के बीच संबंध का पता चल गया, तो वान चेन मर जाएगा, भले ही वह ब्रह्मांडीय समुद्र में हो। सामान्य देव राजाओं के पास वास्तव में ब्रह्मांडीय समुद्र की गहराई तक आने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फाल्कन साम्राज्य के भगवान के स्तर के प्राणियों के लिए वे कुछ प्रतिबंधों के कारण आसानी से यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, वान चेन स्वाभाविक रूप से इस तथ्य का खुलासा नहीं करेंगे कि उन्हें शेनवू पर्वत विरासत में मिला था। इस तरह की चीजों के लिए जितने अधिक लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके लीक होने का खतरा उतना ही अधिक होगा, यहाँ तक कि अंतरिक्ष के महासागर में भी। बैंगनी चंद्रमा की पवित्र भूमि की साजिश के माध्यम से देखना, ये वान चेन के शब्दों ने कैस सिटी के भगवान और आइसपीक के भगवान को खामोश कर दिया। एक ओर आइसपीक के भगवान ने इसे अपनी आंखों से देखा और दूसरी ओर वान चेन ने एक गंभीर वादा किया। हालांकि वान चेन ने कोई कारण नहीं बताया। कैस सिटी के भगवान और आइसपीक के भगवान अभी भी अवचेतन रूप से वान चेन में विश्वास करते थे, और कोई कारण नहीं है। वान चेन अब मानव जाति का असली स्तंभ है। पिछली बार अंतरिक्ष यान पर बिंगफेक के भगवान ने वान चेन द्वारा मानव जाति के लिए प्रतिष्ठा स्थापित करने का दृश्य अपनी आंखों से देखा था। उनके दिल में वान चेन का दर्जा अभी भी काफी ऊंचा है। इस समय वह पहले ही उस विशाल कुल्हाड़ी के संस्थापक को पकड़ चुका है जिसने अनगिनत वर्षों तक मानव जाति की रक्षा की है। बेशक वह वान चेन की बातों को गंभीरता से लेंगे। कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब्बू जियान ने जो कहा उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत आसानी से चल रहा था। मैं अनगिनत वर्षों से ब्रह्मांड की खोज कर रहा हूँ और मैं पहले से ही जानता हूँ कि मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन इस बार मैं लापरवाह था। तो क्या सचमुच कोई समस्या है? कैस सिटी के भगवान से पूछा। हाँ, कोई मेरे खिलाफ साजिश रच रहा होगा, आइसपीक के भगवान ने कहा, और फिर उसने अपना सिर हिलाया। ये वुजियन होना चाहिए। बिंगफेन के भगवान ने आह भरी। वान चेन ने बात नहीं की।
उन्होंने कैसिटी लॉर्ड और दूसरे व्यक्ति के विश्लेषण को सुना और अपने दिल में सहमति व्यक्त की कि यह योजना संभवतः उनके लिए लक्ष्य थी और इसके पीछे का मास्टरमाइंड पर्पल मून होली लैंड होना चाहिए। आखिरकार टूम बोर्ड से पहले वांग चेन को एहसास हुआ कि पर्पल मून होली लैंड के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के पीछे एक साजिश थी। पर्पल मून पूर्वज मूल ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहते थे और संभवतः उन्हें अपना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानते थे। बिंग फैन के भगवान थोड़ा स्तब्ध थे। यदि दिव्य शरीरों में अंतर बहुत अधिक है तो बहुत संभव है कि आप अधिक शक्तिशाली होंगे, लेकिन भीषण लड़ाई के बाद आप बेहद थक जाएंगे जबकि प्रतिद्वंद्वी का बाल भी बांका नहीं होगा। अंकल बिंग फैन, कृपया मुझे शेनमू पर्वत का नक्शा दीजिए, वांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। दे दो। आइस पीक के भगवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के वांग चेन को एक नक्शा फेंक दिया। यह अभी भी एक रेशम खींचने वाला आरेख है, टीएस। वांग चेन ने मुस्कुराते हुए नक्शे पर नजर डाली और फिर वही देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि नक्शा काफी विस्तृत था। शेनमू पर्वत की तलहटी में एक बड़ा क्षेत्र स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया था। ऐसा लग रहा था कि पर्पल मून होली लैंड ने इसमें बहुत प्रयास किया था। आइस पीक के भगवान ने अफसोस जताया कि भले ही कुछ बेहद बड़े पैमाने के डोमेन प्रकार के खजाने इस तरह के दिव्य शरीर से पूरी तरह बंधे हों, ये केवल उस पर कपड़े का एक टुकड़ा डालने के बराबर होगा। दिव्य शरीर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, मूल ब्रह्मांड में उसकी शक्ति अभी भी सीमित है। कैस सिटी के भगवान ने कहा, कुंजी अभी भी वांग चेन का क्लोन है, ये युद्ध का निर्णय लेने की कुंजी है। आइस पीक के भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया, ये वास्तव में मामला था। कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। वांग चेन तारों से भरे आकाश में खड़ा था और उसका चमत्कारी दिव्य शरीर अचानक तेजी से सिकुड़ने लगा और गायब हो गया। पलक झपकना। वाह! कैस सिटी लॉर्ड और आइस पीक लॉर्ड के सामने अचानक उतार चढ़ाव हुआ और वांग चेन उनके सामने आ गए। शिक्षक, अंकल बिंग फैन, मुझे आपको लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए खेद है, वांग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि हमारे लिए आकार बदलना मुश्किल नहीं है, जब आप इतने बड़े दिव्य शरीर हैं तो आप इतने छोटे कैसे हो गए? बिंग फैन के भगवान भी थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वांग चेन को अब से आसानी से नहीं भेजा जा सकेगा। आखिरकार जब दिव्य शरीर इतना विशाल हो जाता है तो उसकी हर गतिविधि मूल ब्रह्मांड में विनाशकारी आपदाओं का कारण बनेगी। किसने सोचा होगा कि इतना विशाल दिव्य शरीर वास्तव में छोटा हो सकता है? दिव्य शरीर के आकार की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से इच्छानुसार इसे छोटा कर सकता हूँ, वांग चेन ने बताया कि जब कैस सिटी लॉर्ड और दूसरे व्यक्ति ने इसके बारे में पूछा तो वांग चेन ने उन्हें दिव्य शक्ति के प्रवाह के बारे में पहले ही बता दिया था। इसलिए वांग चेन के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद वे दोनों जल्दी से समझ गए। उसके टूटने के बाद ही उसका दिव्य शरीर विकसित होता रह सकता है। जब वह दिव्य राजा की अवस्था में पहुंचेगा तो वह करोड़ों प्रकाश वर्ष का दिव्य शरीर होगा। थोड़ी देर तक कैस सिटी के भगवान और आइस पीक के भगवान से बात करने के बाद वांग चेन ने अचानक कहा, शिक्षक, मैं ब्रह्मांड सागर में जाना चाहता हूँ ये देखने के लिए कि पर्पल मून पवित्र भूमि ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। ठीक है, मानव शिविर के कई ब्रह्मांड स्वामी अभी तक वापस नहीं आए हैं और महान कुल्हाड़ी भी वापस नहीं आए हैं। अभी अंतर कबीले युद्ध शुरू करने का समय नहीं है। अराजकता के भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, लेकिन बेहतर होगा कि आप जल्दी जाएं और जल्दी वापस आ जाएं। चिंता मत करो शिक्षक, वांग चेन ने तुरंत सिर हिलाया। वह 300,000 साल पहले जो था उससे बिल्कुल अलग है। और तो और शेनमू माउंटेन अभी भी उनका घरेलू मैदान है। क्या उसके लिए पर्पल मून पवित्र भूमि पर कब्जा करना आसान नहीं होगा? ठीक है, कैस सिटी के भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वांग चेन ने और कुछ नहीं कहा और वह जल्दी से कैस सिटी के भगवान और आइस पीक के भगवान के सामने गायब हो गया। बिंग फेक, आप वांग चेन को नहीं जानते, कैस सिटी लॉर्ड ने हंसते हुए कहा। वह लुओ फैन से अलग है। वह कभी भी खुद को खतरे में नहीं डालेगा जब तक कि वह पूरी तरह से आश्वस्त न हो। अच्छा ऐसा है। आइस पीक लॉर्ड ने थोड़ा सिर हिलाया और उसे राहत मिली। फिर उसने अचानक पूछा, लुओ फैन की बात करें तो वह टूम बोट में कैसा कर रहा है? लुओ फैन ने लंबे समय से आभासी ब्रह्मांड में लॉग इन नहीं किया है और मैं उसकी स्थिति नहीं जानता। कैस सिटी के भगवान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आखिरी बार मैंने उसे 200,000 साल पहले देखा था। उस समय उसने 5वें स्तर की गुप्त तकनीक बनाई थी। यह अफसोस की बात है कि ब्रह्मांड गुरु लुओ फैन ने 5वें स्तर की गुप्त तकनीक बनाई है, लेकिन वह डुआन डोंगी की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है। ब्रोकन ईस्ट नदी का परीक्षण वास्तव में असामान्य है। बिंग फैन के भगवान ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और फिर उन्होंने कहा, यह अच्छी बात है कि लुओ फैन सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि उसे कुछ एहसास हुआ है। अगर उसे कोई सुराग नहीं होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं होता। वांग चेन बहुत तेज था। उसने तुरंत मूल ब्रह्मांड को छोड़ दिया और सीधे शेनमू पर्वत की ओर चला गया। कुछ ही समय बाद वांग चेन शेनमू पर्वत पर लौट आया। जैसे ही वह शेनमू पर्वत में दाखिल हुआ, वांग चेन को तुरंत लगा कि कोई उसे अंधेरे में घूर रहा है। वह व्यक्ति छुपने में बहुत अच्छा होगा। यदि यह ब्रह्मांड या समुद्र में होता तो वांग चेन को भी शायद दूसरे व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल हो जाता, लेकिन दुर्भाग्य से ये शेनमू पर्वत है। वांग चेन को लगा कि उसका अपने परिवेश पर स्पष्ट नियंत्रण है और वह हंसना चाहता था। हालांकि वह अभी भी शेनमू पर्वत के मूल भाग को पूरी तरह से परिष्कृत करने से बहुत दूर है, लेकिन वह पर्वत के तल पर अधिकांश स्थानों को नियंत्रित कर सकता है। यहाँ उसे घूरना पूरी तरह से हास्यास्पद है। अपने मन में सोचते हुए वांग चेन ने संकोच नहीं किया। वह आइस पीक के भगवान द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार आगे बढ़ना शुरू कर दिया और थोड़ा थोड़ा करके खोजबीन करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने अपने कई खजानों को दिखाने की भी पूरी कोशिश की ताकि पर्पल मून होली लैंड के लोग सोचे कि वह असली है। थोड़ी देर तक खोज करने के बाद वांग चेन को वास्तव में एक खजाना मिला। ये वास्तव में सबसे शक्तिशाली खजाना है। वांग चेन के हाथ में तलवार थी और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। शेनमू पर्वत की तलहटी में खजाना। ये सबसे शक्तिशाली और कीमती तलवार केवल पर्पल मून पवित्र भूमि द्वारा यहाँ रखी गई चारा हो सकती है। आखिरकार आमतौर पर कहें तो वांग चेन सबसे पहले रास्ता तलाशने के लिए अपना क्लोन भेजेंगे। यदि कोई लाभ नहीं हुआ तो वांग चेन अपने वास्तविक शरीर को बाद में जोखिम कैसे लेने दे सकता था? कितने अफसोस की बात है, ये बिल्कुल एक सच्चा ईश्वर स्तरीय हथियार है। वांग चेन को तलवार पर गुप्त पैटर्न समझ में आने के बाद उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। सच्चे ईश्वर स्तर के हथियारों में सीमित रहस्यमय पैटर्न होते हैं और उच्चतम स्तर शक्ति का 9वां स्तर होता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है। पर्पल मून पूर्वज मूल्य का पारखी है। उसके लिए सभी हथियारों की बराबरी करना असंभव है। इसके अलावा वह सिर्फ शून्य का सच्चा भगवान है। मुझे लगता है कि पर्पल मून पवित्र भूमि में कई उच्च स्तरीय खजाने नहीं हैं। वांग चेन ने अपना सिर हिलाया और सोचा और जल्द ही वह आगे बढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वांग चेन आगे बढ़े, खतरे और भी अधिक हो गए। यहाँ तक कि मानचित्र के मार्गदर्शन के साथ भी एक साधारण सच्चा देवता संभवतः यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। ब्रह्मांड के स्वामी तो दूर की बात है।
यदि वान चेन को शेनमू पर्वत की स्थिति का पता नहीं था, यदि मानव जाति मानचित्र प्राप्त करने के बाद भी खोज जारी रखना चाहती थी, तो कार्रवाई करना केवल वान चेन या जॉइंट एक्स पर निर्भर होता। हालांकि जल्द ही वान चेन को एक और खजाना मिल गया। इस तरह की गुप्त विधि केवल बैंगनी चंद्रमा पूर्वज द्वारा दर्ज की जा सकती है, लेकिन ये ब्रह्मांड के महासागर में मौजूद नहीं हो सकती है और इसे लोगों द्वारा नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि 11वें स्तर की गुप्त विधि सच्चे देवताओं के स्तर को पार कर गई है। हालांकि शेनमू पर्वत मूल ब्रह्मांड के प्रभाव को अवरुद्ध कर सकता है और इस गुप्त विधि को दुनिया में प्रकट होने की अनुमति दे सकता है। इस समय सामने खतरा और भी भयावह होता जा रहा था। वान चेन ने अनुमान लगाया कि पहले ब्रह्मांडीय समुद्र में उसने जो ताकत दिखाई थी, उसके आधार पर अगर वह आगे बढ़ना चाहता है तो उसे बाहर जाना होगा और बहुत सावधान रहना होगा। केवल क्लोन के भरोसे आगे बढ़ना कठिन है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वान चेन भी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे। अज्ञात समय के बाद वह अंततः एक नए खतरनाक क्षेत्र में आ गया। ये 9 रंगों वाला अरोरा क्षेत्र होना चाहिए। वान चेन ने चारों ओर देखा और उसे खतरे का कुछ एहसास हुआ। पूरे शेनमू पर्वत में कुल 10,081 9 रंगीन अरोरा क्षेत्र हैं। एक एकल 9 रंग वाले अरोरा क्षेत्र को केवल एक सामान्य खतरनाक स्थान माना जा सकता है, लेकिन जब कोई इसे सक्रिय रूप से सक्रिय करता है तो 10,081 9 रंग वाले अरोरा क्षेत्र मिलकर एक 10,000 क्लेश प्रकाश क्षेत्र बनाएंगे, जो वास्तव में विनाशकारी है। बेशक वान चेन अब एक ही समय में 10,081 9 रंगीन अरोरा क्षेत्र को सक्रिय करने में सक्षम होने से बहुत दूर है और एक ही पर्याप्त है। 9 रंगों वाले अरोरा क्षेत्र में 9 प्रकार के अरोरा हैं और हर एक भयानक रूप से शक्तिशाली है। हालांकि इन अरोराओं का विस्फोट एक नियमित पैटर्न का पालन करता है और वान चेन स्वाभाविक रूप से इस पैटर्न से अच्छी तरह वाकिफ है। बेशक इस पैटर्न का उल्लेख हाईस्पीड के भगवान द्वारा दिए गए मानचित्र में भी किया गया था, लेकिन ये गलत था और बहुत गलत था। वान चेन ने पहले जिन खतरनाक जगहों का दौरा किया था, उनमें से कुछ का वर्णन भी मानचित्र में किया गया है। हालांकि कुछ विवरण वास्तविक स्थितियों से भिन्न थे, लेकिन वे 9 रंग वाले अरोरा क्षेत्र की तरह अपमानजनक नहीं थे। इसलिए वान चेन ने निष्कर्ष निकाला कि यह हमले के लिए पर्पल मून होली लैंड द्वारा चुना गया स्थान था। 8 सच्चे देवता जैसे ही वान चेन ने 9 रंगों वाले अरोरा क्षेत्र में कदम रखा, 2 लोग दूर शून्य में चुपचाप उसे देख रहे थे। क्या ये वास्तव में अंडरवर्ल्ड के भगवान का असली रूप है? ये सही होना चाहिए। जिन लोगों को हमने विभिन्न स्थानों पर निगरानी रखने के लिए व्यवस्थित किया था, उन्होंने बताया कि अंडरवर्ल्ड के भगवान ने रास्ते में अपने लगभग सभी सबसे शक्तिशाली खजाने का इस्तेमाल किया। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पहुंचना कितना मुश्किल है। अंडरवर्ल्ड के भगवान ने यहाँ पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने केवल एक क्लोन भेजा था, इसलिए कोई मौका नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत आसानी से चल रहा है? हमें योजना बनाए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है और अंडरवर्ल्ड का भगवान वैसे ही यहाँ है। क्या ऐसा हो सकता है कि मानव जाति ने हमारी योजना को समझ लिया है? यदि ऐसा है तो राक्षसी दुनिया के भगवान यहाँ क्यों प्रकट होंगे? उन्हें नुकसान की परवाह नहीं है उसका क्लोन, लेकिन उसे अपने ऊपर मौजूद शक्तिशाली खजानों के ढेर की भी परवाह नहीं है। ये सच है, चाहे कुछ भी हो, चूंकि अंडरवर्ल्ड का भगवान यहाँ है, हमें कार्रवाई करनी ही होगी। अन्यथा वे आमंत्रित स्वामी सहमत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलो इसे योजना के अनुसार करते हैं। उन दोनों ने तेजी से बात की और पलक झपकते ही फैसला ले लिया। बुलाओ। अदृश्य लहरें एक पल में पूरे अंतरिक्ष में फैल गईं और एक पल में कई आकृतियां जो पहले छिपी हुई थी, अब छिपी नहीं रही। लेकिन इस व्यक्ति को जो आश्चर्य हुआ वह ये था कि इस समय वान चेन की सांसें स्थिर थी और उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल भी नहीं बदले थे, जैसे कि उसे इस दृश्य की उम्मीद थी। वहाँ बहुत सारे लोग हैं। वान चेन ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए आह भरी। पर्पल मून पवित्र भूमि के 2 सच्चे देवताओं के अलावा वास्तव में 6 और सच्चे देवता थे। दूसरे शब्दों में इस बार वान चेन से निपटने के लिए 8 सच्चे देवता आ रहे हैं। ये समझ में आता है कि पर्पल मून पवित्र भूमि मुझसे निपटना चाहती है। वान चेन ने धीरे से उस दिशा में देखा जहां अनगिनत फूलों से ढका हुआ ब्लड ऑर्किड पूर्वज था। तुम्हारे लिए मेरे साथ व्यवहार करना उचित है। ब्लड ऑर्किड पूर्वज। बुक्सियन के भगवान, क्या यह आपका क्लोन है जो आया है? ब्लड ऑर्किड पूर्वज ने ठंडे चेहरे से पूछा। जाहिर है, ब्लड ऑर्किड पूर्वज ने वान चेन की वर्तमान उदासीनता की व्याख्या इस प्रकार की कि वान चेन स्वयं बिल्कुल नहीं आए थे। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वान चेन ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसकी दिशा में देखना जारी रखा। जर्ग की रानी, क्या आप ब्रह्मांडीय महासागर के मामलों में शामिल हो रही हैं? वान चेन ने पूछा। जो ही सच्चे भगवान, 9 सिर वाले दानव भगवान और कंकाल भगवान। वान चेन ने अंतिम 3 लोगों को देखा। ये 3 लोग शायद उससे निपटने के लिए पर्पल मून होली लैंड की मुख्य ताकतें थे। उनमें से 3 ब्रह्मांड में शीर्ष सच्चे देवता थे। 9 सिर वाले दानव भगवान और कंकाल भगवान दोनों शक्तिशाली प्राणी हैं जो दिव्य नेत्र कबीले के पहले सच्चे भगवान के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि जोही ज़ेनशेन एक अकेले सच्चे देवता हैं, लेकिन उनकी ताकत दिव्य नेत्र कबीले के पहले सच्चे भगवान से कम नहीं है। वान चेन ने पहले ब्रह्मांड सागर में जो ताकत दिखाई थी, उसके अनुसार उन तीनों में से कोई भी अपनी दिव्य शक्ति लाभ पर भरोसा करते हुए संभवतः शेनमू पर्वत में अकेले वान चेन को दबा सकता था। यदि उन तीनों ने एक ही समय में हमला किया, साथ ही उनके आसपास के 5 सच्चे देवताओं की मदद से, भले ही वान चेन के पास भयानक संख्या में शक्तिशाली खजाने हो, उनके लिए बचना शायद असंभव होगा। लॉर्ड वुजियन, मैं आपके साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन पर्पल मून पवित्र भूमि ने बहुत कुछ दिया। 9 सिरों वाले दानव भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। विशेष रूप से पुनर्जन्म के बारे में जानकारी, कोई रास्ता नहीं है कि मैं इसे जाने दूं। 9 सिरों वाले दानव भगवान हंसे और बोले, भले ही आप मेरे वास्तविक स्वरूप नहीं हैं, भगवान वुजियन, आपके शक्तिशाली खजाने नकली नहीं हो सकते हैं, है ना? यदि आप इन शक्तिशाली खजानों को खो देंगे तो आपके पास कितनी ताकत बचेगी? जी तू सही है। कंकाल कबीले के कंकाल मास्टर ने भी व्यंग्य किया। हर कोई, इस आदमी से बात करने में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए पहले उसे नीचे उतारने के लिए मिलकर काम करें। शायद वह पहले सिर्फ झांसा दे रहा था। करो। बैंगनी चंद्रमा पवित्र भूमि के सफेद वस्त्रधारी सच्चे देवता की आंखों में भी आशा की किरण जगी। शायद नाटकीय मामलों का स्वामी वास्तव में सिर्फ झांसा दे रहा था। वह अपने साथ इतने सारे शक्तिशाली खजाने लाया था। ये कैसे संभव हो सकता है कि जो आया वह सिर्फ एक क्लोन था? पर्पल मून होली लैंड ने भारी कीमत पर जिस घात की व्यवस्था की थी, वह संभवतः व्यर्थ नहीं हो सकती। इस घात के आयोजक के रूप में पर्पल मून होली लैंड, जैसे ही सफेद वस्त्र पहने सच्चे भगवान ने अपना मुंह खोला, सभी 8 सच्चे भगवान एक पल में विस्फोट हो गए। हम अचानक शून्य में एक अत्यंत तीव्र कंपन हुआ और फिर विभिन्न रंगों के ध्रुवीय प्रकाश फूट पड़े। भयानक अरोरा तुरंत क्षेत्र प्रकार के सबसे शक्तिशाली खजाने द्वारा गठित क्षेत्रों में घुस गए और सभी दिशाओं से मारे गए। इस समय इस संसार में अरोरा क्यों फूटेगा? 8 सच्चे देवताओं की अभिव्यक्तियां काफी बदल गईं। वे अरोरा की इस दुनिया में लंबे समय से छिपे हुए थे और वे यहाँ अरोरा विस्फोट के पैटर्न के बारे में भी कुछ जानते थे। तार्किक रूप से कहें तो इस समय ये ध्रुवीय किरणें नहीं फूटनी चाहिए।
वांग चेन का दिमाग घूम गया और एक पल में भयानक ऊर्जा उसमें उभर आई। दुनिया उछाल 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 उछाल। चुपचाप 8 पिंजरे बनाए गए। वे 8 लोग जो अभी भी अरोरा के हमलों से बच रहे थे, उन्हें पकड़ लिया गया और सीधे 8 पिंजरों द्वारा कवर कर लिया गया। जब से तुम यहाँ हो, कोई भी नहीं जा सकता, वांग चेन ने व्यंग्य किया। फिर वह आगे बढ़ा और पिंजरे की ओर उड़ गया जहाँ 9 सिर वाला दानव भगवान था। कुचलना और समर्पण करना, ये यहाँ है। 9 सिर वाले दानव भगवान ने सावधानी से चारों ओर देखा। वह बस उन भयानक अरोराओं से बच रहा था जो उसकी ओर सीटी बजा रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वह इस पूरी तरह से अज्ञात दुनिया में आ गया। आसपास का वातावरण खाली और शून्य था, जैसे कि जगह पूरी तरह से दबा दी गई हो। यहाँ कोई भी स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया जा सका। अधिक दूर के स्थान पर 9 सिर वाले दानव भगवान को भी एक शक्तिशाली सीलिंग बल महसूस हुआ, जिससे उन्हें थोड़ा असहज महसूस हुआ। अचानक 9 सिर वाले दानव भगवान की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अन्य लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इससे भी बुरी बात यह है कि बाहरी दुनिया में रह गए उनके अवतार का भी उनसे संपर्क टूट गया। दूसरे शब्दों में, वह पूरी तरह से संपर्क से बाहर था। इस समय 9 सिरों वाला दानव भगवान, वांग चेन की आवाज अचानक 9 सिर वाले दानव भगवान के पीछे से आई। अंडरवर्ल्ड के भगवान 9 सिरों वाला दानव भगवान आवाज सुनकर पीछे मुड़ा और उम्मीद के मुताबिक वांग चेन को देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपके साथ इस हताश जगह में फंस जाऊंगा, नाटकीय दुनिया के भगवान। 9 सिर वाले दानव भगवान ने सतर्कता से कहा, आइए हम अपनी पिछली गलतफहमियों के बारे में बात न करें। इस अज्ञात जगह में आप बिना किसी कारण के मुझसे मौत तक नहीं लड़ना चाहते, ठीक है? 9 सिर वाले दानव भगवान ने अपनी खुली आंखों से वांग चेन को देखा। इस समय उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि यह सब दूसरे पक्ष के कारण हुआ था। उन्होंने शेनमू पर्वत में वुक्सियन के भगवान पर घात लगाने की योजना बनाई, लेकिन ये पता चला कि दूसरे पक्ष का इस स्थान से कोई अज्ञात संबंध था। जाओ और शांति से मरो। वांग चेन ने अपना हाथ बढ़ाया और एक पल में मूठ पर काले रत्न जड़ित एक शुद्ध सफेद तलवार उसके हाथ में दिखाई दी। पुकारना। वांग चेन भड़क गया और 9 सिर वाले दानव भगवान की ओर दौड़ पड़ा। 9 सिर वाले दानव भगवान ने ज्यादा डर नहीं दिखाया। हालांकि वह वांग चेन के जाल में फंस गया, लेकिन उसे नहीं लगा कि वह वास्तव में एक हताश स्थिति में था। आखिरकार ब्रह्मांड के महासागर में भी वह सबसे मजबूत आदमी है और वह किसी भी खतरनाक स्थिति में अपनी जान बचाने के लिए पर्याप्त आश्वस्त है। इसके अलावा ये शेनमू पर्वत है, वह उस समय की तुलना में अधिक शक्तिशाली है जब वह ब्रह्मांड सागर में था। तो जिस क्षण वांग चेन आगे बढ़े, 9 सिर वाले दानव भगवान भी सीधे आगे बढ़े। उसी समय उन्होंने अपना प्रसिद्ध हथियार 9 सिर वाली जादुई छड़ी भी निकाल ली। वांग चेन ने एक पल में अपनी तलवार काट ली और 9 सिर वाले दानव भगवान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया और उग्र राक्षसी लगते वांग चेन की ओर बढ़ी। पुकारना। ब्लेड तेजी से चमका और जैसे ही उस पर 9 सिर वाले दानव भगवान का हमला हुआ, वह आसानी से उसमें घुस गया। 9 सिरों वाला दानव भगवान अविश्वास से भर गया था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि वुक्सियन का भगवान वास्तव में ब्रह्मांड का भगवान था और उसके पास विशेष साधनों की मदद से ही इतनी शक्तिशाली ताकत थी? इस शेनमू पर्वत में कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। नहीं, भले ही वुक्सियन का भगवान ब्रह्मांड में सबसे मजबूत है, वह अधिक से अधिक मेरे जैसा ही है। वह मुझसे इतना अधिक मजबूत कैसे हो सकता है? 9 सिरों वाला दानव भगवान वास्तव में भ्रमित था। किसी भी दृष्टि से प्रतिद्वंद्वी उनसे अधिक शक्तिशाली न हो, परंतु वे धराशायी हो गए। एक ही चाल में मजबूत और कमजोर के बीच का अंतर स्पष्ट हो गया। दैवीय शक्ति के संदर्भ में मेरे पास 90,000 गुना अधिक जीन है। यहाँ तक कि शेनमू पर्वत में भी मैं आपसे लगभग 10 गुना ही बदतर हूँ। लेकिन मैंने 9वें स्तर की गुप्त विधि बनाई है। मैं सबसे शक्तिशाली और कीमती तलवार पर भरोसा करता हूँ, जो 10वें स्तर की शक्ति भी लगा सकती है। आप मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? वांग चेन ने अपने दिल में व्यंग्य किया। उसने 9 सिर वाले दानव भगवान को सांस लेने का मौका नहीं दिया और सीधी तलवार से उसे मार डाला। उछाल उछाल उछाल। दोनों पक्ष बार बार भिड़े और जल्द ही 9 सिर वाले दानव भगवान ने स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया। यदि वह लड़ना जारी रखता तो मर जाता, लेकिन दुर्भाग्य से इस देवताओं की जेल में चाहे वह अपनी जान बचाने के लिए कोई भी साधन इस्तेमाल करे, वह बेकार होगा। वांग चेन की अनुमति के बिना 9 सिरों वाला दानव भगवान यहाँ से भाग नहीं सका। भीषण लड़ाई के बाद वांग चेन को अपनी वर्तमान ताकत का स्पष्ट एहसास हुआ। उसने अब इसे नहीं छिपाया और सीधे एक और तुरुप का पत्ता निकाल लिया। जरूर जरूर। 9 सिर वाले दानव भगवान ने बार बार सिर हिलाया। वांग चेन ने तुरंत बात नहीं की। वह 9 सिर वाले दानव भगवान के मूल्य के बारे में सोच रहा था। 9 सिरों वाला दानव भगवान आत्मसमर्पण करने को तैयार है, लेकिन यह शायद केवल मौखिक आत्मसमर्पण है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह आत्मिक गुलाम या ऐसा कुछ बनने को तैयार हो। बेशक ब्रह्मांड में किसी सच्चे ईश्वर को गुलाम बनाए जाने की कोई मिसाल नहीं है। सच्चे देवताओं के स्तर पर वे सभी कमोबेश आत्मा को गुलाम बनाने के कई साधनों को समझते हैं। इसके अलावा सभी सच्चे देवताओं की आत्मा और इच्छा शक्ति मजबूत होती है। जब तक सच्चा ईश्वर स्वयं नहीं चाहता, तब तक एक सच्चा ईश्वर जो आत्माओं के प्रति अत्यंत अच्छा है, किसी अन्य सच्चे ईश्वर को गुलाम बनाने की संभावना नहीं है। गुलामी के महत्वपूर्ण क्षण में गुलाम व्यक्ति पूरी तरह से आत्महत्या कर सकता है। हालांकि वांग चेन के पास 9 रिवर रियलम नामक आत्मा को गुलाम बनाने की गुप्त कला है। यदि वह इसे सीख लेता है, तो उसके पास आश्चर्यजनक रूप से 9 सिर वाले दानव भगवान को सफलतापूर्वक गुलाम बनाने का एक बड़ा मौका होगा। और केवल मौखिक समर्पण बहुत अविश्वसनीय है। हालांकि इससे पहले कि हम इस 9 सिर वाले दानव भगवान से छुटकारा पाएं, वह एक भूमिका निभाने में सक्षम हो सकता है। वांग चेन ने मन ही मन सोचा और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। यदि तुम इसे पूरा कर सको तो मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा। 9 सिर वाले दानव भगवान ने उस स्थान को देखा जहां वांग चेन गायब हो गया था। उसने चुपके से आह भरी। इस बार वह पूरी तरह हार गए। वुक्सियन के भगवान की ताकत शायद पुनर्जन्म के चक्र को पार करने के लिए पर्याप्त है ना? क्या वह वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बनने के लिए नहीं टूटा है? 9 सिरों वाले दानव भगवान को असहाय महसूस हुआ। उसे लगा कि पर्पल मून होली लैंड ने उसे धोखा दिया है। उसने सबसे पहले पर्पल मून पवित्र भूमि के झूठ पर विश्वास क्यों किया? वांग चेन की योजना। वांग चेन ने देवताओं की जेल छोड़ दी जहां 9 सिर वाले दानव भगवान थे। फिर वह देवताओं की जेल में गए जहां रक्त और के पूर्वज सच्चे भगवान जोहे और कंकाल भगवान थे। ब्लड ऑर्किड पूर्वज सबसे कमजोर था। हालांकि उसका दिव्य शरीर विशाल था। वांग चेन ने अपनी दिव्य शक्ति को जला दिया और तुरंत उसे मार डाला। हालांकि जोहे ज़ेनशेन काफी शक्तिशाली थे, लेकिन वे वांग चेन के सामने कुछ भी नहीं थे। एक भयंकर लड़ाई के बाद वांग चेन ने फिर भी जोहे ज़ेनशेन को मार डाला। वह वांग चेन के हाथों पड़ने वाले दूसरे सच्चे देवता भी बने। जहां तक कंकाल भगवान की बात है, उसने 9 सिर वाले दानव भगवान की तरह ही आत्मसमर्पण करना चुना। वांग चेन ने फिलहाल उसे नहीं मारा, बल्कि उसे देवताओं की जेल में बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद वांग चेन पर्पल मून पवित्र भूमि के 2 सच्चे देवताओं से निपटने के लिए गए।
ये दोनों लोग औसत ताकत के थे, लेकिन उनके पास कई शक्तिशाली खजाने थे। वास्तव में पिछले सच्चे देवताओं की तुलना में उनसे निपटना अधिक कठिन था। हालांकि उनके पास अधिक शक्तिशाली खजाने थे और वान चेन के पास और भी अधिक शक्तिशाली खजाने थे। संघर्ष के बाद दोनों को वान चेन ने एक के बाद एक दबा दिया और फिर सीधे शेनमू पर्वत के एक मुख्य खतरनाक क्षेत्र में फेंक दिया। वहां सच्चे ईश्वर के स्तर पर सबसे शक्तिशाली और कीमती खजाने के महल का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि उसे कई ऊंचे स्तरों पर सबसे शक्तिशाली और कीमती खजाने के महल को भी नष्ट करना होगा। वहां फेंके जाने के कारण उन दोनों को मृत कहा जा सकता है। अंत में वान चेन ने स्वप्न दानव पूर्वज और जर्ग रानी से निपटने की योजना बनाई। अंत में हमने इन दो लोगों से निपटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वे सबसे खास थे। अन्य सच्चे देवता ब्रह्मांड या समुद्र में जीवन के सभी रूप हैं और उनका मनुष्यों से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ये दोनों मूल ब्रह्मांड के सच्चे देवता हैं। ग्रीन दानव पूर्वज दानव जाति के केवल 2 सच्चे देवताओं में से एक है और जर्ग रानी जर्ग जाति की एकमात्र सच्ची देवता है। यदि हम इन दो लोगों से निपट सकते हैं तो ये पूरी जर्ग जाति और आधी राक्षस जाति से निपटने के बराबर होगा। बेशक तथाकथित समाधान का मतलब केवल 2 लोगों को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें गुलाम बनाना है। केवल इस तरह से ही सबसे बड़ा प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। और यदि उन्होंने दोनों को गुलाम बना लिया तो संभवतः मानव जाति शांतिपूर्वक बड़ी मात्रा में क्षेत्र पर सीधे कब्जा करने और न्यूनतम करने में सक्षम होगी। घटा एक है इच्छा दास्ता गुप्त तकनीक लाइट इन द हॉट और दूसरी है आत्मा दास्ता गुप्त तकनीक 9 रिवर रियलम। स्वप्न दानव पूर्वज से निपटने के लिए 9 नदी क्षेत्र निश्चित रूप से पर्याप्त है, लेकिन जर्ग क्वीन से निपटना संभव नहीं हो सकता है। दूसरा पक्ष एक सच्चा देवता है जो आत्माओं में विशेषज्ञ है। हालांकि 9 रिवर रियलम रहस्यमय है, आत्मा दिशा में वान चेन की उपलब्धियां जर्ग क्वीन जितनी अच्छी नहीं हो सकती हैं, इसलिए विफलता की संभावना है। बेशक वान चेन ने पहले केवल इन 2 गुप्त तकनीकों को याद किया था, लेकिन उनके पास उन्हें समझने का समय नहीं था। अब वह केवल युद्ध से पहले अपनी तलवार तेज कर सकता था। वान चेन की समझ के वर्तमान स्तर के साथ जब तक यह उसकी समझ के दायरे से अधिक नहीं हो जाता, वह किसी भी गुप्त तकनीक को बहुत जल्दी सीख सकता है। समय के वृक्ष के नीचे उसे 9 नदी क्षेत्र की मूल बातें प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगा। हालांकि यह सिर्फ शुरुआत थी, फिर भी इस गुप्त कला की उत्कृष्टता ने वान चेन को चौंका दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि फाल्कन देश के राजा ने भी इस गुप्त कला की प्रशंसा की। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। इच्छा शक्ति गुप्त कला ये पहली तरह है जिसके संपर्क में वान चेन आए हैं। यह पारंपरिक गुप्त कलाओं से बिल्कुल अलग है। इसके लिए कानूनों और क्षेत्रों की समझ की नहीं, बल्कि शुद्ध इच्छा की आवश्यकता है। यदि इच्छा शक्ति पर्याप्त मजबूत हो तो ही इस गुप्त कला का अभ्यास किया जा सकता है। इस समय वान चेन गुप्त कला के अध्ययन में पूरी तरह से डूबे हुए थे। द लाइट इन द हॉट सिर्फ एक गुप्त कला नहीं थी, इसमें मौजूद विभिन्न तकनीकों ने वान चेन को उत्साहित कर दिया। ये फाल्कन साम्राज्य के भगवान द्वारा बनाई गई एक गुप्त तकनीक है जो अपनी इच्छा का उपयोग करने के शिखर पर पहुंच गया है। इसमें मौजूद कई तकनीकें बेहद रहस्यमय हैं। द लाइट इन द हॉट में तकनीकों को सीखने के बाद आप स्वाभाविक रूप से विल अटैक के कुछ बुनियादी साधनों का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ तक कि विल अटैक से बचाव के तरीके के बारे में भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञात समय के बाद वान चेन अंततः रुक गया। दिव्य शरीर को जलाने की भी आवश्यकता नहीं थी। जब भयानक तलवार ने स्वर्ग और पृथ्वी को छेद दिया तो स्वप्न दानव पूर्वज, जिन्हें केवल निचले स्तर का सच्चा देवता माना जाता था, पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। भगवान वुजियन, मुझे डर है कि आप हमारे मूल पूर्वज के समान स्तर पर पहुंच गए हैं। स्वप्न दानव पूर्वज से पूछा, ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत कमजोर था, तुम्हें अब भी मेरी ताकत की परवाह है। वान चेन ने हल्के से कहा, भगवान वुजियन, यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो बस मुझे मार डालो। मुझे लगता है कि आपने राक्षस जाति के लिए मुझे नहीं मारा। स्वप्न दानव पूर्वज ने कहा, राक्षस जाति वास्तव में मुझे वापस पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है, यहाँ तक कि क्षेत्र का एक बड़ा टुकड़ा भी। हे वान चेन हंसे। स्वप्न दानव पूर्वज को अभी तक समस्या की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था। उसने केवल यही सोचा था कि वान चेन ने राक्षस कबीले के क्षेत्र की खातिर उसे जिंदा पकड़ लिया था। इस समय वान चेन बकवास करने में बहुत आलसी था और उसने सिर्फ इशारा किया। पुकारना अनंत दैवीय शक्ति एक नदी में बदल गई जो स्वप्न दानव पूर्वज की ओर बढ़ रही थी। जैसे ही नदी ने स्वप्न दानव पूर्वज को छुआ, वो तुरंत गायब हो गई, लेकिन नदी अंतहीन लग रही थी, लगातार स्वप्न दानव पूर्वज के शरीर में बह रही थी। स्वप्न दानव पूर्वज को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह 7 मंदिरों द्वारा दबा दिया गया था और फिलहाल कुछ नहीं कर सका। वह केवल वान चेन की हरकतें देख सकता था। अब तक ग्रीन डेमन कबीले ने इस संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था कि उसे वान चेन द्वारा गुलाम बनाया जाएगा। हालांकि ये सामान्य है। आखिरकार इससे पहले सच्चे ईश्वर को कभी गुलाम नहीं बनाया गया था। गुलामी की सफलता, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नदी अंतहीन रूप से बहती है और मेन याओजू को धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने एक तेज नदी दिखाई देती है और बहती नदी की आवाज भी उसके दिल में दिखाई देती है। स्वप्न दानव पूर्वज की चेतना धुंधली होने लगी और ऐसा लगने लगा कि वह अपनी युवावस्था में लौट आया है। उस समय वह एक नदी के पास से गुजर रहा था और वह वही नदी थी जो नदी को अपने सामने तेजी से बहती हुई देख रही थी। स्वप्न दानव पूर्वज नदी के सामने कुंडलित था। वह देखता रहा और देखता रहा। नदी की लहरों ने उसकी सारी चिंताएं और सतर्कताएं छीन ली। वह धीरे धीरे सब कुछ भूल गया और हमेशा ऐसे ही रहना चाहता था। अचानक स्वप्न दानव पूर्वज जाग गया। आप स्वप्न दानव पूर्वज ने वान चेन को देखा और निकटता की एक अनंत भावना उमड़ पड़ी उसका दिल। मुझे क्या हो गया है? स्वप्न दानव पूर्वज, तुम जागते क्यों नहीं? वान चेन की आवाज एक कांस्य घंटी की तरह थी जो अचानक स्वप्न दानव पूर्वज के दिल में बज रही थी। इस समय उसे सब कुछ समझ में आ गया। मालिक, स्वप्न दानव पूर्वज ने अपना विशाल सिर नीचे किया और बहुत सम्मानपूर्वक कुछ कहा। गुरुवर, अभी गुप्त विधि इतनी शक्तिशाली थी कि मुझे कुछ भी गलत नजर नहीं आया। स्वप्न दानव पूर्वज ने सदमे में कहा, हाँ, ग्रीन दानव पूर्वज की तुलना में जर्ग रानी से निपटना अधिक कठिन है। आखिरकार उसके पास सबसे शक्तिशाली खजाना रानी का घोंसला है। हालांकि वान चेन की वर्तमान ताकत जर्ग क्वीन की तुलना में बहुत अधिक है। भले ही वह रानी के घोंसले में छिप जाए, वान चेन उसे आसानी से दबा सकता है, ठीक पर्पल मून पवित्र भूमि से पहले 2 सच्चे देवताओं की तरह। इसके तुरंत बाद वान चेन ने जर्ग रानी को धमकी देने के लिए शेनमू पर्वत के खतरनाक क्षेत्र का उपयोग किया और वह तुरंत रानी के घोंसले को आज्ञाकारी रूप से छोड़ दिया। जर्ग रानी अच्छी तरह से जानती थी कि यद्यपि वह रानी के घोंसले में छिपी हुई थी, वान चेन ने पहले ही उसे दबा दिया था। उसे मारने के बहुत सारे तरीके थे और वान चेन ने पहले ही उसे बेहद खतरनाक जगह दिखा दी थी। जब तक दूसरा पक्ष रानी के घोंसले को वहां फेंकता, वह मर चुकी होती। इसके अलावा जर्ग रानी का मानना था कि वान चेन ने उसे सीधे नहीं मारा क्योंकि वह उसके माध्यम से जर्ग क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता था। आखिरकार वह पूरे जर्ग में सबसे मजबूत है। उसे नियंत्रित करना पूरे जर्ग क्षेत्र को नियंत्रित करने के बराबर है ना? जहां तक जर्ग रानी को गुलाम बनाने की बात है, उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था।
4 शीर्ष नस्लों मनुष्यों, राक्षसों, ज़र्ग और मशीनों में से मनुष्यों और राक्षसों की पहले अपनी दौड़ थी और फिर उनकी दौड़ में सबसे मजबूत लोग थे, जबकि ज़र्ग और मशीनों में पहले सबसे मजबूत लोग थे और फिर उनकी दौड़ थी। इस मामले में ज़र्ग रानी को स्वाभाविक रूप से इस तथ्य पर कोई आपत्ति नहीं थी कि वान चेंग उसका इस्तेमाल ज़र्ग को धमकी देने के लिए कर सकता है। अंडरवर्ल्ड के भगवान, आप मेरे साथ कैसे व्यवहार करेंगे? वान चेंग मुस्कुराया और अचानक उसकी आंखों में एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। चर्चा, सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और ज़र्ग क्वीन को तुरंत अपने दिल पर भारी दबाव महसूस हुआ। यह क्या है? ज़र्ग रानी थोड़ी चौंकी। उसे सहज ही महसूस हुआ कि कुछ गलत है, लेकिन अब वह पहले से ही एक कैदी थी और उसका विरोध करना बेकार था। मैं देखना चाहता हूँ कि अंडरवर्ल्ड का ये भगवान क्या करना चाहता है। ज़र्ग रानी ने अस्थायी रूप से अपने दिल में बेचैनी को दबा दिया। तार्किक रूप से इस समय वान चेंग ने उसके साथ चाहे कुछ भी किया हो, वह विरोध नहीं कर सकती थी और केवल इसे सहन कर सकती थी। ज़र्ग क्वीन की नजर में जब तक वान चेंग उसे नहीं मारता, चाहे दूसरा पक्ष कुछ भी करे, यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। गुंजन, सुनहरी रोशनी खिलती रही और ज़र्ग रानी को लगा कि भयानक उत्पीड़न बहुत भारी हो गया है। न चाहते हुए भी वह थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। धीरे धीरे ज़र्ग क्वीन को लगा कि उसकी चेतना थोड़ी धुंधली हो रही है। बाहर की सुनहरी रोशनी किसी समय उसके हृदय में प्रकट हुई और तेजी से उसके हृदय को नष्ट कर रही थी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन आखिरकार बाहरी दुनिया में वान चेंग ने अपनी गुप्त तकनीक का प्रदर्शन करना बंद कर दिया। रोशनी के बारे में क्या? ज़र्ग क्वीन ने कुछ असमंजस के साथ चारों ओर देखा और अचानक उसने वान चेंग को जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठे देखा। प्रकाश स्वाभाविक रूप से आपके हृदय में है। वान चेंग ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोली। मैं समझता हूँ। ज़र्ग रानी की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और वह फुसफुसाई, मास्टर। वान चेंग शेनमू पर्वत पर अधिक समय तक नहीं रहे। क्रमशः ज़र्ग क्वीन और ड्रीम डायमंड पूर्वज को गुलाम बनाने के बाद उसने शेनमू पर्वत छोड़ दिया और मूल ब्रह्मांड में लौटने के लिए तैयार हो गया। जहां तक कंकाल भगवान और 9 सिर वाले दानव भगवान की बात है, वान चेंग ने कुछ समय के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उन्हें कुछ समय के लिए कॉन्फर्ट गॉड जेल में रहने दिया। मूल ब्रह्मांड में वापस जाते समय वान चेंग सबसे पहले आभासी ब्रह्मांड में गए और कैस सिटी के भगवान से संपर्क किया। पिछले समय में ब्रह्मांड के महासागर को बहुत जीवंत कहा जा सकता है। सबसे पहले ब्लड रॉकेट पूर्वज और सच्चे भगवान जूहे के छोटे ब्रह्मांड बिखर गए, जिससे ब्रह्मांड सागर में कई लोग आश्चर्यचकित हो गए। ये 2 शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में एक ही समय में मर गए। कोई नहीं जानता था कि उन्हें किस भयानक खतरे का सामना करना पड़ा। फिर बैंगनी मून होली लैंड ने उन सभी ताकतवर लोगों को याद किया जो ब्रह्मांड के सागर में प्रशिक्षण ले रहे थे और घोषणा की कि बैंगनी चंद्रमा की पवित्र भूमि अब थोड़े समय में ब्रह्मांड के सागर में दिखाई नहीं देगी। और फिर ये वही है जिस पर हर कोई सबसे अधिक ध्यान दे रहा है। डुआन डोंगे का मूल्यांकन समाप्त हो गया है। अंतिम उत्तराधिकारी का चयन कर लिया गया है और अंतिम विजेता लुओ फैंग है। ये पता चला कि जूनियर भाई लुओ फैंग सफल हुए। वान चेंग आश्चर्यचकित नहीं थे। लुओ फैंग का लाभ बहुत अधिक था और उसकी विफलता की संभावना बहुत कम थी। उनके लिए सफल होना सामान्य बात थी, लेकिन उनकी विफलता आश्चर्यजनक थी। विजय योजना, पिछली बार जब लुओ फैंग ने आभासी ब्रह्मांड में लॉग इन किया था, तो मैंने उसे वापस लौटने के लिए सूचित किया था। इस बार लुओ फैंग भी इस युद्ध में एक प्रमुख शक्ति होगी, कैस सिटी लॉर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने दोबारा पूछा, ब्लड रॉकेट पूर्वज और जियो और सच्चे भगवान के निधन का आपके साथ कुछ लेना देना हो सकता है ना? हाँ, मैंने उन्हें मार डाला। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे पता था कि ब्रह्मांड के 2 सबसे मजबूत आदमी बिना किसी कारण के नहीं मरेंगे। कैस सिटी के भगवान ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने असमंजस में पूछा, आप जोए और जेनशिन को मारने में सक्षम थे। आप कितने मजबूत हैं? क्या आप मेरे शिक्षक युवानजू से तुलनीय हैं? लगभग। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। वास्तव में उसे इस समय मूल पूर्वज से अधिक मजबूत होना चाहिए। हालांकि उनका क्षेत्र मूल पूर्वज जितना अच्छा नहीं है, वान चेंग ने वास्तव में शून्य सच्चे भगवान के स्तर से ऊपर के सबसे शक्तिशाली खजाने और दैवीय शक्ति को जलाने की गुप्त तकनीक पर भरोसा करके ताकत के मामले में मूल पूर्वज को पीछे छोड़ दिया है। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अभी भी ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अविश्वसनीय। कैस सिटी के भगवान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह लंबे समय से वान चेंग को समझने में असमर्थ था और अब वह और भी अधिक भ्रमित था। कैस सिटी के भगवान वास्तव में कल्पना नहीं कर सकते थे कि ब्रह्मांड में सबसे मजबूत व्यक्ति बनने के बाद वान चेंग कितना मजबूत हो जाएगा। शिक्षक, शेनमू पर्वत की इस यात्रा से मुझे कुछ अतिरिक्त लाभ मिला। वान चेंग ने अंततः लॉर्ड ऑफ कैस सिटी की अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बात की। ओह, अराजकता शहर का स्वामी हैरान था। तारांकन, इस बार शेनमू पर्वत की घटना वास्तव में पर्पल मून पवित्र भूमि की एक साजिश थी। इसके अलावा सच्चे भगवान जियो और ब्लड रॉकेट पूर्वज को आमंत्रित करने के अलावा पर्पल मून पवित्र भूमि ने ड्रीम दानव पूर्वज और ज़र्ग रानी को भी आमंत्रित किया। जैसे ही वान चेंग ने बात की, कैस सिटी के भगवान भी अचानक खड़े हो गए। क्या तुमने उन्हें पकड़ लिया? कैस सिटी के भगवान ने जल्दी से पूछा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि वान चेंग ने 2 लोगों की हत्या कर दी। कारण बहुत सरल था। पिछले समय में केवल ब्लड रॉकेट पूर्वज और सच्चे भगवान जियो के छोटे ब्रह्मांड टूट गए थे और अन्य लोगों के छोटे ब्रह्मांड अभी भी बरकरार थे, इसलिए ज़र्ग रानी और ड्रीम दानव पूर्वज स्वाभाविक रूप से नहीं मरेंगे। चूंकि दोनों मरे नहीं थे और वान चेंग ने इस समय उनका उल्लेख किया था, कैस सिटी के भगवान स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि वान चेंग ने उन्हें जीवित पकड़ लिया था। लियान जोए, जेनशिन और ब्लड रॉकेट पूर्वज सभी मारे गए थे, इसलिए वान चेंग के लिए उन्हें जीवित पकड़ना पूरी तरह से संभव है। मैंने उन्हें गुलाम बना लिया। वान चेंग धीरे से बोले। एक पल के लिए कैस सिटी का भगवान थोड़ा स्तब्ध रह गया। वास्तव में कैस सिटी का भगवान थोड़ा अविश्वसनीय था। मूल पूर्वज भी एक मजबूत आदमी था जो आत्माओं में अच्छा था और उसकी ताकत 10वें स्तर के शीर्ष पर पहुंच गई थी। फिर भी वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोगों में से किसी को भी गुलाम बनाने में सक्षम नहीं था। कोई अन्य कारण नहीं है। जो लोग ब्रह्मांड में सबसे मजबूत बन सकते हैं वे सभी मजबूत आत्मा और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं। अगर उन्हें जिंदा भी पकड़ लिया जाए तो भी उन्हें गुलाम बनाना बेहद मुश्किल होगा। गुलाम बनाए जाने से पहले वे आत्महत्या कर सकते थे। बेशक ये सच है। मेरे शिष्य ने सफल होने के लिए एक विशेष आत्मा दास्ता गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। वान चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और समझाया, तो मानव जाति के पास ज़र्ग के पूरे क्षेत्र पर शांतिपूर्वक कब्जा करने का मौका है। हालांकि राक्षस जाति के पास अभी भी जेन याओजू है। जब तक ऑपरेशन ठीक से किया जाता है, उनके क्षेत्र के हिस्से पर शांतिपूर्वक कब्जा करने की बहुत उम्मीद है। मैं मूल ब्रह्मांड में वापस जा रहा हूँ, वान चेंग ने कहा। कैस सिटी के भगवान से मिलने के बाद वान चेंग आगे बढ़े तेजी से और कई महीनों के बाद वह मूल ब्रह्मांड में लौट आया। उद्धरण चिन्ह। ज़र्ग रानी मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं कहा। शिक्षक, क्या अब आप इस पर विश्वास करते हैं? वान चेंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। कितना कमाल की है। अराजकता शहर के भगवान ने आह भरी। ये तथ्य कि वान चेंग ने ड्रीम दानव पूर्वज और ज़र्ग रानी को गुलाम बना लिया था, वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। भले ही वह वान चेंग पर बहुत भरोसा करता था, फिर भी वह आश्चर्यचकित और संदिग्ध महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका।
लेकिन अब जब तथ्य उसके सामने थे तो वह इस पर विश्वास किए बिना नहीं रह सका। आप क्या करने जा रहे हैं? कैसिटी के भगवान ने वान चेन की ओर देखा और पूछा। जर्ग का पक्ष सरल है, रानी को वापस जाने दें और सभी जर्ग यूनिवर्स मास्टर्स को रानी के घोंसले में बुलाएं और एक ही झटके में सभी जर्ग यूनिवर्स मास्टर्स को पकड़ लें। वान चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जर्ग जाति के सभी उच्च रैंकिंग सदस्यों को नियंत्रित करना संपूर्ण जर्ग जाति को नियंत्रित करने के बराबर है। बस जर्ग जाति को खुद को हमारी मानव जाति की अधीनस्थ जाति घोषित करने दें। ये कदम काफी क्रूर है। कैसिटी लॉर्ड की आंखें थोड़ी चमक उठी। जर्ग को मानव जाति की अधीनस्थ जाति बनाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा होने की उम्मीद है। मास्टर, जर्ग के पास अभी भी ब्रह्मांड महासागर में कई ब्रह्मांड भगवान हैं। मुझे उन्हें याद करने में कुछ समय लग सकता है, जर्ग रानी ने कहा। जहां तक राक्षस जाति की बात है, जेन जियो को पता है कि मैं गुरु से निपटने के लिए शेनमू पर्वत पर गया था। अब जब ब्लड ऑर्किड पूर्वज और सच्चे भगवान जो ही मर चुके हैं, तो जेन जियो को पता होना चाहिए कि कुछ अप्रत्याशित हुआ है। अगर वह मूर्ख नहीं है, वह लापरवाही से ब्रह्मांड सागर में नहीं जाएगा। अगर मैं उसे जाने के लिए मजबूर करूंगा तो उसे शक हो जाएगा। मेंग याओजू ने जारी रखा, मैं वास्तव में रानी के समान ही कर सकती हूँ और राक्षस जाति के अधिकांश ब्रह्मांड स्वामियों को इकट्ठा कर सकती हूँ और उन्हें नियंत्रित कर सकती हूँ। इस तरह दानव जाति स्वाभाविक रूप से स्वामी की हो जाएगी। वान चेन की वर्तमान ताकत के साथ ब्रह्मांड समुद्र में दानव पूर्वज जेन सिर्फ एक खुरमा है और वह उसे जैसे चाहे वैसे हेरफेर कर सकता है। डर यह है कि वह बाहर न जाए। उस स्थिति में आप दोनों स्वयं कार्रवाई कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई खबर हो तो मुझे सूचित करें, वान चेन ने कहा। समझना। जर्ग क्वीन और ड्रीम डेमन पूर्वज ने एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने शून्य को नियंत्रित किया और सीधे वहां से चले गए। ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब इन दोनों जनजातियों का पतन हो जाएगा। अराजकता शहर के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा ही हो। वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने अपना हाथ हिलाया जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। एक पल में कवच का एक सेट, एक तलवार और एक महल उन दोनों से कुछ ही दूरी पर शून्य में दिखाई दिया। इन तीनों खजानों ने आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव उत्सर्जित किए, जिससे कैसिटी के भगवान थोड़ा भयभीत हो गए। सबसे शक्तिशाली खजाना? कैसिटी के भगवान से पूछा। हाँ, वान चेन ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, शिक्षक, ये 3 सबसे शक्तिशाली खजाने ले लो। कैसिटी लॉर्ड, अप्रत्याशित उत्तराधिकारी। कैसिटी के भगवान को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि एक दिन कोई उसके सामने 3 बेहद शक्तिशाली खजाने फेंक देगा और उनसे उनका उपयोग करने के लिए कहेगा। हालांकि क्योंकि यह व्यक्ति वान चेन था, कैसिटी के भगवान को यह इतना अविश्वसनीय नहीं लगा। कैसिटी के भगवान को पता था कि वान चेन ने अवश्य ही बहुत धन कमाया होगा। सतह पर उसने ब्रह्मांड के 2 सबसे मजबूत लोगों, ब्लड ऑर्किड पूर्वज और जोही ज़ेनशिन को मार डाला। वास्तव में पर्पल मून होली लैंड के लोग भी थे जिन्होंने उसके खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की थी। वान चेन ने मदद के लिए आए लोगों को भी नहीं जाने दिया, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि अपराधी बच जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं, पर्पल मून पवित्र भूमि के लोगों के पास कई शक्तिशाली खजाने हैं। वान चेन द्वारा कुछ लोगों को मारने के बाद वह स्वाभाविक रूप से अमीर बन गया। शिक्षक, आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वान चेन ने भी कहा। ठीक है, तो इस बार मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। कैसिटी के भगवान मुस्कुराए और सिर हिलाया। इस समय वह पहले से ही जानता था कि उसका शिष्य पूरी तरह से बड़ा हो गया है और अपने मूल शिक्षक के समान ही अच्छा है। ऐसी परिस्थितियों में वान चेन की दयालुता को अस्वीकार करने का उनका वास्तव में कोई इरादा नहीं था। ये सब मामूली बात है। वान चेन ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा। कैसिटी के भगवान के साथ इस बात पर सहमत होने के बाद कि अगर जर्ग या दानव जनजाति के बारे में कोई खबर हो तो उन्हें तुरंत बताएं, वान चेन जल्दी से चले गए। वान चेन बसने के लिए अस्थायी रूप से वुजियन महाद्वीप लौट आए। हालांकि जब वह कुछ देर तक अभ्यास जारी रखने ही वाला था, अचानक वान चेन ने कुछ भ्रम के साथ अपना सिर उठाया। इस समय महाद्वीप के केंद्र से प्रकाश की एक काली किरण आकाश में उठी और एक पल में विशाल लहरें पूरे महाद्वीप में फैल गईं। बेशक वान चेन की नजर में यह उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं था। इस समय उसकी नजर प्रकाश की काली किरण से होकर महाद्वीप के केंद्र की ओर गई। इस महाद्वीप पर ब्रह्मांड के एक गुरु द्वारा छोड़ा गया एक परीक्षण है। वान चेन ने पहले उस परीक्षण का पता लगाया था। परीक्षण की कठिनाई काफी असामान्य कही जा सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी ने वास्तव में इसे पूरा कर लिया है। प्रकाश की किरण के नीचे एक तार्किक स्तर का युवक काला हलबट पकड़े हुए एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ खड़ा था, जो उत्साह और घबराहट दोनों दिखा रहा था। लड़के की शक्ल सूरत पृथ्वी पर इंसानों से काफी मिलती जुलती थी। हालांकि वुजियन महाद्वीप की सभी जातियां मानव थी, वान चेन को याद था कि ऐसी कोई जाति नहीं थी। क्या ये बाहरी दुनिया से आया है? ये छोटा लड़का वास्तव में भाग्यशाली है, वान चेन ने मन ही मन सोचा और उसका ध्यान तुरंत हट गया और उसने अब उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हालांकि इससे पहले कि वान चेन लंबे समय तक फिर से अभ्यास शुरू कर पाता, उसे जल्द ही फिर से एक परिचित सांस महसूस हुई और वह थोड़ा चौंक गया। उसने जो कवच पहना हुआ था वह दानव सम्राट कवच था, जिससे वान चेन बेहद परिचित थे। उसके सिर पर एक मुकुट था जिस पर दानव सम्राट मोती जड़ा हुआ था, जिससे वान चेन काफी परिचित था। उनके बाएं हाथ में दानव सम्राट डैगर था, जिससे वान चेन अपेक्षाकृत परिचित थे, और उनके दाहिने हाथ में एक हलबट था, जिसे दानव सम्राट हलबट कहा जाना चाहिए। यह इस व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई विरासत निकली। वान चेन के चेहरे पर एक अजीब भाव था। जैसा कि अपेक्षित था, ये छाया तथाकथित राक्षस सम्राट थी, एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसने सार्वजनिक क्रोध का सामना किया था और कैसिटी के भगवान के शब्दों में उसे मौत की घाट उतार दिया गया था। वान चेन को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि जिस व्यक्ति ने विरासत छोड़ी थी वह वास्तव में दानव सम्राट कवच और दानव सम्राट पल से संबंधित था, और उसने फिर से बड़ी दिलचस्पी से इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। राक्षस सम्राट द्वारा छोड़ी गई छाया ने उसके उत्तराधिकारी को सब कुछ समझाया। उसने इन खजानों को यूं ही नहीं छोड़ा। उसे उम्मीद थी कि उसका उत्तराधिकारी उसका बदला लेगा। बेहतर यही होगा कि उसका पीछा करने वालों में से किसी को भी न छोड़ा जाए। मेरे पास मूल रूप से दानव सम्राट सूट का एक सेट था, जिसमें दानव सम्राट महल, दानव सम्राट कवच, दानव सम्राट मोती, दानव सम्राट डैगर, दानव सम्राट हेलबट, दानव सम्राट क्राउन और दानव सम्राट क्लाउड क्षेत्र शामिल थे। उनमें से दानव सम्राट महल, दानव सम्राट डैगर और दानव सम्राट क्लाउड क्षेत्र बाहर खो गए थे, और दानव सम्राट पल और दानव सम्राट कवच को सैकड़ों हजारों साल पहले किसी बेशर्म व्यक्ति ने चुरा लिया था। अब केवल दानव सम्राट क्राउन और दानव सम्राट हेलबट ही बचे हैं। प्रेत रुक रुक कर बोलता रहा। नीचे की परीक्षा पास करने वाले युवक को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। दूरी में वान चेन, जो इस तरफ ध्यान दे रहा था, की अभिव्यक्ति और भी अजीब थी। ये सच है कि वह दानव सम्राट मोती और दानव सम्राट कवच ले गया, लेकिन क्या उसने उन्हें चुराया था? इसके अलावा बेशर्म का क्या मतलब है? अज्ञात समय के बाद वह युवक, जिसने अकल्पनीय रूप से लाभ प्राप्त किया था, विरासत के स्थान से बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि आपको पुराने गुरु विरासत में मिले हैं। अचानक एक आवाज आई और फिर एक विशाल आभा वाली एक आकृति युवक के सामने प्रकट हुई।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मायने ये रखता है कि अब आप बहुत कमजोर हैं। क्षेत्र के स्वामी बनने से पहले आप इस महाद्वीप पर थे। यूनिवर्स मास्टर कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज अचानक बंद हो गई। वरिष्ठ, मैं पृथ्वी से हूँ, युवक ने समझाया। मेरे पिता पृथ्वी से हैं और मेरी माँ स्कार ग्रह से हैं। पृथ्वी वंश अब मानव जाति के बीच काफी प्रसिद्ध है। आखिरकार ब्रह्मांड का स्वामी लुओ फैंग है। युवक को आश्चर्य नहीं हुआ कि वांग चेन को पृथ्वी के बारे में क्यों पता था। तो फिर आप इस महाद्वीप में कैसे आए? वांग चेन ने फिर पूछा। युवक एक पल के लिए झिझका और फिर उसने कहा, जब मैं स्कार ग्रह पर एक परीक्षण में भाग ले रहा था, मैं गलती से भंवर में फंस गया था। जब मैं जागा तो मैं यहाँ दिखाई दिया। मैं देखता हूँ। वांग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यह युवक केवल तार्किक स्तर पर था, अन्यथा वह शायद वुजियन महाद्वीप में नहीं आ पाता। हालांकि यह अविश्वसनीय है कि कोई गलती से यहाँ आ गया और दानव सम्राट द्वारा छोड़ी गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। लुओ फैंग रिटर्न्स, आपको दानव राजा की विरासत में मिली है और आपकी भविष्य की संभावनाएं असीमित हैं। वांग चेन ने अपने सामने वाले युवक की ओर देखा और मुस्कुराया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्या आपके पास भविष्य के लिए कोई योजना है? बेशक, मैं शीर्ष प्रतिभाओं की लड़ाई में भाग लूंगा, युवक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ओह, जीनियस बैटल। वांग चेन ने बड़ी दिलचस्पी से वर्चुअल यूनिवर्स में जांच की। अगली जीनियस बैटल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी द्वारा आयोजित की जाएगी और यह जल्द ही आयोजित की जाएगी। क्या ये संयोग नहीं है? बुरा नहीं, वांग चेन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जब आप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से जुड़ते हैं, यदि आप रुचि रखते हैं, तो आप मुझे ढूंढने आ सकते हैं। सीनियर, क्या आप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से हैं? लड़का आश्चर्यचकित था। मैं वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से संबंधित हूँ। वांग चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, वरिष्ठ? युवक ने झट से पूछा। मेरा नाम वुजियन है। वांग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी आकृति धुंधली हो गई और सीधे शून्य में गायब हो गई। इस समय ब्रह्मांड के भगवान, जो पहले चुप थे, ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने सोचा कि ब्रह्मांड के भगवान को इस महाद्वीप के मामलों की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष वास्तव में पुराने स्वामी के उत्तराधिकारी को पसंद करेगा। निस्संदेह यह कोई बुरी बात नहीं है। ब्रह्मांड का ये भगवान निश्चित रूप से जानता था कि ब्रह्मांड में जीवित रहने के लिए एक समर्थक का होना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि उसका पुराना मालिक एक समय शक्तिशाली था, आखिरकार वह मर चुका था और एक समर्थक के रूप में ब्रह्मांड के जीवित भगवान के साथ इस उत्तराधिकारी को आगे बढ़ने की अधिक उम्मीद होगी। दूसरी ओर वांग चेन 7 मंदिरों में लौट आए और अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह वास्तव में लियू डोंग नाम के युवक में काफी दिलचस्पी रखता था। यह युवक न केवल पृथ्वी का वंशज था, बल्कि उसे दानव सम्राट की विरासत में मिली थी। दानव सम्राट की माला, दानव सम्राट का कवच, दानव सम्राट का खंजर और दानव सम्राट का महल सभी वांग चेन के हाथों में थे। ये कहा जा सकता है कि उन दोनों का एक साथ होना तय है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वांग चेन इस शिष्य को स्वीकार करने को तैयार हैं। निस्संदेह सब कुछ सुचारू रूप से चलना चाहिए। सबसे पहले लड़के को जीनियस प्रतियोगिता पास करनी होगी और वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होना होगा। दूसरा, लड़के को वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से जुड़ने के बाद उसे याद रखना होगा। जाने दो, ब्रह्मांड के भगवान के रूप में वांग चेन का अभ्यास मूल रूप से अपने चरम पर पहुंच गया है। एकमात्र चीज जो उसे निरंतर सुधार करने की अनुमति दे सकती है वह है दिव्य शक्ति प्रवाह। हालांकि 90,000 गुना जीन मूल रूप से वांग चेन के लक्ष्य तक पहुंच चुके थे। चूंकि उन्होंने पहले से ही दिव्य शक्ति प्रवाह को चुन लिया था, इसलिए वे वैसे भी 100,000 गुना जीन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। यदि आप सफल होते हैं तो ये सबसे अच्छा होगा, लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो भी कोई बात नहीं। संक्षेप में, आपको प्रयास करना होगा। वांग चेन को शायद बाद में बिना प्रयास किए हार मानने के लिए पछतावा होगा। बेशक आनुवंशिक स्तर को 100,000 गुना तक बढ़ाने के लिए संभवतः एक विश्व जानवर की शक्ति की आवश्यकता होगी, लेकिन वांग चेन के लिए ये कुछ भी नहीं है। उसकी वर्तमान ताकत किसी विश्व जानवर की कुछ शक्ति आसानी से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। मूल ब्रह्मांड की बात खत्म होने के बाद वह किंगफेंग दायरे के अंधेरे स्थान पर जाएंगे। जब वांग चेन अभ्यास कर रहे थे, इस समय मूल ब्रह्मांड में कुछ लोगों को छोड़कर किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि मूल ब्रह्मांड में पृथ्वी हिलने वाले परिवर्तन होने वाले थे। इस समय वे ब्रह्मांड सागर पर, या अधिक सटीक रूप से नवजात डुआनडोंग नदी विरासत पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे, खासकर तब जब कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जो व्यक्ति अंततः इस बार विरासत प्राप्त करेगा वह लुओ फैंग होगा। डुआनडोंग नदी की विरासत लुओ फैंग के हाथों में आ गई है और उसे इसे मूल ब्रह्मांड में वापस लाना होगा। मूल ब्रह्मांड में कई शक्तिशाली लोग गुप्त रूप से इस बारे में सोच रहे हैं कि क्या उन्हें लुओ फैंग से विरासत का एक टुकड़ा मिल सकता है। डुआनडोंग नदी बेहद रहस्यमय है और इसकी विरासत में पुनर्जन्म से परे जाने का मौका हो सकता है। ये मौका है, स्वाभाविक रूप से चूकना नहीं चाहिए। इसे मजबूर करना शायद असंभव है। मानव जाति के पास अब विशालकाय कुल्हाड़ी, वुजिन और लुओ फैंग हैं, जिन्हें डुआनडोंग नदी विरासत में मिली है। ये निश्चित रूप से आदिम ब्रह्मांड में नंबर 1 शक्ति है और यह पैतृक भगवान धर्म से भी अधिक भयानक है। कई लोगों को गुप्त रूप से सिरदर्द हुआ। बेशक हर कोई पीछे नहीं हटा। कुछ जिद्दी लोग भी थे जो इसे आजमाने के लिए तैयार थे। हालांकि उन्होंने इसे अपने आप पर आजमाया नहीं, बल्कि मिलीभगत की और एक साथ एकजुट हुए। आखिरकार आदिम ब्रह्मांड में शक्ति की एक सीमा थी और संख्याओं की भूमिका ब्रह्मांडीय महासागर की तुलना में कहीं अधिक थी। इसके अलावा वे वास्तव में आमने सामने लड़ना नहीं चाहते हैं और यदि वे उन पर दबाव बनाने के लिए एकजुट होते हैं तो शायद मानव जाति उनकी विरासत का कुछ हिस्सा उन्हें सौंप देगी। मास्टर, ब्रह्मांड के संस्थापक ने अभी मुझसे संपर्क किया और कहा। वांग चेन इस मामले की परवाह करने में बहुत आलसी थे। मूल ब्रह्मांड में उसे इन लोगों से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर वह भविष्य में ब्रह्मांड महासागर में उनसे मिलता तो वह सुनिश्चित करता कि वे जानते थे कि पछतावा क्या होता है। आदिम ब्रह्मांड अत्यंत हलचल भरा था। पलक झपकते ही सैकड़ों वर्ष बीत गए। अंततः लुओ फैंग, इस सारे उत्साह का अपराधी, अंततः मूल ब्रह्मांड में लौट आया और वह एक कब्र वाली नाव पर वापस आया। ये कहा जा सकता है कि वह गौरव के साथ घर लौटे। उन्होंने पहले आभासी ब्रह्मांड में कैसिटी के भगवान को आश्वासन दिया था कि इस बार उनकी फसल मानव जाति में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त होगी, जिससे मजबूत लोगों की संख्या कई गुना या यहाँ तक कि दर्जनों गुना बढ़ जाएगी। बेशक ये सब भविष्य का मामला है। अल्पावधि में मानव जाति में अधिक परिवर्तन नहीं आएगा। मानव जाति के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज जातीय एकीकरण है। शिक्षक, युद्ध कब शुरू होगा? मेरा मूल शरीर, दानव हत्या कबीले के क्लोन और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लोन सभी युद्ध में भाग ले सकते हैं। लुओ फैंग ने आभासी ब्रह्मांड में कैसिटी के भगवान को देखा और तुरंत कहा। वांग चेन ने जर्ग रानी और ड्रीम दानव पूर्वज को गुलाम बना लिया। ये कहना मुश्किल है कि दानव जनजाति का क्या होगा, लेकिन संभवतः जर्ग को हमारी मानव जाति द्वारा शांतिपूर्वक कब्जा कर लिया जाएगा। वांग चेन बिल्कुल आपके जैसा है, हमेशा अप्रत्याशित चीजें करता रहता है।
अराजकता शहर के भगवान ने आह भरी। उनके द्वारा स्वीकार किए गए अंतिम 2 शिष्य वास्तव में बेहद अपमानजनक थे और प्रत्येक एक दूसरे से अधिक अपमानजनक था। अंतिम डुआनडोंगी ने मुझे बताया कि प्राचीन सभ्यता में भी वरिष्ठ भाई अभी भी शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। लुओ फैंग ने कहा, पूरी डुआनडोंगी विरासत में केवल 2 लोग हैं जो वरिष्ठ भाई के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं जब वे ब्रह्मांड के भगवान थे। ओह, कैस सिटी के भगवान थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उसने पहले केवल यही सोचा था कि वान चेंग अविश्वसनीय था। ये पहली बार था जब उसे उसके बारे में स्पष्ट समझ हुई। ये पता चला कि वान चेंग की प्रतिभा भी उस अविश्वसनीय प्राचीन सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हमेशा लगता था कि वह अविश्वसनीय है, लेकिन यह भी बहुत अविश्वसनीय है कि ब्रह्मांड का भगवान सच्चे भगवान को गुलाम बनाता है। लुओ फैंग ने फिर कहा, शायद वान चेंग उस समय से भी अधिक शक्तिशाली है जब उसने टूम बोट में प्रवेश किया और डुआनडोंगी को देखा। कैस सिटी के भगवान ने भावुक होकर कहा, आखिरकार वह 300,000 साल पहले मकबरे की नाव में प्रवेश कर गया था। अपनी साधना गति के साथ वह 300,000 वर्षों में और प्रगति कर सकता था। लुओ फैंग को डुआनडोंगी से जो सामान्य ज्ञान विरासत में मिला, उसने उसे बताया कि यह असंभव लगता है, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह वान चेंग था, एक ऐसा आंकड़ा जिसे पकड़ने के लिए उसे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना पड़ता था। लुओ फैंग ने अवचेतन रूप से महसूस किया कि यह सच प्रतीत होता है। वरिष्ठ भाई वास्तव में आगे और आगे जा रहा है। मुझे डुआनडोंग नदी की विरासत मिली है, इसलिए मैं पीछे नहीं रह सकता। लुओ फैंग ने अपने दिल में गुप्त रूप से सोचा। जर्ग परिवर्तन लुओ फैंग के मूल ब्रह्मांड में लौटने के बाद मूल ब्रह्मांड में अंतर्धारा अधिक अशांत होने लगी। हालांकि इस अंतर्धारा में किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जर्ग के भीतर ब्रह्मांड के सभी स्वामी चुपचाप मूल ब्रह्मांड में लौट आए थे। ब्रह्मांड के इन लौटने वाले लॉर्ड्स को जल्द ही जर्ग क्वीन द्वारा बुलाया गया। बेशक इन लोगों ने शुरू में सोचा था कि उनकी रानी ने केवल खुद को बुलाया था, लेकिन जब वे रानी के घोंसले में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि बाकी सभी बहनें थीं। वहां न केवल ब्रह्मांड के भगवान जो अभी अभी ब्रह्मांड सागर से लौटे थे, बल्कि ब्रह्मांड के भगवान भी आए थे जो लंबे समय से कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा कर रहे थे। क्या हुआ? रानी ने हम सबको यहाँ क्यों इकट्ठा किया? जर्ग के ब्रह्मांडीय स्वामी सभी ने कुछ असामान्य देखा और रानी ने उन सभी को कभी भी एक साथ इकट्ठा नहीं किया जब तक कि कुछ बड़ा न हुआ हो। आप जानते हैं, जर्ग के कई मुख्य क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आमतौर पर लोगों की आवश्यकता होती है, अन्यथा यदि कोई दुर्घटना हो गई तो अथाह क्षति होगी। मुझे नहीं पता, जब महारानी आएंगी तो हमें पता चल जाएगा। इस बिंदु पर हालांकि जर्ग यूनिवर्स मास्टर्स को एहसास हुआ कि कुछ असामान्य था, फिर भी उनके दिलों में जर्ग क्वीन के बारे में कोई संदेह नहीं था। कोई अन्य कारण नहीं है। जर्ग में जर्ग रानी पूर्ण नेता और जर्ग की रीढ़ है। स्वाभाविक रूप से जर्ग क्वीन जो कुछ भी करती है उसके अपने कारण होते हैं। उद्धरण चिन्ह। ब्रह्मांड के जर्ग लॉर्ड्स की गुणवत्ता आमतौर पर बहुत अधिक है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। संपूर्ण जर्ग में ब्रह्मांड के कुल 12 भगवान हैं। इस समय ब्रह्मांड के 12 स्वामी 3 शिविरों में विभाजित थे और एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे। अचानक एक परिचित लहर सुनाई दी, जिससे कई जर्ग ब्रह्मांड स्वामी तुरंत अपना सिर घुमाने लगे। रानी के घोंसले के ऊपर सिंहासन पर जर्ग रानी की आकृति तुरंत जम गई। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं। जर्ग क्वीन ने अपने चेहरे पर असामान्यता का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह मुस्कुराई और बोली, बच्चों, तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलाया है ना? रानी, क्या ये गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फैंग के मामले के कारण है? जो बोल रहा था वह चेंगलान का भगवान था। उसने आसमानी रंग की पोशाक पहनी हुई थी और अलौकिक और शांत लग रही थी। चेंगलान के भगवान जर्ग के बीच ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली भगवान है। उसके पास शीर्ष स्तर की 5वें क्रम की ताकत है और वह जर्ग में से एक है जिसके पास सच्चा भगवान बनने की सबसे बड़ी उम्मीद है। जब अन्य जर्ग ब्रह्मांड गुरुओं ने लॉर्ड चेंगलान के शब्दों को सुना तो उन्होंने भी अपनी आंखों में अनुमोदन दिखाया। अब पूरे आदिम ब्रह्मांड में ऐसा लगता है कि उनके एक साथ इकट्ठा होने लायक एकमात्र चीज मानव जाति के गैलेक्टिक स्वामी लुओ फैंग का मामला है। अंडरवर्ल्ड का भगवान यहाँ क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड के भगवान को रानी ने गुलाम बना लिया हो? इस संभावना के बारे में सोचकर ब्रह्मांड के कई जर्ग लॉर्ड्स हैरान रह गए। वास्तव में ऐसी संभावना थी कि नारकीय विश्व के स्वामी को गुलाम बना लिया जाएगा। आखिरकार उन्हें अभी तक राक्षसी दुनिया के सूक्ष्म जगत का भगवान नहीं मिला था और दूसरा पक्ष संभवतः ब्रह्मांड का भगवान था। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंतिम विश्लेषण में वह अभी भी ब्रह्मांड का स्वामी है। संभव है कि रानी को उसे गुलाम बनाने का अवसर मिल गया हो, अन्यथा नट का भगवान रानी के घोंसले में कैसे प्रकट हो सकता था? तुम्हें पता है, ये सबसे शक्तिशाली खजाने का महल है। जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति न हो जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, कोई भी किसी और के खजाने के महल में प्रवेश करने की पहल नहीं करेगा। वे बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ आए क्योंकि उन्हें रानी पर बहुत भरोसा था। क्या ऐसा हो सकता है कि अंडरवर्ल्ड के भगवान को रानी पर उतना ही भरोसा था जितना उन्हें बिना किसी कारण के था? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं। अंडरवर्ल्ड के भगवान को रानी द्वारा गुलाम बनाया जाना चाहिए था। कई जर्ग ब्रह्मांड स्वामी अपने दिलों में तेजी से सोच रहे थे। इस समय वान चेंग पहले ही जर्ग रानी के सामने आ चुके थे और जर्ग रानी भी अपने सिंहासन से खड़ी हो गई थी। पुकारना। वान चेंग एक कदम आगे बढ़ा और सीधे उस पर बैठ गया। स्वागत है मास्टर। जर्ग रानी ने गहराई से प्रणाम किया। रानी, एक पल में 12 जर्ग यूनिवर्स मास्टर्स की आभा अव्यवस्थित हो गई। अंडरवर्ल्ड के भगवान आप। नीचे 12 जर्ग यूनिवर्स लॉर्ड्स अपनी आभा के साथ सीधे वान चेंग की ओर इशारा करते हुए फूट पड़े। साहसिक बनो। जर्ग क्वीन ने ठंडी खर्राटे ली और एक पल में क्वींस नेस्ट पूरी तरह से बंद हो गया और एक पल में भयानक दबाव कम हो गया। ये रानी नहीं है, बहनों, मेरे पीछे आओ। चेंगलान के भगवान ने निर्णायक रूप से कार्य किया और तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका दिमाग घूम गया और एक पल में एक बड़ी काली छाया उसके बगल में दिखाई दी। यह एक प्रतिभाशाली आत्मा दास थी जिसे उसने अपने शुरुआती दिनों में गुलाम बना लिया था। अब वह ब्रह्मांड के भगवान के स्तर तक पहुंच गया था और उसका सबसे महत्वपूर्ण दाहिना हाथ था। उछाल उछाल उछाल। एक पल में अन्य 4 जर्ग यूनिवर्स लॉर्ड्स ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। साथ ही उन्होंने लॉर्ड चेंगलान के आह्वान का भी जवाब दिया और पहले रानी के घोंसले से बाहर निकलने की तैयारी के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया। लेकिन ब्रह्मांड के शेष 7 जर्ग लॉर्ड्स पूरी तरह से भ्रमित थे। उनके दिलों में रानी हमेशा राजा रही है। ये रानी के नेतृत्व में है कि वे ब्रह्मांड में पैर जमा सकते हैं और ब्रह्मांड पर हावी हो सकते हैं। लेकिन अब उनकी दुनिया ढह गई है। ये पतन का साधारण मामला नहीं है। उनके आकाश ने विद्रोह कर दिया है। एक पल के लिए ब्रह्मांड के 7 गुरुओं को समझ नहीं आया कि क्या करें। वे केवल जर्ग रानी और उसकी अन्य 5 बहनों को युद्ध शुरू करते हुए देख सकते थे। हालांकि लड़ाई अधिक समय तक नहीं चली। मूल ब्रह्मांड में एक सच्चा ईश्वर अधिकतम 6ठे स्तर की शक्ति का ही प्रयोग कर सकता है। लॉर्ड चेंगलान के नेतृत्व में यदि वे बाहरी दुनिया में होते तो ब्रह्मांड के 5 प्रभुओं के लिए जर्ग क्वीन के खिलाफ विद्रोह करना मुश्किल नहीं होता।
लेकिन ये रानी का घोंसला है। यह कोई साधारण खजानों का महल नहीं है, ये सबसे शक्तिशाली खजानों का महल है। यदि ब्रह्मांड का स्वामी यहाँ सच्चे ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना चाहता है तो यह एक चींटी के समान होगा जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही है। ब्रह्मांड के पांचों भगवानों को तुरंत दबा दिया गया और जर्ग रानी वान चेन के पास लौट आई जो बगल से देख रहा था। बच्चों, आज से मेरा जर्ग मानव जाति की एक अधीनस्थ जाति बन जाएगा। पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है? जर्ग रानी ने नीचे ब्रह्मांड के 12 स्वामियों को देखा और शांत स्वर में पूछा। चेंगलान के भगवान की आंखों में दर्द की झलक दिखी और वह सहमत होने वाली पहली महिला थी। सर्वोच्च सम्मेलन आयोजित किया गया। चेंगलान, आखिरकार आप मेरे बच्चे हैं। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक आप सहयोग करते हैं वे आपकी जान बख्श दें। जर्ग रानी मुस्कुराई और बोली, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हाँ रानी, लॉर्ड चेंगलान ने चुपचाप सिर हिलाया। रानी, मैं भी सहमत हूँ। ब्रह्मांड के एक और जर्ग भगवान ने बात की। मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। मैं महामहिम की आज्ञा का पालन करता हूँ। ब्रह्मांड के कई स्वामी एक के बाद एक बोले। ब्रह्मांड के ये 7 स्वामी थे जिन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि जर्ग रानी को गुलाम बना लिया गया था, फिर भी उन्होंने जर्ग रानी को चुना। रानी, मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण करने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। अचानक एक बैंगनी वस्त्र वाली रानी गुस्से से दहाड़ने लगी और फिर वान चेन की ओर एक भयानक हमला किया गया। वान चेन हिले भी नहीं और हमले का समाधान जर्ग क्वीन ने कर दिया। जर्ग रानी ने ब्रह्मांड के भगवान को बेरहमी से मार डाला। ब्रह्मांड के भगवान ने विरोध नहीं किया और वह जल्द ही जर्ग रानी के हाथों मर गई। तूफान जल्दी खत्म हो गया और अंत में ब्रह्मांड के 9 भगवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें चेंगलान के भगवान भी शामिल थे। ब्रह्मांड के शेष 3 स्वामी शायद मानव जाति के प्रति गहरी नफरत रखते थे और आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करते थे, इसलिए उन्हें जर्ग रानी ने ही मार डाला। मेरा स्वामी एक ऐसी प्रतिभा वाला प्राणी है जिसने अनगिनत पुनर्जन्मों को पार किया है। जर्ग क्वीन ने नीचे 9 जर्ग यूनिवर्स मास्टर्स को देखा और कहा, यद्यपि गुरु केवल ब्रह्मांड का स्वामी है, शक्ति के मामले में वह पुनर्जन्म से लगभग परे है। गुरु की प्रतिभा से भविष्य में पुनर्जन्म से पार पाना आसान होगा। हम अब गुरु के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे और 3 पुनर्जन्मों के बाद हमारा जर्ग अस्तित्व में बना रहेगा। अन्यथा पुनर्जन्म से परे जाने का आश्वासन कौन दे सकता है? आप में से 9 लोग अपने सभी खजाने और दासों को सौंप देते हैं और जब मानव जाति के ब्रह्मांड स्वामी आएंगे तो आप रानी का घोंसला छोड़ देंगे और सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। हाँ, 9 जर्ग यूनिवर्स लॉर्ड्स ने कुछ नहीं कहा। मानव जाति स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से तैयार थी। उनके खजाने जब्त कर लिए गए और उन्हें अलग कर दिया गया। जाहिर है उनके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। यदि वे अंत तक विरोध करते हैं तो जर्ग को खत्म किया जा सकता है। इस मामले में वे केवल अपने सभी क्षेत्रों को त्याग सकते हैं और मानव जाति की अधीनस्थ जाति के रूप में शांति से रह सकते हैं। जर्ग क्वीन ने लंबे समय तक नीचे के 9 ब्रह्मांड गुरुओं के साथ संवाद किया। जब उसे लगा कि लगभग समय हो गया है तो वह पलटी और धीरे से बोली, मास्टर, जर्ग तैयार हैं, बस मानव योद्धाओं के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय आभासी ब्रह्मांड में देवताओं का पर्वत, देवताओं का मंदिर, इंसानरिस की सर्वोच्च परिषद फिर से बुलाई गई और मानव जाति के सभी ब्रह्मांड स्वामी और ब्रह्मांड सम्मानित लोग यहाँ एकत्र हुए। सर्वोच्च परिषद अचानक क्यों बुलाई जा रही है मुझे नहीं पता, तो आपको भी ऑर्डर मिला। हालांकि मैं लुवानफेंग यूनिवर्स किंगडम जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ये सभी ब्रह्मांडीय देश हमारे क्षेत्र के किनारे पर हैं और जर्ग क्षेत्र के सबसे करीब हैं। क्या जर्ग को कुछ हो सकता था? अभी इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है, तुम्हें बाद में पता चलेगा। नीचे कई ब्रह्मांडीय गुरु इस पर चर्चा कर रहे थे, जबकि शीर्ष पर ब्रह्मांड के स्वामी, जिन्हें पहले से ही यह खबर पता थी, वे सभी हैरान थे। जर्ग क्षेत्र पर कब्जा कर लो। ठीक इसी तरह आप जर्ग क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। शून्य सोने के स्वामी ने अविश्वास से पूछा। क्या कैस ने इसे कई बार स्पष्ट नहीं किया है? गुजियन ने जर्ग रानी को गुलाम बना लिया है। अब ब्रह्मांड के सभी जर्ग लॉर्ड्स को नियंत्रित कर लिया गया है। हम स्वाभाविक रूप से जर्ग क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। आइसपीड के भगवान ने शांति से कहा। यह उस बिंदु पर आ गया है जहां एक सर्वोच्च बैठक बुलाई गई है। यह नकली नहीं होना चाहिए, शून्य सोने के स्वामी ने कहा, लेकिन ये खबरें मुझे इतनी अविश्वसनीय क्यों लगती हैं? ये सचमुच अविश्वसनीय है। ब्रह्मांड के अन्य भगवानों ने सिर हिलाया। ये ठीक होगा यदि जर्ग रानी दूसरों को गुलाम नहीं बनाती, लेकिन क्या वह दूसरों की गुलाम बन सकती है? सामान्य लोगों के लिए इस पर विश्वास करना कठिन है। इसके अलावा वे सभी जानते हैं कि यद्यपि वान चेन बहुत मजबूत है, फिर भी वह ब्रह्मांड का स्वामी है। क्या ब्रह्मांड के स्वामी ने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को, या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को जो आत्माओं में अच्छा था, गुलाम बनाया था? क्या बकवास है। हालांकि सभी संकेत बताते हैं कि यह सच प्रतीत होता है। बिन फेक, क्या तुम कुछ जानते हो? तुम इतने शांत क्यों हो? मास्टर पेंगोंग ने पूछा। गुजियन ने अचानक जर्ग रानी को गुलाम बना लिया। मुझे लगता है कि इसका मुझसे कुछ लेना देना हो सकता है। आइसपीड के भगवान हंसे और एक पल में ब्रह्मांड के अन्य भगवान उत्सुक हो गए। जहां हर कोई आराम के मूड में बातें कर रहा था और हंस रहा था, वहीं दूसरी तरफ वान चेंग भौहें चढ़ाए हुए कैस सिटी के भगवान से बात कर रहा था। शिक्षक, विशाल कुल्हाड़ी अभी तक वापस नहीं आई। वान चेंग ने पूछा। महान कुल्हाड़ी को ब्रह्मांड के समुद्र में कुछ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा और उसने मुझसे फिलहाल आपको न बताने के लिए कहा। कैस सिटी के भगवान ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी सी परेशानी है और ग्रेट एक्स को जल्द ही इसे हल करने में सक्षम होना चाहिए। इतना समय हो गया, यह कोई छोटी परेशानी नहीं होगी। वान चेंग ने गंभीरता से कहा। शिक्षक, आपको इसे स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि विशेष परेशानी क्या है, लेकिन विशाल कुल्हाड़ी अब किंगफेंग क्षेत्र में होनी चाहिए। अराजकता शहर के भगवान ने कहा। वान चेंग स्तब्ध रह गए। यह विशाल कुल्हाड़ी फिर से किंगफेंग क्षेत्र में क्यों गई? यूनिवर्स बोर्ड और लियू चोंगशान में ग्रेट एक्स की किस्मत बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि किंगफेंग क्षेत्र उनकी किस्मत का स्थान था। कैस सिटी के भगवान ने नहीं सोचा था कि किंगफेंग क्षेत्र में ग्रेट एक्स के होने में कुछ भी गलत था। वह मुस्कुराया और कहा, विशाल कुल्हाड़ी का एहसास वास्तव में अच्छा है। कुछ दिन पहले उसे किंगफेंग क्षेत्र में एक शक्तिशाली कुल्हाड़ी का खजाना मिला जो उसके लिए बेहद उपयुक्त है। अचानक विशाल कुल्हाड़ी की ताकत में काफी सुधार हुआ है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आखिरकार विशाल कुल्हाड़ी की ताकत के साथ कुछ परेशानियां होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आसानी से खतरे का सामना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वान चेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने गुप्त रूप से निर्णय लिया था कि एक बार जर्ग घटना समाप्त हो जाने के बाद वह तुरंत किंगफेंग क्षेत्र के लिए रवाना हो जाएगा। देर सवेर उसे विश्व जानवरों की शक्ति की तलाश के लिए अंधेरी भूमि पर जाना ही होगा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जल्दी गया या देर से। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉइंट एक्स मैन अभी भी एक अच्छा इंसान है। वह उसे किंगफेंग क्षेत्र में मुसीबत में फंसते हुए नहीं देख सकता है ना। किंगफेंग क्षेत्र वास्तव में जॉइंट एक्स के लिए अच्छी जगह नहीं है।
चौंकाने वाली खबर, हालांकि ग्रेट एक्स मौजूद नहीं था। सर्वोच्च मानव बैठक की अध्यक्षता आमतौर पर कैस सिटी के भगवान द्वारा की जाती थी, इसलिए इस समय बैठक काफी सुचारू रूप से आयोजित की गई थी। कई ब्रह्मांडीय गुरुओं और ब्रह्मांड भगवानों के आने के बाद कैस सिटी लॉर्ड ने भी हमेशा की तरह बैठक की अध्यक्षता की। कोई अतिरिक्त उद्घाटन टिप्पणी नहीं थी। बैठक शुरू होने के बाद कैस सिटी लॉर्ड ने सीधे कहा, हर कोई जर्ग को हमारी मानव जाति की एक अधीनस्थ जाति घोषित किया जाएगा। सभी जर्ग क्षेत्रों पर हमारा कब्जा हो जाएगा मानव जाति। इसके बाद आपको जर्ग क्षेत्र में जाने के लिए कुछ आदेश प्राप्त हो सकते हैं। हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सच है। बुलाओ। कैस सिटी लॉर्ड के शब्द बवंडर की तरह पूरे आयोजन स्थल में फैल गए। एक पल में ब्रह्मांड के सभी भगवानों को छोड़कर, जो पहले से ही स्थिति को जानते थे, सभी ब्रह्मांड भगवान स्तब्ध रह गए। यदि यह वह स्थान नहीं होता जहां मानव जाति का सर्वोच्च सम्मेलन आयोजित किया गया था, और यदि अभी बोलने वाला व्यक्ति कैस सिटी का भगवान नहीं होता, तो वे शायद अब तक तिरस्कार के साथ चले गए होते, है ना? आखिरकार जर्ग ने घोषणा की कि वे टेरान जाति की अधीनस्थ जाति बन जाएंगे। ये हास्यास्पद है। वे जर्ग हैं, वह जाति जो न जाने कितने वर्षों से उनसे लड़ रही है। ये जाति मानव जाति की अधीनस्थ जाति कैसे बन सकती है? हालांकि जिसने ये कहा वह राजकता शहर का भगवान था, और यह अवसर मानव जाति की सर्वोच्च बैठक का था। उद्धरण चिन्ह। फिर यूनिवर्स वेनेरेबल्स के इस छोटे समूह ने, जिन्होंने समाचार की प्रामाणिकता की पुष्टि की, तुरंत अन्य वेनेरेबल्स को मामले की सच्चाई बताई। एक पल के लिए सभी आदरणीय उत्साहित थे। जर्ग वास्तव में मानव जाति की एक अधीनस्थ जाति बनने जा रहे हैं। इस तरह की चीज जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, वह वास्तव में घटित हुई। इस समय अराजकता के भगवान ने कहा, जर्ग का क्षेत्र हमारी मानव जाति से कम नहीं है। इस विशाल क्षेत्र पर कब्जा करने में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जर्ग नेताओं की मदद से भी हमें रास्ते में अनिवार्य रूप से जिद्दी जर्ग के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह कोई आसान काम नहीं है। सभी को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि वास्तव में क्या हो रहा है। अराजकता के भगवान के अनुसार जर्ग नेता पहले ही हमारी ओर रुख कर चुके हैं, लेकिन नीचे के लोग इसे अनजान हैं। इस मामले में हमें सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मांडीय गुरु एक दूसरे को याद दिला रहे थे। बेशक अधिक लोग सोच रहे थे कि जर्ग नेताओं के साथ क्या गलत था और उन्होंने अचानक मानव जाति का पक्ष क्यों लिया। उन्होंने हाल ही में टेरान रेस में कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं किया है, इतना कि जर्ग सीधे उनके खिलाफ हो जाएगा। यह अपमानजनक है। ये सचमुच बहुत अपमानजनक है। होना तो यह चाहिए कि एक उच्च स्तरीय संघर्ष हुआ हो और हमारी मानव जाति ने एक बड़ी जीत हासिल की हो। कई आदरणीय लोगों ने अनुमान लगाया, हाल ही में हमारी मानव जाति ने पहले राक्षसी क्षेत्र के भगवान और फिर आकाशगंगा के भगवान का उदय देखा है। ऊपरी सोपानों की शक्ति वास्तव में बहुत बढ़ गई है। यही एकमात्र तरीका है जिससे ये हो सकता है। कई आदरणीय लोगों ने अपने दिलों में अंतहीन भय महसूस किया, सोच रहे थे कि कौन सा उच्च रैंकिंग अधिकारी या कौन सा उच्च रैंकिंग अधिकारी एक ही झटके में पूरी जर्ग उच्च रैंकिंग अधिकारियों को चौंका सकता था और वश में कर सकता था। बिल्कुल अविश्वसनीय। जर्ग ने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया है। मुझे आश्चर्य है कि राक्षसों और यांत्रिकों का क्या होगा। कुछ लोग इसका इंतजार भी कर रहे हैं। बस रुकिए, मुझे लग रहा है कि हमारी मानव जाति में बदलाव अभी शुरू हुआ है। क्या संयोग है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उद्धरण चिन्ह। कैस सिटी के भगवान की अध्यक्षता में बैठक शीघ्र ही समाप्त हो गई। इस सर्वोच्च मिलन के बाद मानव जाति के कई ब्रह्मांडीय गुरुओं ने भी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद मानव योद्धाओं का पहला समूह जर्ग क्षेत्र में पहुंचा। शक्तिशाली लोगों के इस पहले समूह का नेतृत्व शून्य सोने के भगवान और आइस पीक के भगवान ने किया था, और उन्हें सैकड़ों ब्रह्मांड मास्टरों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। जहां तक उत्साह की बात है, ये समझ में आता है। आखिर वे यहाँ छिपकर नहीं आ रहे हैं, वे खुलेआम यहाँ आ रहे हैं। इसके अलावा उनका उद्देश्य जर्ग क्षेत्र पर कब्जा करना है। वे कैसे उत्साहित नहीं हो सकते। सभी के यहाँ पहुंचने की कुछ देर बाद ही अचानक शून्य में उतार चढ़ाव होने लगा। आइस पीक के भगवान और शून्य सोने के भगवान तुरंत सतर्क हो गए। हालांकि वांग चेंग ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इन जर्ग यूनिवर्स लॉर्ड्स के सभी खजाने और दासों को जब्त कर लिया गया था, लेकिन जब उन्होंने अचानक अपने पूर्व दुश्मनों को देखा तो वे दोनों सतर्क होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। बुलाओ। शून्य में एक और लहर थी और वांग चेंग की आकृति अचानक प्रकट हुई और बाहर चली गई। सटीक होने के लिए ये वांग चेंग का क्लोन था। जू जिन, अंकल बिंगफेंग, लॉर्ड कियांग और लॉर्ड मिंगलियन आपको जर्ग के मुख्य क्षेत्रों जैसे दानव गुप्त क्षेत्र और ब्लैक दानव क्षेत्र में ले जाएंगे। मेरे इस क्लोन का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना है। यह अभी भी बाकी है, आपको उन मुख्य क्षेत्रों में मिशन स्वीकार करने होंगे। वांग चेंग ने कहा, हाँ, मुझे आपने अधिकांश समस्याएं हल कर दी हैं, इसलिए हम अभी भी इस छोटी सी चीज को अच्छी तरह से कर सकते हैं। चिंता मत करो, शून्य सोने के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है। वांग चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि नर्क के भगवान ने वास्तव में उनका अनुसरण करने के लिए एक अवतार भेजा था। अंडरवर्ल्ड के भगवान, यहाँ तक कि रानी ने भी कहा है कि प्रतिरोध असंभव है। दानव पूर्वज का ठंडा दिल जर्ग के दो ब्रह्मांड स्वामी कियांग और मिंगलियन और वांग चेंग एक के बाद एक दिखाई दिए। स्वाभाविक रूप से बिंगफेंग के भगवान और जुजिन के भगवान के बाद सैकड़ों ब्रह्मांड मास्टरों ने सब कुछ देखा। कुछ लोगों के बीच बात के संचार ने कई ब्रह्मांडीय गुरुओं को अचानक एहसास कराया। ये पता चला है कि यह सब अंडरवर्ल्ड के भगवान का काम है। एक लौकिक ऋषि फुसफुसाए, भले ही ये सभी न हो, राक्षसी मामलों के भगवान निश्चित रूप से एक प्रमुख स्थान रखते हैं। उसे बोलते हुए देखो। दो जर्ग यूनिवर्स लॉर्ड्स केवल आज्ञाकारी रूप से सुन सकते हैं। वू जियान के भगवान ने केवल थोड़े समय के लिए अभ्यास किया है, लेकिन पहले से ही ऊपरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है। अब उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वू जियान का भगवान कितना प्रतिभाशाली है। कुल मिलाकर ये हमारी मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद है। बुरा नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्वींस नेस्ट के बाहर एक बैठक शीघ्र ही समाप्त हो गई। वांग चेंग के क्लोन, दो जर्ग ब्रह्मांड स्वामी और मानव टीम जल्दी से यहाँ से चले गए और सीधे जर्ग के मुख्य क्षेत्र की ओर चले गए। जर्ग के मुख्य क्षेत्र को स्वीकार करना स्वाभाविक रूप से सहज नहीं होगा। यहाँ तक कि दो जर्ग ब्रह्मांड गुरुओं की सहायता के बावजूद हमेशा कुछ जिद्दी तत्व होंगे जो विरोध करेंगे। हालांकि जब ब्रह्मांड के जर्ग लॉर्ड्स के सभी जिद्दी तत्वों का सफाया हो गया, तो सबसे मजबूत शेष विद्रोही केवल ब्रह्मांडीय अधिपतियों के स्तर पर थे और मानव टीम के सामने ज्यादा परेशानी पैदा नहीं कर सके। जैसे ही टेरान टीमों का पहला समूह जर्ग के कुछ मुख्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा था, टेरान टीमों का दूसरा, तीसरा और चौथा समूह भी एक के बाद एक आ गया। जल्द ही जर्ग क्षेत्र में एक के बाद एक बड़े पैमाने पर स्वागत अभियान आयोजित किए गए। इस समय भले ही मानव जाति ने रहस्य रखने का अच्छा काम किया हो, लेकिन यह अपरिहार्य था कि बहुत सारी खबरें लीक हो जाएंगी। इस बिंदु पर वांग चेंग ने बस इसे अब और नहीं छिपाने का फैसला किया। उनके आदेश के तहत जर्ग क्वीन ने ब्रह्मांड में सभी जातियों के लिए सीधी घोषणा की कि जर्ग ने आधिकारिक तौर पर मानव जाति को सौंप दिया और मानव जाति की अधीनस्थ जाति बन गई।
जर्क ने घोषणा की कि वे टेरांस की अधीनस्थ जाति बन जाएंगे, या जर्क क्वीन ने स्वयं इसकी घोषणा की? क्या मजाक है? निस्संदेह सबसे अधिक भ्रमित जर्क की संबद्ध जातियां हैं। पहले ये खबर केवल ब्रह्मांड के आदरणीय और ब्रह्मांड के भगवान को ही पता थी। अब जब ये खबर फैली तो कई अमर स्तब्ध रह गए, विशेषकर डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में कई अमर। ठीक 1 सेकंड पहले वे अभी भी जर्क शिविर के मजबूत लोगों से लड़ रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें खबर मिली कि जर्क शिविर ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब यदि वे फिर से डोमेन के बाहर युद्ध के मैदान में जर्क शिविर के मजबूत लोगों से मुठभेड़ करते हैं तो क्या उन्हें लड़ना चाहिए या नहीं? बेशक डोमेन के बाहर युद्ध का मैदान सिर्फ एक छोटा सा मामला है। अब सबसे अधिक चिंतित जर्क की संबद्ध जातियां दानव जाति और यांत्रिक जाति हैं। इसकी घोषणा स्वयं रानी ने की थी, इसलिए ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दिन पहले मेरे मोह कबीले के बाहर भी कुछ हलचलें हुई थी। मैं सोच रहा था कि उस समय क्या चल रहा था। अब मुझे समझ आई, ये पता चला है कि मानव जाति जर्क के क्षेत्र पर कब्जा कर रही है। जर्क की एक अधीनस्थ जाति मोह कबीले से ब्रह्मांड के एक स्वामी ने कहा, उद्धरण चिन्ह, अगर जर्क क्षेत्र पर मानव जाति ने कब्जा कर लिया तो भविष्य में हमारी जनजाति मानव क्षेत्र से घिर जाएगी। इस स्थिति में ऐसा लगता है कि होंग एलायंस में शामिल होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। मोह कबीले के ब्रह्मांड के भगवान ने कहा, ये भी सच है। इनमें से अधिकांश अधीनस्थ जातियों की एक विशेषता है, जनजाति में बहुत से लोग नहीं है, लेकिन उनका गृहनगर शिखर जनजाति के क्षेत्र से घिरा हुआ है, जैसे कि कियानवु ब्रह्मांड की सीमाओं के भीतर गोल्डन हॉर्न जनजाति। हालांकि मुझे नहीं पता कि जर्क अचानक मानव जाति में क्यों शामिल हो गया। महामहिम महारानी निस्संदेह अब मानव जाति के साथ खड़ी हैं। मानव जाति पहले से ही बहुत मजबूत है। शीर्ष ताकतवर लोगों में ग्रेट एक्स, द लॉर्ड ऑफ इन्फिनिटी, द लॉर्ड ऑफ कैस, द लॉर्ड ऑफ पेंगोंग और अन्य भी बेहद मजबूत हैं। कुछ समय पहले गैलेक्सी के भगवान को भी प्राचीन सभ्यता विरासत में मिली थी। अब जर्क की शक्ति के साथ मानव जाति एक अतुलनीय राक्षस बन गई है। मानव जाति में शामिल होना, मैं सहमत हूँ। बेशक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुप रहते हैं। वे जर्क एलायंस में जर्क का अनुसरण करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से मानव जाति को अपमानित करता है। कुछ लोगों को मानव जाति के प्रति अपूरणीय घृणा भी है। मानव जाति में शामिल हो रहे हैं, क्या वे मौत को दावत दे रहे हैं? लेकिन मौजूदा स्थिति में अगर वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो वे मौत को दावत देंगे। एक बार जब मानव जाति जर्क क्षेत्र को पचा लेगी तो संभवतः सबसे पहले उनसे निपटा जाएगा। मुझे डर है कि हमारे पास अपने पूरे परिवार के साथ पलायन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कई लोगों ने मन ही मनाह भरी। हालांकि वे अपने गृहनगर को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें अपनी जनजाति के अस्तित्व के लिए छोड़ना पड़ा। जर्क एक राक्षस है जो उनके बराबर है। ऐसे दानव को अचानक मानव जाति कैसे निगल सकती है? इस स्थिति में वे भयभीत और स्तब्ध कैसे न होते? जल्दी करो, जाओ और किसी भी कीमत पर जर्क में जो कुछ भी हुआ उसका पता लगाओ। यांत्रिक पिता परमेश्वर, जो अपने छोटे से ब्रह्मांड में रह रहा था, अब शांत नहीं बैठ सकता था। हर कीमत पर उसने कुछ सच्चाई का पता लगाने के लिए उन गुप्त रेखाओं को संगठित किया जो मैकेनिकल रेस ने मानव जाति और जर्क में लंबे समय से छिपा रखी थी। बिल्कुल सच। 5 रोशनी के भगवान ने तुरंत सिर हिलाया। ये कैसे संभव है? दानव पूर्वज जैन संदेह से भरा था। उसने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि जर्क ने अचानक आत्मसमर्पण क्यों कर दिया। मुझे इस पर चर्चा करने के लिए मेंगतू को ढूंढना होगा। यह विचार दानव पूर्वज जैन के दिमाग में अवचेतन रूप से कौंध गया। वह सदैव आलसी रहा है। राक्षस कुल में जो अधिक प्रभारी है वह अभी भी दानव पूर्वज मेंग है। हालांकि इस समय दानव पूर्वज जैन के दिमाग में यह विचार आने के बाद वह अचानक स्तब्ध रह गया। कुछ समय पहले मेंगतू और रानी वुक्सियन के भगवान से निपटने के लिए गए थे, लेकिन वे खाली हाथ लौट आए। ब्रह्मांड महासागर से ये भी खबर थी कि ब्लड ऑर्किड पूर्वज जीव और सच्चा भगवान दोनों मर चुके थे और पर्पल मून पवित्र भूमि सीधे बंद कर दी गई थी। क्या जर्क के आत्मसमर्पण का इससे कोई संबंध हो सकता है? दानव पूर्वज जैन के मन में एक बुरी भावना कौंध गई। ब्लड ऑर्किड पूर्वज जीव और जैनशेन पहले पुनर्जन्म युग में सभी शक्तिशाली व्यक्ति थे, विशेष रूप से जीव और जैनशेन, जिनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। ताकत के मामले में वे ड्रीम डेमन पूर्वज और जर्क क्वीन से कहीं अधिक मजबूत हैं। भले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई, स्वप्न दानव पूर्वज और जर्क रानी वापस कैसे आए? इससे पहले दानव पूर्वज जैन ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसने सिर्फ सोचा था कि वे दोनों भाग्यशाली थे, लेकिन अब जर्क ने अचानक आत्मसमर्पण कर दिया। इससे पहले मेंगतू ने मुझसे ब्रह्मांड सागर में जाने के लिए कहा था। इस अवधि के दौरान मेंगतू क्या कर रही है? जेन याओजू ने जल्दी से पूछा। ऐसा लगता है जैसे उसने ब्रह्मांड के कुछ मास्टर्स को बुलाया है और कुछ योजना बना रहा है। 5 रोशनी के भगवान ने ये कहा और एक पल में दानव पूर्वज घबरा गया। जल्दी ब्रह्मांड के सभी स्वामियों को तुरंत मेरे पास आने के लिए सूचित करें। यदि आपके पास क्लोन है तो पहले अपने क्लोन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। जेन याओजू ने तुरंत आदेश दिया। जल्दी करो, दानव पूर्वज गुस्से से चिल्लाया। हाँ, 5 लाइट्स के भगवान ने अब और लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बाहरी दुनिया में चले गए। मुझे आशा है कि मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। जेन याओ कबीले ने लॉर्ड ऑफ 5 लाइट्स को जाते हुए देखा और उसके दिल में बेचैनी और अधिक तीव्र हो गई। लेकिन इस समय वह केवल ये कहकर खुद को तसल्ली दे सकता था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। जेन याओ पूर्वज कल्पना नहीं कर सकते थे कि अगर सब कुछ सच होता तो राक्षस कबीला क्या बन जाता। राक्षस कुल में परिवर्तन। कुछ देर तक विचार करने के बाद दानव पूर्वज जेन ने पहले दानव पूर्वज मेंग का परीक्षण करने का निर्णय लिया। मेंगतू, क्या आप जर्क के बारे में जानते हैं? जेन याओजू ने दोनों के बीच संचार खजाने के माध्यम से मेंग याओजू को एक संदेश भेजा। बेशक मुझे पता है, ड्रीम डेमन पूर्वज ने तुरंत उत्तर दिया। मुझे जर्क के आत्मसमर्पण की उम्मीद नहीं थी सीधे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि रानी को सीधे आत्मसमर्पण करने के लिए मानव जाति के पास कौन सी चालें हैं। तो फिर मेरी राक्षस जाति को आगे क्या करना चाहिए? दानव पूर्वज जेन ने फिर पूछा। मैंने सुना है कि आप पहले ब्रह्मांड के भगवानों को बुला रहे थे। गैलेक्सी लॉर्ड ने डुआन डोंगे की विरासत प्राप्त कर ली है, इसलिए मेरी राक्षस जाति स्वाभाविक रूप से चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती। स्वप्न दानव पूर्वज हंसे और कहा, मैंने मानव जाति पर कुछ दबाव डालने के लिए ब्रह्मांड के भगवान को बुलाया। आपने मुझसे इस बारे में चर्चा क्यों नहीं की? जेन याओजू ने दिखावटी नाराजगी में पूछा। ये सिर्फ मानव जाति पर कुछ दबाव डालने के लिए है, हम वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। स्वप्न दानव पूर्वज ने कहा। अब जब मानव जाति मजबूत हो गई है तो उन्हें रोकना असंभव है। दानव पूर्वज ने कहा, ब्रह्मांड के प्रभुओं को वापस जाने दो। हमारी राक्षस जाति के मूल क्षेत्र को अधिक समय तक बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ा जा सकता। मानव जाति अब पूरे जोश में है। अगर वे हमारे क्षेत्र पर हमला करना जारी रखेगी तो क्या होगा? ठीक है, स्वप्न दानव पूर्वज ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। यद्यपि दानव पूर्वज जेन को ब्रह्मांड या समुद्र में मजबूत नहीं माना जाता है, वह मूल ब्रह्मांड में अजेय है। जब तक वह मरने की पहल नहीं करेगा वह कभी नहीं मरेगा। दूसरी तरफ मेंग याओजू, जो अभी जेन याओजू के अनुरोध पर सहमत हुई थी, पलटी और वांगचेन को मामले की सूचना दी।
मास्टर, झेंजियाओ को पहले से ही मुझ पर संदेह है। मुझे लगता है कि हम इसमें अब और देरी नहीं कर सकते। ड्रीम दानव पूर्वज ने कहा। ऐसा लगता है कि दानव पूर्वज जेन मूर्ख नहीं है। वांग चेंग आश्चर्यचकित नहीं थे। हालांकि दानव पूर्वज जेन थोड़ा हारा हुआ था, फिर भी वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने खुद को एक सच्चे देवता के रूप में विकसित किया। हालात यहाँ तक आ गए थे, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसे कुछ असामान्य नजर आया। अभी आपने ब्रह्मांड के कितने भगवानों को इकट्ठा किया है? वांग चेंग ने पूछा। कुल मिलाकर 14 हैं, उनमें से 3 के पास क्लोन हैं। स्वप्न दानव पूर्वज ने कहा। ये बहुत कम नहीं है। वांग चेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। राक्षस कुल में शक्तिशाली लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। न केवल 2 सच्चे देवता हैं, बल्कि ब्रह्मांड के कई स्वामी भी हैं। मैकेनिकल रेस और जर्ग रेस प्रत्येक में ब्रह्मांड के केवल 1 दर्जन या इतने ही भगवान हैं। मानव जाति में लगभग 20 हैं और दानव दौर में ब्रह्मांड के पूरे 24 भगवान हैं। इसके अलावा मानव जाति के ब्रह्मांड के भगवानों की तरह दानव जाति के ब्रह्मांड के कई भगवानों के पास अन्य लोगों के शरीरों को संभालने का अनुभव है और ब्रह्मांड के कई भगवान भी हैं जिनके पास क्लोन हैं। इस गणना के साथ और भी अधिक राक्षस ब्रह्मांड स्वामी हैं। निस्संदेह, यद्यपि राक्षस ब्रह्मांड के स्वामियों की संख्या बड़ी है, लेकिन उनकी गुणवत्ता आमतौर पर उच्च नहीं है। अन्यथा राक्षस जाति मनुष्यों, मशीनों और कीड़ों के बराबर नहीं होती, बल्कि बहुत पहले ही एक अनोखी जाति बन गई होती। यदि स्वप्न दानव पूर्वज के पक्ष के 14 ब्रह्मांड स्वामियों को एक ही बार में समाप्त किया जा सकता है, तो दानव कबीले की ताकत एक पल में अभूतपूर्व स्तर तक कमजोर हो जाएगी। तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ, वांग चेंग ने शांत स्वर में आदेश दिया। स्वप्न दानव पूर्वज तुरंत सहमत हो गया। इस समय दानव कबीले स्वप्न पूर्वज गुप्त क्षेत्र में विशाल स्वप्न दानव पूर्वज अपने दिव्य शरीर को ऊपर की ओर लपेट रहा था और दोनों तरफ विभिन्न मुद्राओं में ब्रह्मांड के भगवान थे। वे कुछ समय के लिए यहाँ थे और ड्रीम डेमन पूर्वज ने स्वादिष्ट भोजन और पेय के साथ उनका मनोरंजन किया और किसी का भी अल्पावधि में छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि दानव कबीले के 2 विशाल स्तंभ हैं, कई ब्रह्मांड गुरुओं के दिलों में ड्रीम दानव पूर्वज की स्थिति शौक दानव पूर्वज की तुलना में अधिक है। आखिरकार ड्रीम डेमन पूर्वज आमतौर पर दानव कबीले के बारे में सबसे अधिक चिंता करता है, जबकि शौक डेमन पूर्वज शायद ही कभी दिखाई देता है। अब जब स्वप्न दानव पूर्वज उन्हें एक भोज के लिए आमंत्रित कर रहा था, तो वे स्वाभाविक रूप से उसे चेहरा देंगे। इसके अलावा ड्रीम डेमन पूर्वज ने इतनी शानदार दावत तैयार की थी। बेशक ऐसा भोज पहले बहुत सौहार्दपूर्ण था, लेकिन इस समय ब्रह्मांड के कई मूल रूप से इत्मीनान वाले भगवान अब शांत नहीं बैठ सकते थे। वे 2 और 3 में चर्चा कर रहे थे। विभिन्न चैनलों के माध्यम से वे अब स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जर्ग ने मानव जाति के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा की है और वह मानव जाति की अधीनस्थ जाति बन जाएगी। ये खबर सुनने में बेहद हास्यास्पद लगती है, लेकिन ये हकीकत बन गई है। जर्ग और मानव जाति दोनों ही राक्षस जाति की महान शत्रु हैं। अब जब जर्ग मानव जाति से अलग हो गए हैं, तो ये समाचार राक्षस जाति के हितों से निकटता से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड के स्वामी इसे अनदेखा नहीं करेंगे। इस समय स्वप्न दानव पूर्वज, जो ऊपर कुंडलित था और ज्यादा बात नहीं कर रहा था, अचानक बोला, मुझे वास्तव में जर्ग के मामलों का अनुमान था। मेंगजू, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? नीचे ब्रह्मांड के सभी देवताओं ने तुरंत मेंग याओजू की ओर देखा। बेशक मुझे पता, स्वप्न दानव पूर्वज हंसे, क्योंकि मैं भी मानव जाति में शामिल होने की योजना बना रहा हूँ। महल में, जो काफी जीवंत था, कोई आवाज नहीं थी। ब्रह्मांड के सभी देवताओं ने मेंग याओजू को आश्चर्य से देखा। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि मेंग याओजू ने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है। क्या आप जानते हैं कि जर्ग ने अचानक आत्मसमर्पण क्यों कर दिया? स्वप्न दानव पूर्वज ने स्वयं से कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि रानी मानव जाति से अलग हो गई थी और फिर उसने सभी जर्ग नेताओं को पकड़ने के लिए सभी जर्ग यूनिवर्स मास्टर्स को बुलाया। इस तरह जर्ग ने स्वाभाविक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय सभी राक्षस ब्रह्मांड स्वामी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे तुरंत उठ खड़े हुए, उनकी आभा एक एक करके फूट रही थी और उन्होंने अत्यधिक सतर्कता के साथ स्वप्न दानव पूर्वज को देखा। इस समय अचानक शून्य से एक धीमी आवाज आई और अगले ही पल स्वप्न पूर्वज गुप्त क्षेत्र में एक अनंत 5 रंग का महासागर हो गया। उछाल उछाल उछाल, भयानक दबाव एक पल में आया, जिससे ब्रह्मांड के 14 भगवानों के चेहरे बदल गए। जो लोग मेरे साथ मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं वे जीवित रह सकते हैं, अन्यथा मुझे दोष न दें। स्वप्न दानव पूर्वज ने फिर से बात की, लेकिन उसका स्वर बहुत ठंडा था। इस समय राक्षस ब्रह्मांड के स्वामियों ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। उन सभी ने स्वप्न दानव पूर्वज को बड़े क्रोध और अविश्वास से देखा। वांग चेन की आवाज फिर गूंजी। इस समय 5 रंगों वाला महासागर अलग हो गया और 2 आकृतियां उसमें से बाहर निकल गईं। काले कपड़े पहने वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वांग चेन था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वांग चेन का क्लोन था। आखिरकार वह अभी भी जर्ग पक्ष की स्थिति का प्रभारी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास यहाँ आने का समय नहीं था। आखिरकार ड्रीम दानव पूर्वज जर्ग रानी की तरह नहीं है, जो सबसे शक्तिशाली और कीमती महल का मालिक है। यदि ब्रह्मांड के 14 स्वामी एकजुट हो जाएं, तो वह अकेले उन्हें हराने में सक्षम हो सकता है, लेकिन उन्हें रोकना मुश्किल होगा। जब लुओ फैंग को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत मदद करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने डुआन डोंगे की विरासत प्राप्त की और उनकी ताकत में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके साथ अच्छी लड़ाई हो, और अब ये सही मौका था। निराशाजनक स्थिति, मैं अब भी वही बात कहता हूँ। यदि आप आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, तो मेरे पक्ष में आएं। यदि आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। मेंग याओजू ने फिर से कहा, और उसका स्वर और भी ठंडा हो गया। हालांकि 14 राक्षस ब्रह्मांड गुरुओं में से किसी ने भी इस समय कोई कदम नहीं उठाया। जर्ग के विपरीत दानव कबीले में अभी भी दानव पूर्वज जैन है, और दानव कबीले के ब्रह्मांड स्वामी और दानव पूर्वज मेन के बीच का संबंध जर्ग के ब्रह्मांड गुरु और जर्ग रानी के बीच के रिश्ते की तुलना में बहुत कम घनिष्ठ है। स्वप्न दानव पूर्वज की तुलना में ब्रह्मांड के ये भगवान निस्संदेह अपने कुलों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर जॉइंट एक्स के संस्थापक ने दल बदल कर लिया, तो मुझे डर है कि ब्रह्मांड का कोई भी मानव भगवान जॉइंट एक्स का अनुसरण नहीं करेगा। इसलिए इस समय सभी राक्षस ब्रह्मांड स्वामियों ने विरोध करना चुना। ऐसे लोगों का एक समूह जो अपनी जगह नहीं जानते। स्वप्न दानव पूर्वज ने इन दानव ब्रह्मांड स्वामियों को कुछ पीड़ा के साथ देखा। हालांकि वह गुलाम था, फिर भी उसके मन में ब्रह्मांड के इन स्वामियों के लिए भावनाएं थीं। स्वप्न दानव पूर्वज को आशा थी कि कोई समय को पहचानेगा और उसके पक्ष में शामिल होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने भी उन्हें नहीं चुना, उनके शिष्यों ने भी नहीं। लुओ फैंग, चलो ये करते हैं। लुओ फैंग ने चुपचाप सिर हिलाया। उन्होंने ब्रह्मांड के स्वामी राक्षस कबीले द्वारा चुने गए विकल्पों की प्रशंसा की, लेकिन ये कुलों के बीच का युद्ध था। चूंकि इन लोगों ने विपरीत पक्ष चुना, इसलिए उन्हें मरना पड़ा। पुकारना। लुओ फैंग के अलावा दानव हत्यारे कबीले और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लोन तुरंत दिखाई दिए। लुओ फैंग के 3 क्लोनों ने एक साथ ब्रह्मांड के राक्षस कबीले के स्वामियों पर हमला किया। उछाल। स्वप्न दानव पूर्वज ने भी उसी समय कार्रवाई की और तुरंत दानव कबीले का दमन कर दिया। ब्रह्मांड के स्वामी
रुको, मैंने पहले ही अपने क्लोन के माध्यम से इस जगह की खबर फैला दी है, समर्थन जल्द ही यहाँ होगा। एंग्री स्टार के भगवान, राक्षस कबीले में ब्रह्मांड के एकमात्र 5वें स्तर के स्वामी ने तुरंत एक आवाज प्रसारण में ये कहा। एंग्री स्टार के भगवान के शब्दों को सुनने के बाद अन्य राक्षस ब्रह्मांड के मालिकों को निश्चित महसूस हुआ। एंग्री स्टार के भगवान ने ड्रीम दानव पूर्वज के साथ उलझने का फैसला किया, जबकि ब्रह्मांड के अन्य भगवान एक के बाद एक लुओफैंग के 3 क्लोनों का सामना करने गए। उत्तरी मकबरे के भगवान को राक्षस ब्रह्मांड के भगवानों के बीच बेहद शक्तिशाली माना जाता है। वह चतुर्थ श्रेणी के शीर्ष स्तरीय स्वामी है। सामान्य परिस्थितियों में मूल ब्रह्मांड में किसी के लिए भी उसके साथ कुछ करना कठिन होता है, लेकिन इस समय बुलाओ लुओफैंग के हाथ में चाकू अचानक चमक गया और चमकदार चाकू की रोशनी तुरंत उत्तरी मकबरे के भगवान के शरीर के ऊपर से गुजर गई। लुओफैंग ने डुआन डोंगी की विरासत में छठी स्तर की गुप्त विधि को पहले ही समझ लिया है और उसके हाथ में तलवार एक बेहद कीमती भ्रूण है। हालांकि यह तलवार लुओफैंग की हमले की शक्ति को छठी स्तर के माध्यम से तोड़ने की अनुमति नहीं दे सकती है, लेकिन यह उसके हमले की तीव्रता को काफी बढ़ा सकती है। दोनों रैंकों के बीच के अंतर ने उत्तरी मकबरे के भगवान के लिए वापस लड़ना असंभव बना दिया। भयानक शक्ति फूटने के साथ उत्तरी मकबरे के भगवान को केवल यह महसूस हुआ कि उनके दिव्य शरीर का लगभग 1/3 हिस्सा एक पल में भस्म हो गया था। पुकारना। इस समय लुओफैंग ने पलटकर फिर से काट दिया। श्वास, स्विश स्विश, 3 साफ और तेज प्रहारों से उत्तरी मकबरे के स्वामी की मृत्यु हो जाती है। दूसरी ओर दानव जाति के अन्य ब्रह्मांड स्वामी लुओफैंग के अन्य 2 क्लोनों से निपटने के लिए सेना में शामिल हो रहे थे। हालांकि उनमें से कोई भी लुओफैंग का प्रतिद्वंद्वी होने से बहुत दूर था, आखिरकार वे सेना में शामिल हो रहे थे। लुओफैंग के अन्य 2 क्लोन एक ब्रह्मांड गुरु को उतनी तेजी से मारने में असमर्थ थे जितनी जल्दी उन्होंने उत्तरी मकबरे के भगवान को कम समय में मार डाला। हालांकि जब लुओफैंग ने उत्तरी मकबरे के भगवान के साथ सफाई और कुशलता से व्यवहार किया तो उसने तुरंत ब्रह्मांड के इन भगवानों पर अपनी नजरें जमा दी। उत्तरी मकबरे का स्वामी कुछ ही चालों में मारा गया। ये गैलेक्सी लॉर्ड बहुत शक्तिशाली है, क्या वे सचमुच टिके रह सकते हैं? दूसरी ओर वान चेंग ने क्लोन के साथ ब्रह्मांड के 3 प्रभुओं पर आत्मा हमलों का उपयोग करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से मूल ब्रह्मांड में उसकी आत्मा पर हमला करने की शक्ति केवल छठे क्रम के शीर्ष स्तर पर थी और क्लोन वाले ब्रह्मांड के इन स्वामी ने आत्मा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उनमें से कुछ को सीधे नहीं मार सका। बेशक तीनों में से केवल एक ही वास्तव में वान चेंग की आत्मा के लगातार हमलों का सामना कर सकता था। शेष 2 ने एक बार कोशिश करने के बाद और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तुरंत क्लोन को आत्मविनाश करने दिया और भाग गए। 11 लोगों को छोड़ने में सक्षम होना बुरा नहीं है। वान चेंग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और नहीं हमला करना जारी रखा। वह सीधा चला और पंचरंगा सागर के किनारे आ गया। यहाँ दानव पूर्वज जैन आ गए हैं। वह शिखर क्षेत्र के खजाने से घिरा हुआ है। वह पंचरंगा सागर का दमन सहन कर रहा है और तेजी से उस ओर उड़ रहा है जहाँ लड़ाई सबसे भीषण है। वान चेंग ने 5 रंगों वाले सागर पर कदम रखा और शांत भाव के साथ दानव पूर्वज के सामने प्रकट हुए। दानव पूर्वज जैन के चेहरे पर एक बदसूरत नजर थी, क्योंकि वह चिंतित था। वह जल्दी से स्वप्न पूर्वज गुप्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए निकल पड़ा। परिणाम स्वरूप यात्रा के आधे रास्ते में उन्हें ब्रह्मांड के कई गुरुओं से मदद के लिए फोन आए। वास्तव में सबसे खराब स्थिति हुई, मेंगतू ने विद्रोह कर दिया। मूल रूप से दानव पूर्वज जैन खुश थे कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से यहाँ आ गए ताकि वह समय पर 14 ब्रह्मांड स्वामी को बचा सकें। लेकिन जब वह यहाँ पहुंचे तो जैन याओजू को पता चला कि सपनों के पूर्वज के गुप्त क्षेत्र का अधिकांश भाग वास्तव में 5 रंगों वाले महासागर से ढका हुआ था। ये सबसे शक्तिशाली डोमेन प्रकार का खजाना है। हालांकि जैन याओजू को पूरी तरह से रोकना असंभव है। जैन याओजू की गति अचानक अनगिनत बार धीमी हो गई थी। अगर ऐसा ही होता तो ठीक होता। अब वान चेंग की उपस्थिति के साथ दानव पूर्वज जैन को और भी अधिक हताश महसूस हुआ। हालांकि दानव पूर्वज जैन मूल में वान चेंग से डरते नहीं थे ब्रह्मांड, वह ये भी जानता था कि वान चेंग एक पहाड़ था और लोगों को बचाने के लिए इस पहाड़ को पार करना उसके लिए मुश्किल होगा। दानव पूर्वजों जैन और मेंग ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आप अभी भी जिद क्यों कर रहे हैं? वान चेंग ने शांति से कहा, यदि आप राक्षस हमारी मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो भी आपके पास जीवित रहने का मौका है, अन्यथा आप भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे। आखिर तुमने मेंगतू के साथ क्या किया? जैन याओजू ने वान चेंग को देखा। जैन याओजू के दिल में मेंग याओजू ने हमेशा राक्षस कबीले को अधिक महत्व दिया था। वह वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि मेंग याओजू राक्षस कबीले को धोखा देगा। आप क्या अनुमान लगाते हैं? वान चेंग ने पूछा। दानव पूर्वज जैन चुप था और उससे अनुमान लगाने को कहा। वह हमेशा मानता था कि दानव पूर्वज मेंग कभी भी दानव कबीले को धोखा नहीं देगा, लेकिन तथ्य यह है कि ऐसा हुआ। जब कुछ असंभव घटित होता है तो अवश्य ही कोई अन्य असंभव कारण रहा होगा जिसके कारण ये परिणाम आया। तुमने मेंगतू को गुलाम बनाया। दानव पूर्वज जैन ने वान चेंग को देखा। उनके लिए यह स्वीकार करना कठिन था कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति गुलाम बनाया जाएगा। ब्रह्मांड में इस तरह की चीज कभी नहीं हुई है, लेकिन अब यही एकमात्र उचित स्पष्टीकरण है। उद्धरण चिन्ह। तुरंत एक बड़ा युद्ध छिड़ जाता है। षड्यंत्र। हालांकि दानव पूर्वज जैन पागलों की तरह बचाव के लिए दौड़ना चाहते थे, लेकिन वान चेंग ने उन्हें रोक दिया। थोड़ी सी दूरी एक दुर्गम खाई जैसी लग रही थी। कुछ ही समय बाद ब्रह्मांड के 3 भगवानों को छोड़कर, जिनके पास क्लोन थे और वे अपने क्लोनों को स्वयं नष्ट करके भाग गए थे, ब्रह्मांड के शेष 11 भगवान या तो मारे गए या दबा दिए गए और उनमें से कोई भी बच नहीं पाया। इस बिंदु पर चीजें अपरिवर्तनीय थी। जैन याओजू कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, ये बेकार था और उसे पीछे हटना पड़ा। हालांकि दानव कबीले के बीच ये लड़ाई केवल स्वप्न पूर्वज गुप्त क्षेत्र के भीतर हुई थी। ब्रह्मांड के 1 दर्जन से अधिक स्वामी ने लड़ाई में भाग लिया था। साथ ही लुओफैंग के 3 क्लोन, वान चेंग के क्लोन, स्वप्न दानव पूर्वज और जैन दानव पूर्वज ने भी भाग लिया था। इस पैमाने की लड़ाई स्वाभाविक रूप से तेजी से फैलती है। स्वप्न दानव पूर्वज ने विद्रोह कर दिया। ब्रह्मांड के 1 दर्जन से अधिक स्वामी या तो मारे गए या दबा दिए गए। गैलेक्सी लॉर्ड लुओफैंग के 3 अवतारों ने बिना हारे अकेले ही ब्रह्मांड गुरुओं के एक समूह के खिलाफ लड़ते हुए अपनी बेहद शक्तिशाली ताकत दिखाई। जैसे ही एक के बाद एक चीजों की खबरें फैली, कई ताकतें जिन्होंने अभी तक जर्ग क्वीन की मानव जाति के प्रति निष्ठा की घोषणा पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी, एक बार फिर भ्रमित हो गईं। पहले ये जर्ग था, फिर राक्षस। कम समय में ही मानव जाति की ताकत इतनी बढ़ गई है। 3 शीर्ष नस्लें जो कभी मानव जाति की दुश्मन थी, उनमें से एक को एक ही घूंट में निगल लिया गया और दूसरे को सीधे तौर पर अपन बना दिया गया। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। मानव जाति संभवतः सच्चे अधिपति के रूप में विकसित होने जा रही है। कई लोगों के दिलों में इसका पूर्वाभास था। यांत्रिक कबीले के पिता परमेश्वर भी इस समय स्तब्ध थे। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि जर्ग और दानव कबीले के साथ क्या हो रहा था। मानव जाति वास्तव में पहले से अधिक मजबूत होती जा रही थी, लेकिन जर्ग को एक घूंट में निगलना और एक ही बार में
आधे से अधिक उच्च स्तरीय राक्षसों को मारना बहुत हास्यास्पद था। सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि स्वप्न दानव पूर्वज ने वास्तव में सभी को धोखा दिया, जो बहुत ही भयानक था। मुझे लगता है कि रानी और मेंगतू दोनों को वुक्सियन के भगवान ने गुलाम बना लिया था। दानव पूर्वज ने गहरी आवाज में कहा, क्या यही एकमात्र संभावना है, अन्यथा पिछली घटनाओं की व्याख्या ही नहीं की जा सकती। दानव पूर्वज जेन ने जारी रखा, मानव जाति के वुक्सियन का भगवान बस एक राक्षस है। यह अफसोस की बात है कि वे शुरुआत में उससे छुटकारा नहीं पा सके। आइए वुजियान के भगवान के बारे में बात न करें। अब मानव जाति के पास ग्रेट एक्स, गैलेक्सी लॉर्ड, मेंगतू और रानी है। इसमें मानव जाति की मूल ताकत जोड़ें। मैं या आप अकेले मानव जाति की शक्ति का विरोध कैसे कर सकते हैं? जेन याओजू ने गहरी आवाज में कहा, केवल एकजुट होकर ही हम मानव जाति के खिलाफ लड़ने की उम्मीद कर सकते हैं। मुझे डर है कि अगर वे एकजुट भी हो गए तो भी उनका इंसानों से मुकाबला नहीं हो पाएगा। यांत्रिक पिता परमेश्वर को अत्यंत जटिल लगा। जो स्थिति मूलतः अच्छी थी, पलक झपकते ही ऐसी कैसे हो गई? यांत्रिक जाति के पिता परमेश्वर अच्छी तरह से जानते थे कि दानव पूर्वज के शब्द चिंताजनक नहीं थे। मानव जाति के पास अब था जर के क्षेत्र पर आक्रमण किया और दानव जाति को पंगु बना दिया। एक बार जब मानव जाति यह सब पचा लेती है तो देर सबेर वह पलट जाती है और यांत्रिक जाति से निपटती है, जिसने उपजाऊ क्षेत्र के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया है। यांत्रिक जाति की शक्ति से वे अत्यंत भयानक मानव जाति को रोकने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं? इससे भी अधिक भयावह बात यह है कि यांत्रिक कबीले के पिता परमेश्वर को लगता है कि भले ही वे वर्तमान दानव कबीले के साथ एकजुट हो जाएं, वे मानव जाति का विरोध करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। आखिरकार वर्तमान दानव कबीला पहले से ही अपंग है। हम अन्य सहयोगियों की तलाश जारी रख सकते हैं। जेन याओजू ने कहा, आपने जो कहा उसके अनुसार वुजियान के भगवान ने रानी और मेंगतू को क्रमिक रूप से गुलाम बना लिया है। मूल ब्रह्मांड में कौन मानव जाति का दुश्मन बनने की हिम्मत करता है? यांत्रिक जाति के पिता परमेश्वर ने वापस पूछा। मूल ब्रह्मांड पर्याप्त नहीं है, शायद ब्रह्मांड महासागर में कोई है जो हमारी मदद करने को तैयार है। जेन याओजू ने कहा, ब्रह्मांडीय सागर। यांत्रिक जाति के पितामह हैरान थे। क्या पर्पल मून पवित्र भूमि ने आपको नारकीय मामलों के भगवान से निपटने के लिए उनके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया? जैसे ही दानव पूर्वज जेन ने अपना मुंह खोला, यांत्रिक कबीले के पिता भगवान तुरंत होश में आ गए। पर्पल मून पवित्र भूमि वास्तव में राक्षसी क्षेत्र के भगवान के प्रति बेहद शत्रुतापूर्ण थी। शुरुआत में उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे सहमत नहीं हुए क्योंकि उनके मन में बहुत सारी चिंताएं थीं। हालांकि पर्पल मून पवित्र भूमि मूल ब्रह्मांड के मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी संपत्ति और कई खजाने जमा कर लिए हैं। यदि पर्पल मून पवित्र भूमि कुछ सहायता प्रदान करने को तैयार है, तो उनकी ताकत में वास्तव में काफी सुधार हो सकता है। विशेष रूप से मूल ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल छठे स्तर के शीर्ष पर है। यदि पर्याप्त खजाना है, तो जनजाति की समग्र शक्ति निश्चित रूप से काफी बढ़ सकती है। मुझे आशा है कि ऐसा हो सकता है। यांत्रिक पिता परमेश्वर के हृदय में तुरंत आशा जगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब दानव पूर्वज यांत्रिक कबीले के पिता परमेश्वर के साथ साजिश रच रहा था, वान चेन भी आभासी ब्रह्मांड में आए और कैस सिटी के भगवान से मिले। शिक्षक, जर क्षेत्र का अधिग्रहण मूल रूप से सही रास्ते पर है। अब हमें बस रानी के सहयोग की आवश्यकता है। जहां तक दानवों और यांत्रिकों का सवाल है, मुझे लगता है कि हम मनुष्य अब उनसे निपटने के लिए जनशक्ति को नहीं छोड़ सकते। मैं पहले ब्रह्मांड महासागर में जाने की योजना बना रहा हूँ, वान चेन ने सीधे कहा। क्या ये विशाल कुल्हाड़ी के कारण है? कैस सिटी के भगवान ने कुछ भ्रम के साथ वान चेन को देखा। जॉइंट एक्स ने कहा कि वह ठीक है और बस कुछ छोटी मोटी परेशानियां हैं। कैस सिटी के भगवान को समझ नहीं आया कि वान चेन इतना चिंतित क्यों था। वह किंगफेंग क्षेत्र जाना चाहता था। एक और वह वास्तव में चिंतित था कि विशाल कुल्हाड़ी फिर से क्षेत्र के जानवर का सामना करेगी। दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने बाद के अभ्यास के लिए क्षेत्र के जानवर की शक्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए उसे ब्रह्मांड महासागर की इस यात्रा पर जाना पड़ा। चूंकि आप विशाल कुल्हाड़ी के बारे में चिंतित हैं, आप जाकर देख सकते हैं। कैस सिटी के भगवान ने सिर हिलाया और फिर उन्होंने याद दिलाया, हालांकि आप अब मजबूत हैं, फिर भी आपको किंगफेंग क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में सावधान रहना होगा। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड समुद्र अनगिनत खतरों को जन्म देता है और कुछ खतरे हो सकते हैं जिनका आप विरोध नहीं कर सकते हैं। वान चेन ने थोड़ा सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसे सतर्क रहना होगा। तब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कैस सिटी के भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लू फैंग भी अब बहुत शक्तिशाली है और आपके द्वारा छोड़े गए ड्रीम दानव पूर्वज और जर्ग रानी की मदद से मानव जाति ठीक हो जाएगी। ठीक है, वान चेन भी मुस्कुराए। आदिम ब्रह्मांड में मानव जाति वास्तव में अजेय थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी।